हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड को। गाइस, एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप पहले जाकर इसके पिछले एपिसोड को देख लें, क्योंकि तभी जाकर आपको यह एपिसोड समझ आएगा। अब एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं लिनफेंग को, जो कि डार्क पावर को रिफाइन करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद वो थंडर ड्रैगन के साथ फॉर्मेशन के कोर एरिया में चला जाता है, जहाँ पर डीमन एम्परर डार्क पावर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था। अब लिनफेंग थंडर ड्रैगन से कहता है कि सीनियर, आपको यहाँ पर मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक ये मनुष्य यहाँ पर जिंदा रहेगा तब तक मैं डार्क पावर को रिफाइन नहीं कर पाऊंगा। तो वो कहते हैं तुम इसके बारे में बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम बस इसे मुझ पर छोड़ दो। अब लिनफेंग इस जगह पर एंसेस्टर यांग के दिए हुए डीमन रिफाइनिंग पॉट को भी निकाल लेता है, क्योंकि इस पॉट के अंदर किसी भी डिमोनिक पावर को रिफाइन करने की ताकत थी। अब डीमन रिफाइनिंग पॉट डीमन एम्परर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन डीमन एम्परर को पता चल चुका था कि डीमन रिफाइनिंग पॉट ने उसके ऊपर अटैक कर दिया है, इसलिए वो वक्त रहते ही डीमन रिफाइनिंग पॉट के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। जो देखकर थंडर ड्रैगन कहने लगे थे कि इसको यहाँ पर पता है कि अब ये यहाँ पर नहीं बचने वाला, फिर भी ये रेजिस्ट कर रहा है। ये कहने के बाद वो डीमन एम्परर के ऊपर एक पावरफुल थंडर अटैक कर देते हैं। थंडर ड्रैगन के अटैक से निकल रहे ऑरा को सेंस करके लिनफेंग कहने लगा था, मुझे लग ही रहा था कि सीनियर थंडर ड्रैगन अपनी स्ट्रेंथ को स्टार्टिंग से हाइड करते हुए आ रहे हैं। अब डीमन रिफाइनिंग पॉट डीमन एम्परर को थंडर ड्रैगन के साथ बिजी देखकर उसके ऊपर सरप्राइज अटैक करके उसको कैद कर लेता है। जिसके बाद थंडर ड्रैगन डार्क पावर को इकट्ठा करके लिनफेंग को दे देते हैं, ताकि लिनफेंग अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा पाए। जिस पर लिनफेंग सीनियर थंडर ड्रैगन का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है, मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। ये कहने के बाद वो डार्क पावर को रिफाइन करने लगा था। जिसके बाद हम बाहर की तरफ लिन टियानकी को देखते हैं, जिसे लिनफेंग की फिक्र हो रही थी, क्योंकि लिनफेंग को फॉर्मेशन के अंदर गए हुए काफी दिन हो गया था। लिन टियानकी को लिनफेंग के लिए फिक्र करता हुआ देखकर उसका बीस्ट उससे कहता है, कहीं मास्टर लिनफेंग उस डीमन से फाइट करने के चक्कर में मारे तो नहीं गए। उसकी ऐसी बात सुनकर शाओटियान उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरे मास्टर के बारे में ऐसा बोलने की। इधर चुलियांग कहती है, मुझे नहीं लगता कि लिनफेंग डीमन एम्परर से हार गया होगा, क्योंकि लिनफेंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। जिसपे एक बंदा कहता है, शायद तुम्हारी बात सच हो, लेकिन हम डीमन एम्परर को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। उस बंदे की बात सुनकर शाओटियान उसके ऊपर भी गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर अपने पंजों से अटैक करने लगता है। तभी एंसेस्टर शुई सभी लोगों को दिलासा देते हुए कहती है, तुम सभी को लिनफेंग के लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिनफेंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और कोई भी उसे ऐसे ही नहीं मार सकता, और वैसे भी थंडर ड्रैगन तो उसके साथ ही है। दूसरी तरफ लिन टियानकी कहता है, अगर अंकल लिनफेंग इस महीने के अंदर बाहर नहीं आए तो मैं खुद अंदर चला जाऊंगा। और अब देखते ही देखते एक महीना पल भर में गुजर जाता है, लेकिन अभी भी लिनफेंग की कोई भी खबर नहीं आई थी। इस वजह से अब लिन टियानकी फॉर्मेशन के सील को ब्रेक करके लिनफेंग के पास जाने लगा था, लेकिन एंसेस्टर शुई उसे जाने से रोक देती है, क्योंकि अंदर बहुत ही खतरा था। एंसेस्टर शुई के साथ उसका पेट भी उसे अंदर जाने से मना करता है। तो लिन टियानकी कहता है, मुझे घर से आए हुए काफी दिन हो गए हैं और मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी मदर कैसी है, इसलिए मुझे यहाँ से जल्द जाना है। टियानकी की बात सुनकर उसका पेट भी कहने लगा था, मास्टर आपने सही कहा, अगर उस कमीने हुआंगफू ने आपकी मदर को फिर से मैरिज के लिए प्रपोज किया तो पता नहीं अब की बार क्या होगा। जिस पर लिन टियानकी कहता है, तो फिर मैं यहाँ पर खामोश कैसे रह सकता हूँ। इधर उसकी बात सुनकर शाओटियान अपने मन में सोचने लगा था, आखिर वो पर्सन कौन है जो कि मेरे मास्टर की वाइफ को उनसे छीनने की कोशिश कर रहा है। अगर मास्टर को इस बारे में पता चला तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अभी वो यहाँ पर ये सोच ही रहा था कि तभी इस जगह पर एंसेस्टर यांग आ जाते हैं और वो टियानकी से कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें अपने घर वापस जाना है, लेकिन अभी लिनफेंग डार्क पावर को रिफाइन कर रहा है, इस वजह से हम उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते, इसलिए तुम एक और महीने तक लिनफेंग का इस जगह पर इंतजार करो। अगर वो इस बीच बाहर नहीं आया तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें उसी वक्त तुम्हारे होमलैंड भेज दूंगा, इसलिए तुम फिलहाल सब्र रखो। ये कहने के बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हमें एक महीने बाद का सीन दिखाया जाता है और अभी भी लिनफेंग बाहर नहीं आया था। तो अब इस जगह पर एंसेस्टर यांग दोबारा से आ जाते हैं। अब वो टियानकी से कहते हैं, लिटिल फ्रेंड अब तुम्हारा यहाँ से जाने का वक्त हो चुका है, इसलिए अब तुम्हें यहाँ से चलना होगा। ये कहकर वो उस जगह पर स्पिरिचुअल रोड में जाने का एक पोर्टल खोल देते हैं, जो देखकर वो यहाँ से जाते हुए लिनफेंग को याद कर रहा था, क्योंकि वो लिनफेंग के बगैर यहाँ से जाना नहीं चाहता था, मगर उसे उसकी मॉम की भी तो मदद करनी थी, इसलिए वो ना चाहते हुए भी यहाँ से चला जाता है। अब हम फॉरबिडन लैंड के बाहर सभी सेक्ट के एल्डर्स को देखते हैं, जिन्हें अपने अपने डिसाइपल्स की चिंता हो रही थी, क्योंकि उनके डिसाइपल को फॉरबिडन लैंड में गए हुए पूरे 5 महीने बीत चुके थे और अब तक उनकी कोई भी खबर नहीं आई थी। अभी ये सभी एल्डर्स इसी तरह से परेशान हो रहे थे कि तभी उनके डिसाइपल्स एंसेस्टर यांग के बनाए हुए पोर्टल से यहाँ पर आ जाते हैं, जो देखकर सभी एल्डर्स के जान में जान आती है। तभी फ्लेम वैली का एल्डर नोटिस करता है कि इस जगह पर बस उसके सेक्ट का एक ही डिसाइपल है और उसके बाकी के सभी डिसाइपल्स गायब है। तो वो अपने डिसाइपल से पूछता है, आखिर तुम्हारे बाकी के साथी किधर पे, वो अभी तक यहाँ पर आए क्यों नहीं। तो वो उदास होते हुए बताती है कि उसके सभी साथी फॉरबिडन लैंड में मारे गए, जो सुनकर सभी एल्डर शॉक हो गए थे। अब वो अपनी डिसाइपल से पूछता है, क्या उसका ग्रैंडसन भी वहाँ पर मारा गया। तो वो हाँ कह देती है, जो सुनकर अब उससे रहा नहीं जाता, इसलिए वो कहता है, आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई, मुझे बताओ किसने उसे मारा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद वो इधर उधर देखकर लिनफेंग को ढूंढने लगा था, मगर उसे वहाँ पर लिनफेंग नजर नहीं आता है। तो वो फिर से अपनी डिसाइपल से पूछता, आखिर ये लिनफेंग किधर गया। तो वो कहती है कि लिनफेंग फॉरबिडन लैंड में ही है। इधर ताइसेक के एल्डर को भी लिनफेंग के बारे में चिंता हो रही थी, इस वजह से वो अपने डिसाइपल से लिनफेंग के बारे में पूछते हैं। तो वो बताते हैं कि लिनफेंग फॉरबिडन लैंड के अंदर डीमन एम्परर से फाइट कर
कर रहा है, इसलिए हम उसके लाइफ और डेथ के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। जो सुनकर टियानकी एल्डर से कहता है कि आपको अंकल लिनफेंग के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से उनको कुछ भी नहीं होगा। साथ ही उन्हें वहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए काफी सारे पावरफुल लोग हैं, इस वजह से आप उनको लेकर बेफिक्र रहें। अभी लिन टियानकी यहाँ पर ये कह ही रहा था कि तभी उसके ऊपर हेवनली क्लैमिटी बन जाता है, क्योंकि लिन टियानकी ने फॉरबिडन लैंड से हेवनली पर्ल को लाया था, जो कि एक बहुत ही खास ट्रेजर है, जो देखकर टाइसेक के एल्डर्स भी समझ जाते हैं कि लिन टियानकी के पास जरूरी कोई पावरफुल ट्रेजर है। इसलिए अब वो हेवनली क्लैमिटी का सामना करने के लिए लिन टियानकी को चीयर अप करने लगे थे। इधर टियानकी अपने डिवाइन बॉडी की हेल्प से हेवनली क्लैमिटी का सामना करने की कोशिश करता है, मगर वो इसमें फेल हो जाता है। इस वजह से अब वो अपने फिनिक्स मार्शल सोल का यूज करते हुए इस टेस्ट को देता है, जिस वजह से अब वो इस टेस्ट में सक्सेसफुली पास हो जाता है। इधर टियानकी के पास फिनिक्स मार्शल सोल को देखकर एल्डर हैरान हो गए थे, क्योंकि ऐसा ही मार्शल सोल लिनफेंग के पास भी है। इस वजह से अब उन्हें डाउट होने लगा था, इसलिए वो टियानकी से पूछते हैं क्या उसका ये फिनिक्स मार्शल सोल उसके ब्लड लाइन से बिलोंग करता है, जिस पर टियानकी कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं मुसीबत में था तो मैंने ये मार्शल सोल खुद ब खुद एक्टिवेट कर लिया। उसकी ये बात सुनकर एल्डर उसके फादर के बारे में पूछते हैं, तो वो बताता है कि मेरी मदर ने कहा था कि मेरे फादर एक ग्रेट हीरो है, जो लोअर वर्ल्ड में अपने वर्ल्ड को डीमन से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लिन टियानकी की बात सुनकर एल्डर अपने मन में सोचने लगे थे आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक लोअर वर्ल्ड के कल्टीवेटर के पास इतना खतरनाक ब्लड लाइन है। अब वो इस मैटर को साइड में रखकर पहले सेक्ट जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि बाकी के सेक्ट वालों की नीयत टियानकी के ट्रेजर को देखकर खराब हो रही थी। तो लिन टियानकी कहता है पहले अंकल लिनफेंग को तो यहाँ पर आ जाने दो, जिसके बाद हम सब साथ में चलेंगे। जिस पर एल्डर उससे कहते हैं कि जब वो यहाँ पर आएगा तो हमें खबर मिल जाएगी, इसलिए तुम इस बारे में फिक्र मत करो। ये कहने के बाद वो सभी अपने सेक्ट चले जाते हैं। इधर फ्लेम वैली का एल्डर अपने डिसाइपल से पूछता है फॉरबिडन लैंड में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मुझे शुरू से लेकर एंड तक बताओ। दूसरे सीन में हम फ्लेम वैली के मीटिंग हॉल का सीन देखते हैं, जहाँ पर दोनों ग्रेट सेक्ट के एल्डर्स भी आए हुए थे। अब फ्लेम वैली की डिसाइपल फॉरबिडन लैंड में उसके साथ जो कुछ भी हुआ अपने एल्डर्स को बता देती है, और वो ये भी बताती है कि कैसे लिनफेंग ने उसको डीमन एम्पर से प्रोटेक्ट किया। जो सुनकर फ्लेम वैली का मास्टर समझ जाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो टाई सेक्ट और भी ज्यादा पावरफुल होता जाएगा, तब उनकी अलायंस भी टाई सेक्ट का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। इसलिए अब वो ऑर्डर देता है कि अलायंस के सभी मेंबर्स के पास ये खबर भिजवा दो कि हमें अब टाई सेक्ट को जड़ से ही उखाड़ फेंकना होगा। उसके इसी बात के साथ हमारा ये सीन यहीं पर कट हो जाता है, और दूसरे सीन में हम लिनफेंग को देखते हैं जिसने डार्क पावर को पूरी तरह से रिफाइन कर लिया था, जिस वजह से उसकी स्पिरिचुअल पावर और स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तभी एंसेस्टर यांग अपनी पावर का यूज करते हुए लिनफेंग को फॉर्मेशन से बाहर ले लेते हैं। अब लिनफेंग को यहाँ पर सही सलामत देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी मिसियांग की छोटी बहन मिसियांग को टीज करते हुए कहती है ब्रदर लिनफेंग अच्छा हुआ कि आप यहाँ पर आ गए, वरना मेरी सिस्टर ने तो रो रोकर अपनी हालत बुरी कर ली होती। अभी वो यहाँ पर हंसी मजाक कर ही रही थी कि तभी एंसेस्टर यांग लिनफेंग से कहता है कि लिनफेंग जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था, जब तुम डीमन एम्परर को खत्म कर लोगे तो मैं तुमसे डीमन रिफाइनिंग पॉट वापस ले लूंगा। ये कहने के बाद वो डीमन रिफाइनिंग पॉट को ले लेते हैं। अब शाओटियन भागते हुए लिनफेंग के पास आकर उसे प्यार करने लगा था। तभी लिनफेंग उससे पूछता है कि टियानकी और बाकी के लोग किधर पे हैं, तो वो बताता है कि सभी लोग स्पिरिचुअल रोड वापस चले गए हैं। टियानकी की मदर की शादी जबरदस्ती किसी और से कराई जा रही है। जो सुनकर उसे वहाँ पर कियानकुई का ख्याल आता है, तो वो कहता है जैसा मैं सोच रहा हूँ अगर वैसा है तो मुझे जल्द से जल्द वापस जाना होगा, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। लिनफेंग के इसी बात के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10,000 वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम मिस यांग की छोटी बहन को देखते हैं, जो लिनफेंग से कह रही थी कि ब्रदर लिनफेंग आपको मेरी सिस्टर के लिए वापस आना पड़ेगा। तो लिनफेंग भी कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम सभी से मिलने जरूर आऊंगा। जो सुनकर मिस यांग की छोटी बहन लिनफेंग को किस करके भाग जाती है। तभी लिनफेंग एंसेस्टर यांग को एक सॉर्ड दिखाते हुए कहता है सीनियर मुझे इस ट्रिप में ये सॉर्ड मिला है, जिसको देखकर एंसेस्टर यांग कहते हैं इस सॉर्ड की पावर हमारे वर्ल्ड में फर्स्ट ग्रेड के डिवाइन किंग वेपन जितनी है, लेकिन अभी ये इनकम्प्लीट है। ये कहने के बाद वो इस सॉर्ड के अधूरे स्पिरिट को ढूंढकर लिनफेंग को दे देते हैं, जो देखकर शाओटियन कहने लगा था सच में इमॉर्टल किंग लेवल की पावर तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होती है। इधर लिनफेंग जब उस अधूरे स्पिरिट के ऑरा को सेंस करता है तो उसके अंदर से उसे टाई सेक्ट का ऑरा फील होता है। अब वो लिनफेंग के लिए एक पोर्टल ओपन कर देते हैं ताकि लिनफेंग भी अपने वर्ल्ड वापस चला जाए। तो लिनफेंग उस पोर्टल का यूज करके स्पिरिचुअल रियलम में वापस आ जाता है। इधर एंसेस्टर यांग कहते हैं कि अब वक्त आ चुका है डीमन एम्परर को पूरी तरह से मिटा देने का, जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर डीमन एम्परर के ऊपर आता है, जो अभी कैद था और उसे बिजली के झटके पड़ रहे थे, क्योंकि एंसेस्टर यांग ने उसे कैद कर रखा हुआ था। अब एंसेस्टर यांग भी इधर पे आ जाते हैं, जिनको देखकर वो कहने लगा था यांगशा तुम मेरा इंतजार करो, मैं इस चीज का बदला जरूर लूंगा। तो एंसेस्टर यांग कहते हैं मैं पिछले हजारों सालों से तुम्हें बर्दाश्त करते हुए आ रहा था, लेकिन अब नहीं, लेकिन अब तुम्हारा वक्त हो चुका है इस दुनिया से जाने का। ये कहने के बाद वो डीमन रिफाइनिंग पॉट को निकाल लेते हैं। डीमन रिफाइनिंग पॉट को देखकर डीमन एम्परर कहने लगा था अच्छा तो तुमने उस जेड बटरफ्लाई का यूज करते हुए इस डीमन रिफाइनिंग पॉट को रिपेयर कर लिया, लेकिन वो उसे बिना जवाब दिए हुए डीमन रिफाइनिंग पॉट का यूज करते हुए उसे रिफाइन करने लगे थे। तो डीमन एम्परर कहने लगा था यांगशा तुम ये मत सोचना कि मुझे
खत्म करके ये मामला यहीं पर खत्म हो जाएगा। डीमन क्लैन तुमसे इसका बदला जरूर लेगा। तो एंसेस्टर यांग कहते हैं तुम्हारा डीमन क्लैन पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये कहने के बाद वो उसे पूरी तरह से रिफाइन कर लेते हैं। और इधर वापस आकर शाओटियन कहने लगा था जब मैं अपने ट्राइब जाऊंगा तो सभी लोग मेरी पावर को देखकर मेरा दीवाना बन जाएंगे। अभी वो यहाँ पर ये कह ही रहा था कि तभी लिनफेंग के ऊपर भी हेवनली क्लेमिटी बन जाता है, जिसको देखकर शाओटियन डर के मारे लिनफेंग के पीछे छुप गया था। तो लिनफेंग उसको इमॉर्टल टॉम में भेज देता है। अब लिनफेंग गोल्डन बेल का यूज करके हेवनली क्लेमिटी को रोकने की कोशिश करता है, मगर हेवनली क्लेमिटी बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इस वजह से लिनफेंग उसे ब्लॉक नहीं कर पाता है। तभी थंडर ड्रैगन लिनफेंग से कहते हैं तुम अपने किसी भी पावरफुल ट्रेजर या ट्रम्प कार्ड का मत यूज करना, क्योंकि ये तुम्हारे ट्रेजर्स को फील करके यहाँ पर आया है। अगर तुमने यूज किया तो इससे भी खतरनाक लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। तो अब लिनफेंग अपने सभी पावरफुल शॉट्स के क्लोन को लेकर हेवनली क्लेमिटी से भिड़ जाता है, मगर लिनफेंग इसमें घायल हो जाता है। तभी हेवनली क्लेमिटी लिनफेंग के ऊपर एक शॉर्ट अटैक कर देता है, जिसको रोकने के लिए लिनफेंग अपनी स्पिरिचुअल बॉडी का यूज करता है। हालांकि लिनफेंग ने इसे रोक तो लिया था, मगर वो यहाँ पर कमजोर पड़ जाता है, जिस मौके का फायदा उठाकर हेवनली क्लेमिटी लिनफेंग के ऊपर अटैक करके उसके स्पिरिचुअल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। इससे पहले कि वो अटैक जाकर लिनफेंग को लगता लिनफेंग ने अपने डिमोनिक पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जिस वजह से लिनफेंग उसके अटैक से कुछ देर के लिए बच जाता है। लेकिन वो इस अटैक को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता था, क्योंकि लिनफेंग पहले ही घायल हो गया था और अब उसकी एनर्जी भी खत्म हो गई थी। अब वो अटैक लिनफेंग के बैरियर को तोड़ते हुए जाकर सीधा लिनफेंग पर हिट हो जाता है, जिस वजह से अब लिनफेंग यहाँ पर इंजर्ड होकर बेहोश हो गया था। और अब ये मौका लिनफेंग को मारने के लिए बहुत ही अच्छा था, क्योंकि लिनफेंग अब बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर सकता। अब वो लिनफेंग की बेहोशी का फायदा उठाकर उसको किल करने के लिए उसके ऊपर एक अटैक कर देता है। लेकिन तभी फिनिक्स मार्शल सोल लिनफेंग के बॉडी से बाहर आते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। साथ ही वह हेवनली क्लेमिटी से कहता है तुम्हें शर्म नहीं आती स्मॉल वर्ल्ड के एक बच्चे को परेशान करते हुए। फिनिक्स मार्शल सोल के स्पिरिट को देखकर थंडर ड्रैगन के साथ हेवनली क्लेमिटी भी हैरान हो जाता है, क्योंकि ये कोई मामूली स्पिरिट नहीं था। इस स्पिरिट का पावर सुप्रीम इमॉर्टल लेवल के बराबर का था। अब हेवनली क्लेमिटी फिनिक्स मार्शल सोल के स्पिरिट से कहता है लिनफेंग ने इस वर्ल्ड के रूल्स को ब्रेक किया है, इस वजह से इसे यहाँ पर आज पनिशमेंट मिलकर ही रहेगी। जो सुनकर फिनिक्स मार्शल सोल का स्पिरिट कहता है चलो मैं भी देखता हूँ कि तुम इसे कैसे पनिश करते हो। भले ही तुम हेवन के वॉरियर हो, लेकिन अगर कोई मेरे लोगों को हर्ट करेगा तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इस वजह से अब मेरे पास तुम्हें डिस्ट्रॉय करने के अलावा और कोई भी चॉइस नहीं है। ये कहने के बाद वो वहाँ पर अपने पावर को एक्टिवेट करने लगे थे, जो देखकर हेवनली क्लेमिटी डर जाता है। इस वजह से अब वो फिनिक्स मार्शल सोल के स्पिरिट को एक पावर सप्रेसिंग सील देते हुए कहता है इस सील को उस बच्चे के अंदर लगा दो, ताकि उस बच्चे के ट्रेजर्स की पावर सप्रेस हो जाए और इस वर्ल्ड का रूल भी ब्रेक ना हो। ये कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। अब फिनिक्स मार्शल सोल का स्पिरिट लिनफेंग के ऊपर वो सील लगा देता है, जिस वजह से अब लिनफेंग के ट्रेजर्स की पावर कोई भी सेंस नहीं कर पाएगा और लिनफेंग बेमतलब के किसी भी मुसीबत से बच जाएगा। अब वो लिनफेंग के बॉडी में रिटर्न चला जाता है। तो थंडर ड्रैगन हैरान होते हुए कहने लगा था मैंने कभी नहीं सोचा था कि लिनफेंग के पास ऐसा भी कुछ होगा। सच में लिनफेंग के पास तो बहुत सारे सीक्रेट्स है। और अब वो खुश होते हुए कहने लगे थे मैंने इस बार एक अच्छे सक्सेसर को चुना है। जिसके बाद हमें ताई सेक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लेडी एल्डर कह रही थी लिनफेंग ने अपने साथियों को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया, अगर उसे थोड़ा और टाइम दिया जाता तो वो जरूरी ट्रू इमॉर्टल बन जाता। उस एल्डर की बात को सुनकर टियानकी कहता है आप जैसा सोच रही है वैसा नहीं है, क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि अंकल लिनफेंग अभी भी जिंदा है। तो सेक्ट मास्टर कहते हैं हम बिना किसी सबूत के कुछ भी नहीं कह सकते, इसलिए हमें लिनफेंग का इंतजार करना होगा। जब लिनफेंग आएगा तो हमारा ताई सेक्ट स्पिरिचुअल रियलम में सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्ट बन जाएगा। पर तभी एक गार्ड सेक्ट मास्टर के पास आकर उनको एक मैसेज टोकन देते हुए कहता है एक मिस्टीरियस पर्सन ने इस मैसेज टोकन को आप तक पहुंचाने के लिए कहा है, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। अब सेक्ट मास्टर उस मैसेज टोकन के अंदर के मैसेज को देखते हैं तो सभी लोग हैरान परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इस मैसेज टोकन के अंदर फ्लेम वैली की डिसाइपल का मैसेज था और उसमें उसने बताया था कि जियांगजे डिवाइन शॉर्ट सेक्ट और उसकी फ्लेम वैली अलायंस बनाकर ताई सेक्ट के ऊपर अटैक करने जा रही है। जो सुनकर एल्डर टियानकी से कहते हैं कि अब उसे घर चले जाना चाहिए। तो लेडी मास्टर कहती है कि नहीं, अगर इस हालत में सेक्ट के लोग सेक्ट का साथ नहीं देंगे तो हमारा सेक्ट वॉर में कमजोर पड़ जाएगा। लेडी मास्टर की बात से सेक्ट मास्टर भी राजी थे। अब वो टियानकी से कहते हैं कि तुम युआनमिंग पैलेस को हमारी हेल्प के लिए बोलो। जो सुनकर टियानकी परेशान होते हुए बोलता है कि आपको पहले से पता था मैं युआनमिंग पैलेस से बिलोंग करता हूँ। तो सेक्ट मास्टर कहते हैं नहीं, कुछ दिन पहले तुम्हारे मास्टर तुम्हें ढूंढते हुए ताई सेक्ट आए थे, क्योंकि तुम्हारी मदर को तुम्हारी फिक्र हो रही थी। युआनमिंग पैलेस का नाम सुनकर चूलियांग अपने मन में कह रही थी आंट शियून ने भी युआनमिंग पैलेस को ज्वाइन किया है, तो फिर लिन टियानकी मेरी कजन कियानकुई का बेटा तो नहीं। सेक्ट मास्टर की बात को सुनकर लिन टियानकी कहता है आप फिक्र ना करें, मैं फौरन से युआनमिंग पैलेस को मैसेज भेज देता हूँ। जो सुनकर एक एल्डर कहते हैं अगर युआनमिंग पैलेस हमारा साथ देगा तो हम अलायंस को पीछे हटने पर मजबूर कर सकते हैं। उनके ये कहते ही हमारा ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और दूसरे सीन में हम कियानकुई को देखते हैं जो लिन टियानकी को लेकर परेशान हो रही थी। तभी उसे लिन टियानकी का मैसेज आता है, जिसको देखकर वो बहुत इमोशनल हो जाती है। लिन टियानकी को देखकर लिन टियानकी की दोनों बहनें बहुत ही खुश हो गई थी। तभी टियानकी उससे कहता है कि मॉम अब आपको उस वांगफू से शादी करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने एंसेस्टर की इंजरी को ठीक करने वाला मेडिसिन ढूंढ लिया है, इसलिए बस आप मेरा इंतजार करिए। अब कियानकुई कहती है जब तुम्हारे फादर को ये सब पता चलेगा तो वो बहुत ही खुश हो जाएंगे। जिसके बाद हमें कियानकुई के फादर और टियानकी के मास्टर को दिखाया जाता है और उन्हें भी टियानकी का मैसेज आया था, जिसमें वो बताता है कि जियांगजे डिवाइन शॉर्ट सेक्ट और फ्लेम वैली अलायंस बनाकर ताई सेक्ट पर अटैक
करने का प्लानिंग कर रही है, इसलिए ताइसेक को हेल्प की जरूरत है। जो सुनकर वो कहते हैं तुम फिक्र मत करो, मैं एंसेस्टर से बात करता हूँ। और फिर हमें जियांगजे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियांगजे का एंसेस्टर रिट्रीट से बाहर आ गया था क्योंकि उसे खबर मिली थी कि ताइसेक के एक डिसाइपल को फॉरबिडन लैंड के अंदर से एक यूनिक ट्रेजर मिला है, इसलिए अब वो ताइसेक के ऊपर अटैक करने का फैसला कर लेता है क्योंकि उसे वो यूनिक ट्रेजर चाहिए था। दूसरी तरफ डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट भी ताइसेक के ऊपर अटैक करने के लिए निकल जाता है। इधर फ्लेम वैली के लोग भी जा रहे थे क्योंकि उन्हें स्पिरिचुअल रियलम का सबसे पावरफुल फोर्स बनना था। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर लिनफेंग के ऊपर आता है जो होश में आ गया था, और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड को। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि तीनों मेजर फोर्सेस को पता चल चुका था कि ताइसेक के एक डिसाइपल को आउटर वर्ल्ड का एक यूनिक ट्रेजर और लेगेसी मिला है जिसका यूज करते हुए वो अपने सेक को स्पिरिचुअल रियलम का टॉप फोर्स बना सकते हैं। इसलिए अब वो ताइसेक के ऊपर अटैक करने के लिए निकल जाते हैं। इधर हमने लिनफेंग को भी देखा था जो कि हेवनली क्लेमिटी से फाइट करते हुए बेहोश हो गया था, लेकिन एपिसोड के एंडिंग में उसे होश आ जाता है। अब लिनफेंग अपने आप को जिंदा देखकर यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो गया था क्योंकि उसे जहाँ तक पता है उस हेवनली वॉरियर ने उसके ऊपर एक पावरफुल अटैक किया था जिससे लिनफेंग का बच पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। मुश्किल क्या, नामुमकिन सा था क्योंकि लिनफेंग उस वक्त होश में नहीं था। अब शाओटियन लिनफेंग से कहने लगा था, अच्छा हुआ मास्टर आप यहाँ पर जिंदा है, मुझे तो लग रहा था कि आप कभी नहीं उठेंगे। तो लिनफेंग उससे पूछता है क्या उसे पता है कि वो अभी तक यहाँ पर कैसे जिंदा है, जिसके जवाब में शाओटियन ना कहता है क्योंकि वो इमॉर्टल टॉम में था। जो सुनकर लिनफेंग यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होने लगा क्योंकि उसे अभी तक उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला। अब लिनफेंग सोचता है क्यों ना वो जाकर थंडर ड्रैगन से पूछे, शायद उन्हें पता हो कि उसको किसने बचाया। इसलिए अब वो थंडर ड्रैगन के पास जाकर उन्हें आवाज देने लगता है, लेकिन थंडर ड्रैगन लिनफेंग के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते हैं क्योंकि वो अभी डीप स्लीप में थे, जो देखकर लिनफेंग निराश हो जाता है। अब लिनफेंग अपने डिवाइन स्वॉर्ड्स को निकालकर उन्हें चेक करने लगा था तो वो देखता है कि उसके सभी ट्रेजर्स उसके पास है, लेकिन उनके सभी ट्रेजर्स की पावर सप्रेस हो चुकी है। ऐसा लग रहा था मानो जैसे किसी ने जानबूझकर उसके ट्रेजर्स की पावर को सील कर दिया है ताकि लिनफेंग अपने ट्रेजर्स के पावर के फुल पोटेंशियल को यूज ना कर सके। जो सब देखकर लिनफेंग फैसला करता है कि वो फ्यूचर में हेवनली वे से भी ज्यादा पावरफुल बनेगा क्योंकि लिनफेंग ने आज से पहले अपने आप को इतना ज्यादा बेबस फील नहीं किया था। इसलिए अब उसे यहाँ पर समझ आ चुका था कि अगर उसे कल्टीवेशन वर्ल्ड में सर्वाइव करना है तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा क्योंकि भले ही आज के दिन वो यहाँ पर बच गया है लेकिन हर बार उसका लक साथ नहीं देगा, इसलिए उसे यहाँ पर पावरफुल तो बनना ही पड़ेगा। जो सब सुनकर शाओटियन कहने लगा था, मास्टर मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप फ्यूचर में जरूरी बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे, इतना ज्यादा पावरफुल कि ये हेवनली बेबी आपके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन अभी के लिए हमें यहाँ पर थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। जो सब सुनकर लिनफेंग कहने लगा था, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये सब तो हम बाद में भी कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें ताइसेक चलना चाहिए क्योंकि पता नहीं वहाँ की सिचुएशन क्या होगी। ये कहने के बाद वो शाओटियन के साथ ताइसेक की तरफ रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ हम ताइसेक के 3 पावरफुल ओल्ड मास्टर्स को देखते हैं। गाइस दरअसल ये तीनों ताइसेक के एंसेस्टर्स हैं जो कि हमेशा रिट्रीट में रहते हैं, लेकिन जब भी ताइसेक पर कोई मुसीबत आती है तो ये तीनों अपने रिट्रीट से बाहर आ जाते हैं। और अभी के लिए इन्हें पता चल चुका था कि इनके ऊपर अटैक होने वाला है और इनका दुश्मन बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। इस वजह से ये तीनों ओल्ड मॉन्स्टर्स ताइसेक को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने रिट्रीट से बाहर आ गए थे। तभी ये एल्डर कहने लगे थे, अभी तक यहाँ पर युआनमिंग पैलेस से कोई भी नहीं आया है, पता नहीं हम अकेले तीनों मेजर फोर्सेस का कैसे सामना करेंगे। वो अभी यहाँ पर ये कह ही रहे थे कि तभी तीनों मेजर फोर्सेस के बैटलशिप्स ताइसेक के गेट पर आ जाते हैं, जिस वजह से अब ताइसेक का डेंजर अलार्म भी बजने लगा था और अब सभी लोगों को पता चल जाता है कि ताइसेक के दुश्मन यहाँ पर आ गए हैं। अब ताइसेक के सभी एल्डर्स फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद ताइसेक के ओल्ड मास्टर तीनों मेजर फोर्सेस के सामने आकर अपने ऑरा को रिलीज कर देते हैं, जिस वजह से दुश्मन फोर्स के लोग थोड़ा सा घबरा गए थे और कहने लगे थे इस ओल्ड मास्टर की पावर तो वर्चुअल वर्ल्ड रियलम के 6th लेवल पर है, आखिर हम इसका मुकाबला कैसे करेंगे। तो जियांगजे का एंसेस्टर इन सभी को मोटिवेट करते हुए कहने लगा था, आखिर तुम इससे डर क्यों रहे हो, ये तो बस अभी 6th लेवल पर है, अगर 7th लेवल पर होता तो हमारे लिए थोड़ी परेशानी हो सकती थी, मगर हम तीनों साथ मिलकर काम करें तो बहुत ही आसानी से इसे हरा सकते हैं। तभी जियांगजे का एंसेस्टर ताइसेक के ओल्ड मास्टर से कहता है, हमें बस टियानकी के पास जो ट्रेजर और लेगेसी है वो चाहिए, अगर तुम हमें वो दे देते हो तो ताइसेक खून खराबे से बच जाएगा और यहाँ पर किसी की भी जान नहीं जाएगी। तो ताइसेक के ओल्ड मास्टर कहते हैं, तुम बस सपने देखते रहो, तुम्हें पता भी है लिन टियानकी कौन है और उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका रियल नाम मैंग टियान है और वो युआनमिंग पैलेस के लॉर्ड का ग्रैंडसन है, अगर उसके साथ कुछ भी हुआ तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या होगा, इसलिए भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तभी एक एंसेस्टर कहता है, भले ये युआनमिंग पैलेस के लॉर्ड का ग्रैंडसन है लेकिन उसके ट्रेजर और लेगेसी की वैल्यू उससे भी ज्यादा है, अगर हमारे पास वो आ जाता है तो हम युआनमिंग पैलेस का भी मुकाबला कर सकते हैं, इस वजह से हमें इसका कोई भी डर नहीं। उसकी बात सुनकर टियानकी का पेट कहता है, ये सभी तो बहुत ही ज्यादा बेशरम है, खुद से तो कुछ होता नहीं है, बस दूसरों की चीजें छीनते रहते हैं, लेकिन अगर आज यहाँ पर मास्टर लिनफेंग होते तो वो इन्हें अच्छा सबक सिखाते। चलो कोई बात नहीं, जब वो यहाँ पर आ जाएंगे तब मैं उनसे कहूंगा कि वो इन सभी को एक
अच्छा सबक सिखाएं। इधर हम ताइसेक के एंसेस्टर को देखते हैं जो जियांगजे के एंसेस्टर के ऊपर एक शॉर्ट फॉर्मेशन से अटैक कर देते हैं। तो जियांगजे के एंसेस्टर उनके अटैक को एक बैरियर बनाकर ब्लॉक करने लगा था। अब वो डिवाइन शॉर्ट सेक्ट और फ्लेम वैली के एंसेस्टर से कहते हैं आखिर तुम यहाँ पर मेरा मुंह क्या देख रहे हो, अगर हम सब मिलकर काम नहीं करेंगे तो हम कभी भी उस लेगेसी और ट्रेजर को हासिल नहीं कर पाएंगे, इसलिए तुम दोनों भी यहाँ पर मेरा साथ दो और फौरन से ताइसेक के प्रोटेक्टिव बैरियर पर अटैक करके उसे तोड़ दो, क्योंकि जब तक वो यहाँ पर रहेगा हमारे लोग अंदर नहीं जा पाएंगे। जो सुनकर वो दोनों ताइसेक के बैरियर के ऊपर अटैक करने लगे थे, जिस वजह से ताइसेक का बैरियर कमजोर पड़ने लगा था। तो लिन टियानकी कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो प्रोटेक्टिव बैरियर बहुत ही जल्द डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिस वजह से शायद हो सकता है कि इन सभी को रोकना हमारे लिए मुश्किल हो जाए। इस तरफ ताइसेक के एंसेस्टर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगे थे और अब वो अपने सभी साथियों से कहते हैं कि इस फॉर्मेशन को मेंटेन रखने के लिए सभी लोग इसके अंदर अपने पावर को ट्रांसफर करते रहो। जो सुनते ही ताइसेक के सभी एल्डर्स उस फॉर्मेशन के अंदर अपने पावर को ट्रांसफर करने लगे थे ताकि वो सभी अपने अपोनेंट को हरा सके। इधर जियांगजे का एंसेस्टर जब देखता है कि ताइसेक के एंसेस्टर्स उसके ऊपर फॉर्मेशन बनाकर अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी अपने स्वॉर्ड अटैक को रेडी करने लगा था और अब वो अपने स्वॉर्ड से ताइसेक के एंसेस्टर्स के ऊपर हमला कर देता है। तो ताइसेक के एंसेस्टर्स भी फॉर्मेशन की पावर का यूज करते हुए उसके अटैक को बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर लेते हैं। इधर ताइसेक के दोनों एंसेस्टर्स तीनों ग्रेट फोर्सेस के एंसेस्टर के अटैक को ब्लॉक करते जा रहे थे, साथ ही वो उनके ऊपर भारी भी पड़ रहे थे, जो देखकर ताइसेक के डिसाइपल्स खुश होने लगे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद से अब वो यहाँ पर जीत सकते हैं। इधर ताइसेक के एंसेस्टर्स फिर से उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, तो ये तीनों मिलकर उसको रोकने की कोशिश करते हैं मगर रोक नहीं पाते हैं क्योंकि ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था और अब वो घायल होकर पीछे धकेले जाते हैं और अटैक से निकल रही एनर्जी की वजह से उनके बैटल शिफ्ट भी डिस्ट्रॉय होने लगे थे, जिस वजह से अब ये तीनों एल्डर्स डिसाइड करते हैं कि ये यहाँ पर ऑल आउट फाइट करेंगे, फिर चाहे यहाँ पर कुछ भी हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये तो कभी भी ताइसेक को जीत नहीं पाएंगे। इसलिए अब ये तीनों अपने पास से किसी खास तरह के स्क्रोल आर्टिफैक्ट को निकाल लेते हैं। अब ये तीनों अपने अपने स्क्रोल्स को कंबाइन करने लगे थे। इधर ताइसेक के ये एल्डर इस आर्टिफैक्ट को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गए थे क्योंकि ये एक रियल आर्टिफैक्ट था, इसलिए वो कहने लगे थे मैंने कभी नहीं सोचा था कि इन लोगों के पास ऐसा भी कुछ हो सकता है। उनके इसी बात के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइज अगर आपको इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखना है तो मैं उसको इसी चैनल पर अपलोड करूंगा, इस वजह से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जाकर एक अच्छा सा कमेंट कर दें। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10,000 वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड को। गाइज एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी पिछली वीडियो में की गई गलती को सुधारना चाहता हूँ। जैसा कि अगर आप लोगों ने इसकी पिछली वीडियो को देखा होगा तो मैंने उसमें ताइसेक के ऊपर अटैक करने के लिए आए हुए 2 शॉर्ट सेक्ट में से एक शॉर्ट सेक्ट को मैंने डिवाइन शॉर्ट सेक्ट कह दिया था। दरअसल वो डिवाइन शॉर्ट सेक्ट नहीं बल्कि शॉर्ट पवेलियन था, क्योंकि डिवाइन शॉर्ट सेक्ट तो हजारों सालों पहले ही डिस्ट्रॉय हो गया था। गाइज जैसा कि अब मैंने अपने मिस्टेक को क्लियर कर दिया है तो अब बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अलायंस के लीडर्स अपने पास से एक रियल आर्टिफैक्ट निकालकर उसे कंबाइन करने लगे थे, जिसको देखकर एल्डर चू काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। अब टियानकी उस स्क्रोल आर्टिफैक्ट को देखकर एल्डर चू से पूछने लगा था कि एल्डर आखिरकार ये किस तरह का आर्टिफैक्ट है। तो एल्डर चू से बताते हुए कहते हैं कि दरअसल ये डिवाइन शॉर्ट सेक्ट का एक पावरफुल रियल आर्टिफैक्ट है जिसकी सप्रेसिंग पावर बेमिसाल है। तभी ये एंसेस्टर्स अपने स्क्रोल आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए ताइसेक के बैरियर के ऊपर अटैक कर देते हैं, मगर ताइसेक के एक एंसेस्टर वहाँ पर अपने स्पिरिचुअल बॉडी को समन कर लेते हैं और अब वो अपने स्पिरिचुअल बॉडी का यूज करते हुए एक एल्डर के अटैक को बहुत ही आसानी से नष्ट कर देते हैं। लेकिन दूसरे एल्डर के अटैक को रोक पाना उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल था क्योंकि दूसरा अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, जिस वजह से वो इसे रोक नहीं पाते हैं और उनका स्पिरिचुअल बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब वो शॉर्ट अटैक जाकर सीधा ताइसेक के प्रोटेक्टिव बैरियर से टकराने वाला था, लेकिन उसी वक्त ताइसेक के एक और एंसेस्टर अपनी पावर का यूज करते हुए प्रोटेक्टिव बैरियर के ऊपर अपना एक और शील्ड बना देते हैं ताकि वो उस अटैक को रोक सके। लेकिन ये एंसेस्टर भी उस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाते हैं, इसलिए अब वो अटैक जाकर सीधा प्रोटेक्टिव बैरियर से टकरा गया था, जिस वजह से वहाँ पर एक एनर्जी का ब्लास्ट हुआ और इसी ब्लास्ट के साथ प्रोटेक्टिव बैरियर भी ब्रेक हो गया। और अब इस मौके का फायदा उठाकर अलायंस के बाकी के मास्टर्स लिन टियानकी को कैप्चर करने के लिए जाने लगे थे, लेकिन उसी वक्त ताइसेक के ओल्ड मास्टर ने उन लोगों के ऊपर अटैक करके उन्हें वहीं पर रोक दिया था। जब तीनों मेजर फोर्सेस के एंसेस्टर्स देखते हैं कि उनके लोगों को टियानकी को पकड़ने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, तो वो तीनों अपनी कंबाइन पावर से ताइसेक के एंसेस्टर्स के ऊपर अटैक कर देते हैं, जो देखकर ताइसेक के एंसेस्टर्स भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, वो भी अपने पावरफुल अटैक्स उन पे चल देते हैं, जिसके ऑरा प्रेशर से कुछ डिसाइपल्स घायल हो जाते हैं। इधर अलायंस के कुछ मास्टर्स फिर से लिन टियानकी को पकड़ने के लिए जाने लगे क्योंकि अब यहाँ पर उनका रास्ता साफ हो चुका था, जो देखकर ताइसेक के डिसाइपल हार मानते हुए कहने लगे थे लगता है अब हम यहाँ पर नहीं बच पाएंगे। तो एल्डर चू उन लोगों को मोटिवेट करते हुए कहते हैं कि अब तक हम यहाँ पर हारे नहीं है, इस वजह से हार मत मानो और लड़ते रहो। ये कहने के बाद वो अपने सभी एल्डर्स के साथ लिन टियानकी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बैरियर बनाने लगते हैं, पर तभी एक पावरफुल शॉर्ट मास्टर उनके बनाए हुए बैरियर के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से उनका बनाया हुआ बैरियर डिस्ट्रॉय हो गया था क्योंकि उस मास्टर के शॉट्स की तादाद काफी ज्यादा थी। और अब एक और मास्टर लिन टियानकी को चारों तरफ से घेर लेता है, जो देखकर लिन टियानकी अब अपने हेवनली पल का यूज करते हुए उसको काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है। हेवनली पल को देखकर तीनों मेजर फोर्सेस के लोगों के आंखों में एक लालच भरी चमक आ गई थी क्योंकि आज वो लोग इसी चीज को लेने के लिए तो यहाँ पर आए थे। तभी जियांगजे का एक मास्टर अपने खास ट्रेजर को निकाल लेता है, जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने
की क्षमता थी। अब वो अपने उसी ट्रेजर का यूज करते हुए लिन टियानकी के हेवनली पल को अपनी तरफ खींचने लगा था, जो देखकर ताइसेक के एंसेस्टर को लिन टियानकी की फिक्र होने लगी थी। इस वजह से अब वो लिन टियानकी को बचाने के लिए जाने लगे थे, मगर तभी शॉर्ट पवेलियन का एंसेस्टर उनके रास्ते को ब्लॉक कर लेता है और अब वो कहता है, आखिर तुम फाइट के दौरान किसी और पर ध्यान कैसे दे सकते हो। ये कहने के बाद वो उनसे फाइट करने लगा था, जिस वजह से अब वो चाहते हुए भी लिन टियानकी को बचाने नहीं जा पाते हैं। इधर चूलियांग जो फ्लेम वैली के प्रिंसेस लिंगर से फाइट कर रही थी, अब उसे भी लिन टियानकी की फिक्र होने लगी थी, क्योंकि वो मास्टर हेवनली पल के साथ साथ लिन टियानकी को भी अपनी तरफ खींच रहा था, जिस वजह से अब सभी लोगों को लगने लगा था कि शायद अब लिन टियानकी एनिमी के हाथ में आ जाएगा। तभी इस जगह पर एक पावरफुल ओल्ड मैन अपीयर होता है और उसके साथ एक और पर्सन था। अब वो ओल्ड मैन चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरे लिन टियानकी को हर्ट करने की। जो सुनकर सभी लोग उस ओल्ड मैन और उसके साथ आए हुए पर्सन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि ये दोनों युआनमिंग पैलेस से बिलोंग करते थे और ये ओल्ड मैन तो युआनमिंग पैलेस का 4th एंसेस्टर है। और अब वो सक्शन फोर्स का यूज करते हुए लिन टियानकी और उसके हेवनली पल को अपने पास खींच लेते हैं। इस तरफ लिन टियानकी अपने मास्टर और 4th ग्रैंडफादर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद लिन टियानकी के मास्टर अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए उस पर्सन को मार देते हैं जो लिन टियानकी को हर्ट करने की कोशिश कर रहा था। उसको मारने के बाद वो लिन टियानकी को प्यार करते हुए पूछते हैं, क्या वो ठीक है, कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। वो अभी यहाँ पर लिन टियानकी का हालचाल पूछ ही रहे थे कि तभी एक मिस्टीरियस पर्सन उनके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन 4th एंसेस्टर लिन टियानकी को लेकर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तो वो मिस्टीरियस पर्सन हंसते हुए कहता है, तुम युआनमिंग पैलेस के 4th एंसेस्टर कहलाने के वर्दी हो, लेकिन तुम्हारी पावर मुझे रोकने के लिए इनफ नहीं, इसलिए अगर तुम यहाँ पर मरना नहीं चाहते हो तो लिन टियानकी को मुझे सौंप दो। इधर हम मास्क पहने हुए एल्डर को देखते हैं जो खुश होते हुए कहता है, ये तो डिन गुआंगजू है। वहीं पे ताइसेट के एंसेस्टर उस पर्सन को देखकर कहते हैं, इस पर्सन की पावर तो वर्चुअल गॉड रियलम के 8th लेवल पर है, आखिर ये मिस्टीरियस कल्टीवेटर है कौन। तभी 4th एंसेस्टर उस पर्सन से कहते हैं, जब तुम्हें पता है कि हम लोग कौन है तो क्या तुम फिर भी हमसे लड़ना चाहते हो। दूसरी तरफ टियानकी के मास्टर कहते हैं, ये तो बस एक पपिट बॉडी है, लगता है इस पपिट का ओनर अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहता है, इस वजह से उसने यहाँ पर अपने पपिट बॉडी को भेजा है। जिसपे 4th एंसेस्टर कहते हैं, भले ही मैं बाकी एंसेस्टर्स के जितना पावरफुल नहीं, लेकिन अगर कोई मेरी इंसल्ट करेगा तो मैं उसे बिल्कुल भी छोड़ूंगा नहीं। इसलिए अब वो उस मिस्टीरियस पर्सन से कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन अगर मैं सीरियस होकर फाइट करने पे आ गया तो मुझे नहीं लगता कि तुम आसानी से मुझे हरा पाओगे। ये कहने के साथ ही वो अपने 7 एंशिएंट स्वॉर्ड्स को निकाल लेते हैं, जो देखकर वो पर्सन कहने लगा था, ये तो स्वॉर्ड्स को यूज करने का एक एंशिएंट टेक्निक है, मानना पड़ेगा कि तुम्हारे पास काफी अच्छी चीज है, मगर ये मुझसे फाइट करने के लिए इनफ नहीं। ये कहने के बाद वो अपने पास से एक डिवाइन ट्रेजर को निकाल लेता है, जो कि एक जेड टोकन था और इसकी पावर वर्चुअल गॉड रियलम के पीक के कल्टीवेटर जितनी थी। अब वो उससे 4th एंसेस्टर के ऊपर अटैक कर देता है, तो एंसेस्टर भी अपने 7 शॉट से उसके अटैक को ब्लॉक करने लगे थे, लेकिन तभी वो अपने ट्रेजर की पावर को बढ़ा देता है, इसलिए 4th एंसेस्टर का अटैक नष्ट हो गया था। जो देखकर लिन टियानकी कहता है, 4th एंसेस्टर और मास्टर आप दोनों हेवनली पल को एक्टिवेट करने में मेरी हेल्प कीजिए। जो सुनते ही वो दोनों अपने एनर्जी को हेवनली पल के अंदर डालने लगे थे, जिस वजह से हेवनली पल एक्टिवेट हो जाता है। अब लिन टियानकी उसका यूज करते हुए मिस्टीरियस कल्टीवेटर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वहाँ पर एक एनर्जी का ब्लास्ट हुआ था, लेकिन उससे उस पर्सन को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके पास 9th लेवल ऑफ डिवाइन आर्मर था। जो देखकर टियानकी के मास्टर कहते हैं, आखिर इस बंदे के पास और कितने बैकअप्स है। इधर वो पर्सन टियानकी से कहता है कि बच्चे, मैंने सुना था कि तुम्हारा रिलेशन आउटर वर्ल्ड के कल्टीवेटर से कुछ ज्यादा ही अच्छा है और तुम्हारे पास आउटर वर्ल्ड की लेगेसी भी है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप मुझे वो दे दो। जिस पर 4th एंसेस्टर कहते हैं, तुम बस यहाँ पर युआनमिंग पैलेस के सबसे पावरफुल एंसेस्टर का इंतजार करो, जब वो यहाँ पर आ जाएंगे तो फिर वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो वो कहता है, क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है, मुझे पता है कि मेंग चंगशाओ सीरियसली इंजर्ड है, इस वजह से वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ये कहने के बाद वो अपने सेनलो प्लेग से ताइसेक्ट और 4th एंसेस्टर को उसमें ट्रैप कर लेता है, जो देखकर वो उसके ट्रैप को तोड़ने की काफी कोशिश करते हैं, मगर वो उसे तोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि इस फॉर्मेशन में ट्रैप होने के बाद 8th लेवल ऑफ वर्चुअल गॉड रियलम के कल्टीवेटर के लिए भी निकल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तभी वो कल्टीवेटर 9 नेदर वर्ल्ड के पावर का यूज करते हुए एक स्पिरिचुअल बॉडी को बना लेता है और उससे 4th एंसेस्टर के ऊपर अटैक कर देता है। तो 4th एंसेस्टर उसको रोकने के लिए एक बैरियर बनाते हैं, मगर वो उसे रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका बैरियर उस अटैक से टकराने के बाद टूट जाता है, जिससे निकलने वाली एनर्जी से लिन टियानकी इंजर्ड हो गया था। अब वो लिन टियानकी को अपने स्पिरिचुअल पाम से कैप्चर करने लगा था, लेकिन उसी वक्त उस जगह पर एक पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल के अंदर से हम लिनफेंग को बाहर आते हुए देखते हैं, जो बस अपने ऑरा प्रेशर से ही उस कल्टीवेटर के स्पिरिचुअल पाम को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब वो गुस्से से उससे कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे भी लिन टियानकी को चोट पहुंचाने की, अब तुम्हें लिन टियानकी को हर्ट करने के लिए एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लिनफेंग के इसी बात के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ 10,000 वर्ल्ड के एक और न्यू एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम शाओटियन को देखते हैं, जो लिनफेंग के सोल्सी से बाहर आके कहने लगा था, ताइसेक्ट अब तुम्हारा होली सन वापस आ गया है, इसलिए अब तुम्हें यहाँ पर किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इस तरफ लिनफेंग को जानने वाले सभी लोग उसे जिंदा देखकर खुश हो गए थे, खास करके फ्लेम वैली की प्रिंसेस, क्योंकि फॉरबिडन वर्ल्ड में लिनफेंग ने उसकी जान बचाई थी। इधर लिन टियानकी कहता है, 4th ग्रैंडपा अब आपको यहाँ पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि अंकल लिनफेंग वापस आ गए हैं और इनके सामने ये छोटे मोटे
छोटे कल्टीवेटर कुछ भी नहीं, इन जैसे लोगों को तो वो बस चलते फिरते ही मार देते हैं। कियानकी की बात सुनकर एल्डर गुआनमिंग कहते हैं ये लड़का तो बस अभी हेवनली रियलम पर ही है, तो फिर ये कैसे वर्चुअल गॉड रियलम के कल्टीवेटर को हरा सकता है। जिस पे टियानकी का पेट कहता है मास्टर आपको पता नहीं, आज हम जो आपके सामने सही सलामत है वो सिर्फ और सिर्फ मास्टर लिनफेंग की वजह से है। जिस पर टियानकी भी कहता है हाँ ग्रैंडफादर ये सही कह रहा है, अंकल लिनफेंग ने हमें फॉरबिडन वर्ल्ड के अंदर डीमन एम्परर से बचाया जो कि ट्रू गॉड रियलम पर था। जो सुनने के बाद अब वो भी लिनफेंग को सीरियस लेने लगे थे। इधर हम शाओटियन को देखते हैं जो लिनफेंग से कहता है मास्टर आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तो लिनफेंग बताता है बेवकूफ जरा गौर से देखो यहाँ पे वॉर चल रहा है। तभी लिन टियानकी भागते हुए लिनफेंग के पास आ जाता है तो लिनफेंग उसके सर पे हाथ रखते हुए कहता है आखिर ताइसेक्ट में ये सब क्या चल रहा है। जिस पे लिन टियानकी का पेट लिनफेंग को जवाब देते हुए कहता है ये सभी लोग लिन टियानकी से उसके ट्रेजर्स और उसकी लेगेसी को छीनने के लिए आए हुए हैं, इसलिए अब आपको इन सभी को सबक सिखाना होगा। जो सुन के लिनफेंग उस मिस्टीरियस मैन को तिरछी नजर से देखता है तो वो लिनफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगा, मगर उसका साथी उसको रोक देता है। अब लिन टियानकी लिनफेंग को अपने एंसेस्टर और अपने मास्टर से इंट्रोड्यूस करवाता है तो लिनफेंग को कियानकुई के फादर के अंदर कियानकुई की झलक दिखाई देती है। उसी वक्त एल्डर गुआनमिंग फॉरबिडन वर्ल्ड में लिन टियानकी की हिफाजत करने के लिए उसका शुक्रिया अदा करते हैं। तो लिनफेंग कहता है एल्डर ये तो मेरा पर्स था। तो वो कहते हैं मैंने सुना कि तुमने काफी सारे वर्चुअल गॉड रियलम के कल्टीवेटर से फाइट की है और उन्हें हराया भी है। जिस पे शाओटियन कहने लगता है ये तो कुछ भी नहीं, मेरे मास्टर तो जब चाहे तब वर्चुअल गॉड रियलम के पीक के कल्टीवेटर को बस गाजर मूली की तरह काट सकते हैं। जो सुनकर लिनफेंग उसका मुंह बंद कर आने की कोशिश करता है, मगर वो कहता है अगर आज मेरे मास्टर की पावर सील नहीं होती तो वो ट्रू गॉड रियलम के कल्टीवेटर को भी बहुत ही आसानी से हरा सकते थे। दूसरी तरफ मास्क पहना हुआ एल्डर उस मिस्टीरियस कल्टीवेटर से कहता है मास्टर आपको इस बच्चे से थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि मुझे ये थोड़ा अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इसकी पावर ट्रू गॉड रियलम के कल्टीवेटर से कंपेरेबल है। तो वो कहता है वो तो बस उसके ट्रेजर्स की वजह से है, अगर उससे उसके ट्रेजर्स को ले लिया जाए तो वो तो बस हेवनली रियलम का एक मामूली सा कल्टीवेटर है और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। ये कहने के बाद वो लिनफेंग से कहता है बच्चे अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम्हारे पास जो भी ट्रेजर्स है वो मुझे दे दो, वरना बिला वजह मारे जाओगे। तो लिनफेंग कहता है बाप को बेस तेरे बस की बात नहीं है। जो सुन के वो लिनफेंग को मारने के लिए उसके ऊपर अटैक कर देता है, मगर लिनफेंग अपने डिवाइन शॉट से उसके अटैक को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अब वो अपनी स्पिरिचुअल बॉडी से लिनफेंग के ऊपर अटैक करता है, मगर लिनफेंग उसके इस अटैक को भी बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर लेता है। जो देखकर अब वो लिनफेंग को अपने डिवाइन बीड में ट्रैप करने की कोशिश करता है। तो एल्डर गुआनमिंग उसे संभल कर रहने के लिए कहते हैं। जो सुनते ही लिनफेंग ट्रू फायर का यूज करके उसके सभी बीड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देखने के बाद अब उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था, क्योंकि उसका एक भी अटैक लिनफेंग को टच नहीं हो रहा था। इसलिए अब वो गुस्से में आकर लिनफेंग से कहता है लड़के मैंने तेरे साथ बहुत ही खेल लिया, इसलिए अब तू यहाँ पर नहीं बचेगा। ये कहने के बाद वो लिनफेंग के ऊपर एक बहुत ही बड़े एनर्जी बॉल से अटैक कर देता है। तो लिनफेंग फिनिक्स मार्शल सोल से उसके हमले को ब्लॉक करने लगा, मगर उस एनर्जी बॉल को खत्म करने के लिए इतना ही काफी नहीं था, इसलिए अब वो अपने सुप्रीम शॉट मार्शल सोल को एक्टिवेट करने लगा, जिस वजह से यहाँ पे मौजूद सभी लोगों के शॉट्स लिनफेंग के चारों तरफ घूमने लगे। और अब लिनफेंग अपने शॉट मार्शल सोल से उसके अटैक को नष्ट कर देता है, जिससे निकलने वाली एनर्जी प्रेशर को फील करके एल्डर गुआनमिंग कहने लगे ये अटैक तो वर्चुअल गॉड रियलम के पीक के कल्टीवेटर से कंपेरेबल है। तो कियानकुई के फादर कहने लगे ये लड़का अभी हमसे भी छोटा है, मगर इसकी पावर यहाँ मौजूद सभी लोगों से ज्यादा है। अब वो मिस्टीरियस मैन लिनफेंग के अटैक से पीछे होने के बाद लिनफेंग से कहने लगा बच्चे तुम सच में इंप्रेसिव हो, अगर आज तुम्हारा लेवल वर्चुअल गॉड रियलम पर होता तो मैं कभी भी तुमसे जीत नहीं पाता, मगर अफसोस अभी तुम उस लेवल तक नहीं पहुंचे। ये कहने के बाद वो फिर से लिनफेंग के ऊपर अपने डिवाइन बीट से हमला कर देता है, मगर वक्त रहते ही लिनफेंग व्हाइट गेट का यूज करते हुए ताइसेक के सुप्रीम शॉट के पास आ जाता है। और इधर उस बंदे को लग रहा था कि लिनफेंग उसके अटैक से मारा गया। दूसरी तरफ लिनफेंग फॉरबिडन वर्ल्ड से लाए हुए सुप्रीम शॉट ताई के अधूरे सोल को उसे लौटा देता है, जिस वजह से उसके अंदर से एनर्जी रिलीज होकर आसमान में जाने लगी, जो देखकर सभी लोग शॉक हो गए थे और कहने लगे थे ये तो ताई सेट का सुप्रीम शॉट है। तभी लिनफेंग भी उस जगह पे आ जाता है, तो वो कहने लगता है बच्चे अभी तक तुम मरे नहीं। अब लिनफेंग सुप्रीम शॉट ताई को उसकी हेल्प करने के लिए कहता है, तो वो लिनफेंग के हेल्प के लिए लिनफेंग के पास आ जाती है। जो देखते ही जियांगजे के लोग यहाँ से भागने लगे थे, मगर लिनफेंग कहता है तुम इतना सब कुछ करके यहाँ से भागना चाहते हो। ये कहने के बाद वो उन सभी पे सुप्रीम शॉट ताई से अटैक करके मार देता है। इधर वो मास्क पहना हुआ एल्डर अपने मास्टर से कहता है मास्टर अब हमें यहाँ से चलना होगा, क्योंकि यहाँ की पूरी सिचुएशन चेंज हो गई है। तो वो कहता है बेवकूफ तुम्हें दिख नहीं रहा है उसके पास क्या है, अगर वो शॉट मुझे मिल जाता है तो मेरी पावर हद से ज्यादा बढ़ जाएगी और पूरे स्पिरिचुअल रियलम में मेरा कोई भी मुकाबला नहीं कर पाएगा। इधर लिनफेंग शॉट पवेलियन और फ्लेम वैली के लोगों से कहता है अब तुम्हारी बारी। ये कहने के बाद वो उन दोनों पे अटैक कर देता है, जहाँ पे शॉट पवेलियन के लोग लिनफेंग के अटैक को ब्लॉक करने की अपनी पूरी कोशिश करते हैं, मगर वो इसमें नाकामयाब होकर मारे जाते हैं। दूसरी तरफ फ्लेम वैली का एंसेस्टर लिनफेंग के अटैक को अपने डिवाइन फर्नेस से रोकने की कोशिश करता है, मगर वो भी नाकामयाब हो जाता है। अब लिनफेंग का अटैक फ्लेम वैली के लोगों को लगने वाला था, मगर तभी ताई सेक्ट के हेडमास्टर लिनफेंग से कहते हैं कि वो फ्लेम वैली के लोगों को ना मारे, क्योंकि फ्लेम वैली की प्रिंसेस की वजह से ही वो पहले से ही वॉर के लिए प्रिपेयर्ड हो पाए। जो सुनते ही वो अपने अटैक की डायरेक्शन को चेंज कर देता है, जिस वजह से अब वो अटैक मिस्टीरियस कल्टीवेटर को लगने वाला था, लेकिन वो अपने स्पिरिचुअल बॉडी से उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, मगर वो ब्लॉक
नहीं कर पाता है। इस वजह से वो अपनी जान बचाने के लिए एस्केप तालिस्मान का यूज करते हुए अपने साथी के साथ यहाँ से भाग जाता है। जो देखते ही लिन फेंग व्हाइट गेट का यूज करते हुए उनका पीछा करने लगा, क्योंकि लिन फेंग अपने इतने खतरनाक एनिमी को जिंदा रहने नहीं दे सकता था। तो एल्डर गुआनमिंग कहने लगे थे इस बच्चे के पास तो स्पेस पावर को भी कंट्रोल करने की एबिलिटी है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर उन दोनों मिस्टीरियस कल्टीवेटर पे आता है जो अभी यहाँ से भाग रहे थे। लेकिन तभी लिन फेंग भी उन दोनों का पीछा करते हुए उनके पास आ जाता है। लिन फेंग को देखते ही वो दोनों घबरा जाते हैं, मगर लिन फेंग बिना रहम किए हुए बस अपने एक ही अटैक से उन दोनों को किल कर देता है। उन दोनों को किल करने के बाद लिन फेंग उनके ट्रेजर्स को भी अपने पास रख लेता है। इधर एल्डर गुआनमिंग को लिन फेंग की फिक्र हो रही थी, तो शाओटियन उनसे कहने लगा आपको मेरे मास्टर की फिक्र करने की जरूरत नहीं, मेरे मास्टर उन दोनों को बस अपने सिंगल अटैक से ही किल कर सकते हैं। तभी लिन फेंग भी वापस आ गया था और वो शाओटियन से कहने लगा तुम फिर से यहाँ पर फालतू की बकवास करने लगे। लिन फेंग को देखकर लिन टियानकी उसके पास आ जाता है। अब लिन टियानकी का पेट लिन फेंग से कहते हैं मास्टर आपने उन दोनों को मार तो दिया, लेकिन अभी भी हमें उनकी आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता। तो लिन टियानकी कहता है हमें उनकी आइडेंटिटी जानने की कोई भी जरूरत नहीं, वो बस एक बुरे लोगों का ग्रुप था, इसलिए हमें उनके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। तभी एल्डर गुआनमिंग लिन फेंग से कहते हैं बच्चे तुम अभी बहुत ही ज्यादा यंग हो, लेकिन तुम्हारी पावर इस ओल्ड मैन से भी ज्यादा है। तो लिन फेंग कहते हैं एल्डर आप तो खाली पीली का मेरी तारीफ कर रहे हैं, अगर मेरे पास सुप्रीम शॉट टाई नहीं होती तो मेरे लिए उन लोगों को हरा पाना इजी नहीं होता। तभी शाओटियन लिन फेंग के पास सनलो प्लेग लेकर आता है। अब वो लिन फेंग से पूछता है मास्टर अब हमें इसका क्या करना चाहिए, जिसपे लिन फेंग उससे कहता है तुम इसे अपने पास रख लो क्योंकि ये मेरे किसी भी काम का नहीं। जो सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब लिन फेंग ताइसेक के हेडमास्टर से कहता है मास्टर अब हमें फ्लेम वैली के लोगों के साथ क्या करना चाहिए। तो वो कहते हैं फ्लेम वैली की प्रिंसेस काफी ज्यादा टैलेंटेड है और उसने हमारी मदद भी की, इसलिए हम उसे कुछ भी नहीं करेंगे, पर फ्लेम वैली के मास्टर्स और एंसेस्टर इनको हम आसानी से नहीं जाने दे सकते, इस वजह से इनको ताइसेक के कैद खाने में 10 सालों तक कैद रहना होगा। तो फ्लेम वैली का एंसेस्टर इस चीज के लिए राजी नहीं था। जो देखते ही लिन फेंग ने सुप्रीम शॉट ताई को निकाल लिया था। इस वजह से ताइसेक का मास्टर एंसेस्टर को समझाते हुए कहता है एंसेस्टर प्लीज मान जाइए वरना हमारा फ्लेम वैली नहीं बचेगा। जो सुनने के बाद भी वो राजी नहीं हो रहा था। इस वजह से ताइसेक के एंसेस्टर उसके ऊपर अटैक करके उसके कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और अब वो फ्लेम वैली के मास्टर और एल्डर को ताइसेक के जेल में भेज देते हैं। जिसके बाद ताइसेक के हेडमास्टर कहते हैं अगर फ्लेम वैली फ्यूचर में किसी भी इविल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं होगा तो वो सदर्न रीजन के वेस्ट एरिया में रह सकते हैं। जो सुनकर फ्लेम वैली की प्रिंसेस हेडमास्टर का शुक्रिया अदा कर अपने एंसेस्टर के साथ ताइसेक से चली जाती है। उन दोनों के यहाँ से जाते ही इस जगह पर फिर से हेवनली क्लैमिटी आ जाता है। जो देखते ही शाओटियन डर के मारे लिन फेंग के सोल सी में वापस छुप जाता है। तभी थंडर ड्रैगन समझ जाते हैं कि ये यहाँ पर सुप्रीम शॉट ताई के लिए आया है। इस वजह से वो फौरन से ताई शॉट को लिन फेंग से अलग कर देते हैं। अब वो हेवनली क्लैमिटी ताई शॉट के स्पिरिट से कहता है तुम्हारी पावर इस वर्ल्ड के रूल्स को ब्रेक कर रही है, इसलिए अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। ये कहने के बाद वो ताई शॉट के ऊपर अटैक कर देता है। तो वो कहती है भले ही मैं अपनी पीक कंडीशन में नहीं हूँ और मैं बस अपनी 0.1% पावर का यूज कर सकती हूँ, मगर फिर भी मैं तुमसे फाइट करूंगी। ये कहने के बाद वो लिन फेंग को पीछे रहने का बोल के हेवनली क्लैमिटी के अटैक को ब्लॉक करने के लिए चली जाती है, मगर वो उसे ब्लॉक नहीं कर पाती है। इस वजह से अब लिन फेंग ताई शॉट को प्रोटेक्ट करने के लिए हेवनली क्लैमिटी के अटैक के बीच में आ जाता है, जिस वजह से हेवनली क्लैमिटी को मजबूरन अपने अटैक को स्लो डाउन करना पड़ता है। और अब लिन फेंग इसी मौके का फायदा उठाकर ताई शॉट को व्हाइट गेट का यूज करते हुए हेवनली क्लैमिटी के अटैक से बचा लेता है। जो देखकर सभी लोग शॉक हो गए थे। अब हेवनली क्लैमिटी ताई शॉट के स्पिरिट से कहता है मैं बस तुम्हारी पावर को सील करना चाहता हूँ, इसलिए अगर तुमने फिर से रेजिस्ट किया तो मैं बिना कोई रहम के तुम्हें किल कर दूंगा। ये कहने के बाद वो पावर सप्रेसिंग सील से ताई शॉट के ऊपर अटैक कर देता है। तो लिन फेंग दोबारा से उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, मगर वो ब्लॉक नहीं कर पाता है। इस वजह से हेवनली क्लैमिटी का अटैक ताई शॉट को जाकर लग जाता है और अब उसकी पावर यहाँ पर सील हो जाती है। तो ताई शॉट हेवनली क्लैमिटी से कहती है अगर आज मैं अपनी पीक कंडीशन में होती तो मैं तुम्हें बस एक ही अटैक में किल कर सकती थी। ये कहने के बाद वो अपने शॉट में वापस चली जाती है। जो देखकर लिन फेंग को हेवनली क्लैमिटी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो हेवनली क्लैमिटी कहता है बच्चे अभी तुम स्पिरिचुअल रियलम में हो, इसलिए अगर तुम्हें पावरफुल बनना है तो स्पिरिचुअल रियलम के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना होगा, वरना तुम बिला वजह मारे जाओगे। जो सुन के अब वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, मगर तभी थंडर ड्रैगन उसे रोकते हुए कहते हैं लिन फेंग अभी तुम इससे मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी पावर बहुत ही ज्यादा कम है, इसलिए सबसे पहले तुम्हें सुप्रीम गॉड रियलम को अचीव करना होगा। जब तुम उस लेवल पर पहुंच जाओगे तो तुम इसे बहुत ही आसानी से हरा दोगे, इसलिए थोड़ा सा सब्र रखो। इधर हेवनली क्लैमिटी लिन फेंग को रूल्स और रेगुलेशन बताने के बाद वापस चला जाता है। अब लिन फेंग कहता है बस कुछ वक्त की बात है, जिसके बाद मैं इतना ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा कि कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। यह कहने के बाद वो ताई शॉट से कहता है सीनियर आप फिक्र ना करें, मैं आपके ऊपर लगे हुए सील को हटाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा और कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ निकालूंगा। जो सुनकर सॉर्ड स्पिरिट लिन फेंग से कहती है लिन फेंग तुम सच में बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, तुम्हारे जैसा दिन तो किसके पास भी नहीं, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। यह कहने के बाद वो वापस से ताइसेक के फॉरबिडन एरिया में चली जाती है क्योंकि उसे अपनी एनर्जी को रिस्टोर करना था। जिसके बाद हमें ताइसेक का मेन हॉल दिखाया जाता है जहाँ पे ताइसेक के एंसेस्टर एल्डर गुआनमिंग का शुक्रिया अदा कर रहे थे क्योंकि उन्होंने सही वक्त पर आकर ताइसेक की हेल्प की थी। तो वो कहते हैं इसमें शुक्रिया की क्या बात, वैसे भी हम तो एक फैमिली जैसे है, क्योंकि शियून की शादी हमारे युआनमिंग पैलेस में जो हुई है। शियून का नाम सुनकर एक एंसेस्टर कहने लगे थे शियून तो बचपन से ही बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड थी
मगर ये 20 साल पता नहीं बस पलक झपकते ही गुजर गया और अब तो उसका एक ग्रैंडसन भी है। अब वो कहते हैं आखिर कियानकुई किधर है, उसकी शादी का क्या प्लान है। कियानकुई का नाम सुनकर लिनफेंग के हाथ से चाय का कप गिर जाता है। इधर लिन टियान के एंसेस्टर की बात को सुनकर कह रहा था मेरी मदर की शादी तो पहले ही हो गई है, तो अब वो दोबारा से शादी क्यों करेंगी। जो सुनते ही लिनफेंग को कियानकुई के साथ गुजारे हुए पल याद आने लगते हैं और अब लिनफेंग कहता है तभी मैं सोचूं लिन टियानकी का चेहरा मेरे बचपन के चेहरे से क्यों मिलता है। इधर लिन टियानकी कह रहा था मेरे फादर एक ग्रेट हीरो है जो अपने वर्ल्ड को डीमन से प्रोटेक्ट कर रहे हैं और अब वो कहता है कि मेरी मदर ने कहा है कि आने वाले 2 सालों के बाद मेरे फादर हमसे मिलने यहाँ पर जरूर आएंगे और जब तक मेरे फादर यहाँ पर आएंगे तब तक मैं ब्रेक थ्रू करके और भी ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। जिसपे शाओटियन कहता है तुम एक जीनियस बच्चे हो इसलिए तुम्हारे फादर तुम पर जरूरी प्राउड फील करेंगे। तो लिनफेंग भी कहता है सच में तुम्हारे फादर लकी है जो उन्हें तुम जैसा प्यारा बेटा मिला। जो सुनकर लिन टियानकी कहता है अंकल क्या आपको भी मैं प्यारा लगता हूँ। ऐसा मुझे भी लगता है। लिन टियानकी की ऐसी बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी एल्डर्स हंसने लगे थे और कहने लगे थे हम तुम्हारे फादर से मिलने के लिए बेताब हैं। तभी एल्डर ग्वानमिंग कहते हैं हम लिन टियानकी को वापस लेकर जा रहे हैं क्योंकि इसके पास आउटर वर्ल्ड की लेगेसी है जिस वजह से हो सकता है कि और भी लोग टियानकी के पीछे आए। तो शाओटियन कहता है आप फिक्र ना करें, जब मेरे मास्टर की सील हट जाएगी तो वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, तब वो लिन टियानकी को दुश्मनों से बहुत ही आसानी से प्रोटेक्ट करेंगे। तभी एल्डर चू कियानकुई के फादर से कहते हैं लिन टियानकी का ख्याल रखना क्योंकि अभी तक हमें उन मिस्टीरियस लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता, हो सकता है कि वो फ्यूचर में फिर से वापस आए। पूरा युआनमिंग पैलेस लिन टियानकी की हिफाजत करेगा। ये सब कहने के बाद अब वो लिन टियानकी को लेकर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं मगर जाने से पहले लिन टियानकी ने लिनफेंग से प्रॉमिस लिया था कि वो खाली वक्त में उससे मिलने जरूर आएगा। अब लिन टियानकी अपने लोगों के साथ यहाँ से जाने लगा तो लिनफेंग लिन टियानकी को देखते हुए अपने मन में कहने लगा तुम बस इंतजार करो, जब मैं अपने सभी कामों को निपटा लूंगा तब मैं तुमसे और कियानकुई से मिलने जरूर आऊंगा। अभी वो यहाँ पे ये सोच ही रहा था कि तभी हेडमास्टर उससे पूछते हैं कि अब उसका आगे का क्या प्लान है। तो वो कहता है कि मैं अपनी बॉडी के पावर को बैलेंस करने के लिए झाओयी बैटल में हिस्सा लूंगा। अब वो हेडमास्टर को फॉरबिडन वर्ल्ड के किन फैमिली के सीक्रेट स्वॉर्ड फॉर्मेशन को देते हुए कहता है मास्टर ये स्वॉर्ड फॉर्मेशन इमॉर्टल लेवल की टेक्निक है और इसको जूशियन स्वॉर्ड फॉर्मेशन कहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे अपने पास रखें क्योंकि ये ताई सेट को उनके दुश्मनों से प्रोटेक्ट करने में काम आएगा। जो सुनकर वो उस टेक्निक को देखते हैं तो उसके अंदर एक पावरफुल स्वॉर्ड फॉर्मेशन दिखाई देता है जिसके स्वॉर्ड प्रेशर को फील करके वो हैरान हो गए थे। अब वो लिनफेंग से कहते हैं क्या तुम सच में हमें ये देना चाहते हो। फिर लिनफेंग कहता है हाँ मगर इसे हर किसी को मत देना। जो सुनकर ताई सेट के ओल्ड मास्टर उसको एक सेफ लोकेशन पे रख देते हैं और वो अपने लोगों से कहते हैं ये टेक्निक सिर्फ हेडमास्टर के सक्सेसर को ही मिलेगा। जिसके बाद हमें लिनफेंग को दिखाया जाता है जो अपने घर के बाहर टहल रहा था मगर तभी चूलियांग अपनी एक साथी के साथ लिनफेंग के पास आ जाती है और अब वो लिनफेंग से कहती है फॉरबिडन वर्ल्ड में तुमने हमारी जान बचाई, साथ ही आज तुमने ताई सेट को डिस्ट्रॉय होने से बचाया, पता नहीं हम तुम्हारे इस एहसान का बदला कैसे चुकाएंगे। तो शाओटियन कहता है अगर तुम्हें मेरे मास्टर के एहसान का बदला चुकाना है तो क्यों ना तुम मेरे मास्टर के साथ शादी कर लो। जो सुन के वो वहाँ पर शर्माने लगती है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10,000 वर्ल्ड के एक और न्यू एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं चूलियांग की साथी को जो लिनफेंग के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गई थी मगर लिनफेंग उससे कहता है तुम इस बेवकूफ की बातों में मत आओ, ये तो यहाँ पर हमेशा से ही फालतू की बकवास करते रहता है। जिसपे चूलियांग भी उसको समझाते हुए कहती है लिनफेंग बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है इसलिए हमारा और लिनफेंग का कोई भी मैच नहीं। तभी शाओटियन चूलियांग से कहता है तुम्हारी फैमिली में तो लिन टियांकी जैसा एक जीनियस बच्चा है तो क्या तुम हमें उसकी मदर के बारे में नहीं बताओगी। जिसपे चूलियांग उसको बताती है लिन टियांकी की मदर का नाम कियानकुई है और वो युआनमिंग पैलेस में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लेडी है। साथ ही उसने छोटी सी ही उम्र में एम्परर लेवल के मार्शल सोल को एक्टिवेट कर लिया था मगर उसकी ब्लड लाइन एक्टिवेट नहीं हो रही थी। इस वजह से उसके फैमिली के लोग उसकी शादी कराना चाहते थे मगर वो शादी करने के लिए राजी नहीं थी, इसलिए वो आज से 5 साल पहले शादी से बचने के लिए घर से भाग गई थी। लेकिन जब वो वापस आई तो उसकी ब्लड लाइन भी एक्टिवेट हो गई थी और उसी वक्त उसने लिन टियानकी को भी जन्म दिया था। जो सुनते ही लिनफेंग को उसके लिए बुरा लगने लगा क्योंकि उसने पास्ट में बहुत कुछ सहा है। इधर शाओटियन को कियानकुई और उसकी फाइटिंग सीन्स याद आने लगे थे जब 5 साल पहले लोअर वर्ल्ड में उसने कियानकुई से फाइट किया था। अब वो ये सोचते हुए कहता है मुझे पहले से ही पता था कि लिन टियानकी की मदर होना हो वही होगी, मैं तो बस विश करता हूँ कि जब हम मिले तो वो मुझसे बदला ना ले ले। अगर वो बदला लेने पे आ गई तो मास्टर भी उसका ही साथ देंगे क्योंकि वो मास्टर की वाइफ जो है। अब लिनफेंग चूलियांग और उसकी साथी को ग्रीट करते हुए कहता है कि उसे यहाँ पर अभी रेस्ट करना है इसलिए अब वो यहाँ से जा सकती है, लेकिन अगर जब उसे उन दोनों की जरूरत होगी तो वो उन्हें यहाँ पर बुला लेगा। जो सुन के चूलियांग और उसकी साथी यहाँ से जाने लगी थी। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर ताइसेब के फॉरबिडन एरिया में आता है जहाँ पे आकर लिनफेंग उन्हीं दोनों ट्रेजर्स को निकाल लेता है जो उस मिस्टीरियस मैन के पास थे। तभी थंडर ड्रैगन भी बाहर आ जाते हैं और वो इन दोनों ट्रेजर्स को देखकर कहने लगे थे ये तो ट्रू गॉड लेवल का एक डिवाइन ट्रेजर है पर इसकी पावर अभी सप्रेस की गई है, लेकिन फिर भी इसमें वर्चुअल गॉड जीएलएम के पीक की पावर है। अब वो लिनफेंग से कहते हैं बच्चे अगर तुम्हें इसे अपना बनाना है तो उससे पहले तुम्हें इसके ऊपर लगे हुए सील को तोड़ना होगा, मगर तुम इस काम को मुझ पर छोड़ दो, तुम बस इसका अपने स्पिरिचुअल मार्क को लगाने पे ध्यान दो। ये कहने के बाद वो अपनी पावर का यूज करके उन ट्रेजर्स पे लगे हुए सील को तोड़ने लगे थे। अब जैसे ही उनका काम कंप्लीट हो जाता है तो लिनफेंग भी अपने काम को
शुरू कर देता है। हम देखते हैं लिनफेंग को जो बहुत ही बारीकी और सफाई के साथ उन ट्रेजर्स के ऊपर अपने स्पिरिचुअल मार्क को कार्व कर रहा था। अब जैसे ही लिनफेंग इसके ऊपर अपने स्पिरिचुअल मार्क को कार्व कर लेता है तो ये ट्रेजर हमेशा के लिए लिनफेंग का हो जाता है। जिसके बाद हमें दूर पहाड़ों के ऊपर उसी मिस्टीरियस मैन को दिखाया जाता है जिसके क्लोन को लास्ट एपिसोड में लिनफेंग ने किल किया था। इस तरफ वो बंदा अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था मगर वो इसमें फेल हो जाता है जिस वजह से वो यहाँ पर घायल हो गया था। अब वो कहता है अगर मुझे आउटर वर्ल्ड की लेगेसी और ट्रेजर्स मिल जाते तो मैं बहुत ही आसानी से हेवनली गॉड रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लेता। मगर पता नहीं वो लड़का कहाँ से बीच में टपक पड़ा। अगर वो बीच में नहीं टपकता तो मेरा प्लान कामयाब हो जाता। मगर कोई बात नहीं, अब वक्त आ चुका है अपने दूसरे प्लान को एक्टिवेट करने का। उसके ये कहते ही हमारा ये सीन यहीं पर कट हो जाता है जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर लिन टियानकी पे आता है जो अपने घर युआनमिंग पैलेस पहुंच गया था जहाँ पर लिन टियानकी को अपने सामने देखकर उसकी दोनों बहनें खुश हो गई थी। अब लिन टियानकी अपनी दोनों बहनों से मिलने के बाद उन दोनों को साइड करते हुए कियानकुई के गले लग जाता है। साथ ही वो कहते हैं मदर मैंने आपको बहुत ही ज्यादा मिस किया, जिसपे कियानकुई भी कहती है मैंने भी तुम्हें मिस किया। और अब वो कहते हैं मैंने एंसेस्टर को ट्रेजर दे दिया इस वजह से वो बहुत ही जल्द रिकवर हो जाएंगे जिसके बाद आपको किसी से भी शादी करने की जरूरत नहीं होगी। तो कियानकुई कहती है बहुत अच्छे, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो वो कहता है आपको प्रोटेक्ट करना तो मेरा पर्स था इसलिए मैं आपको हमेशा प्रोटेक्ट करता रहूंगा। जो सुनकर कियानकुई की दोनों बेटियां भी उसके गले लगते हुए कहती है मदर हम भी आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। ये सब देखकर कियानकुई के फादर कहते हैं ये बच्चे तो सच में सेंसिबल है, पर पता नहीं इनके फादर। अभी उनका ये कहना ही था कि तभी कियानकुई उनको गुस्से से घूर के देखती है। तो वो बात पलटते हुए कहते हैं टियानकी क्या तुम अपनी मदर को वो सब नहीं बताओगे जो तुमने बाहर एक्सपीरियंस किया। जिसपे टियानकी लिनफेंग के बारे में बताते हुए कहते हैं मदर क्या आपको पता है मैं आउटर वर्ल्ड में एक ऐसे पर्सन से मिला जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और उसका नाम गुफेंग था। वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि बस अपने एक ही अटैक से वर्चुअल गॉड रियलम के कल्टीवेटर को डिफीट कर देता था। साथ ही उसके पास गॉड लेवल फिनिक्स मार्शल सोल और कलरलेस सॉर्ड मार्शल सोल थी। जो सुनते ही उसको वहाँ पर लिनफेंग का ख्याल आता है और उसके दिमाग में लिनफेंग की यादें घूमने लगी थी क्योंकि लिनफेंग के पास भी कुछ इसी तरह का मार्शल सोल था। अब वो कहने लगती है क्या ये कोई इत्तेफाक है या फिर वो सच में यहाँ पर आ गया। अपनी मदर को ख्यालों में खोया हुआ देखकर लिन टियानकी उससे पूछता है मदर आप ठीक तो है ना। तो वो कहती है तुम मेरे बारे में फिक्र मत करो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो सुनकर लिन टियानकी अपनी स्टोरी को बताना जारी रखता है और अब वो बताता है अंकल लिनफेंग के पास ऐसे ऐसे टेक्निक्स और ऐसे ऐसे डिवाइन ट्रेजर्स है जिनका यूज करते हुए वो किसी भी वॉरियर को बहुत ही आसानी से हरा देते हैं। साथ ही जब मैं मुसीबत में होता था तो वो मेरी मदद करने जरूर ही आते थे और एक मर्तबा तो उन्होंने मुझे बचाने के लिए एक पावरफुल डीमन को खत्म कर दिया था। इसी दौरान मेरी फिनिक्स मार्शल सोल भी एक्टिवेट हो गई थी और उन्होंने ही मुझे अपनी जान पर खेलकर फॉरबिडन वर्ल्ड से बाहर भेजा था। अगर वो मेरे साथ ना होते तो मैं फॉरबिडन वर्ल्ड में ही फंसकर रह जाता। ये सब बताने के बाद वो अपनी मदर को अपना फिनिक्स मार्शल सोल दिखाता है जो देखकर कियानकुई और उसकी दोनों बहनें बस उसे शॉक होकर देखे जा रही थी। इधर कियानकुई के फादर भी हैरान हो गए थे और वो कहने लगे ये तो गॉड लेवल फिनिक्स मार्शल सोल है। सच में इस बच्चे का जो कोई भी फादर होगा वो कोई सिंपल पर्सन नहीं होगा। अब टियानकी अपनी मदर के पास आकर पूछता है क्या उसके फादर के पास भी फिनिक्स मार्शल सोल है। तो वो हाँ कहती है। जो सुनकर लिन टियानकी कहने लगा कहीं अंकल गुफेंग ही तो मेरे फादर नहीं। तो कियानकुई उससे पूछती है लिनफेंग तुम्हें किस तरह ट्रीट करता था। तो लिन टियानकी कहता है अंकल गुफेंग तो बहुत ही ज्यादा अच्छे है, वो मुझे बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे और तो और मैंने उनके साथ बैठकर ड्रिंक भी किया। जो सुनकर कियानकुई उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है और उसके कान को खींचते हुए कहती है अब तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई जो तुम ड्रिंक भी करने लगे। तो वो कहता है मदर मुझे माफ कर दो मैं तो बस मजाक कर रहा था। इधर लिन टियानकी की दोनों बहनें उसकी ऐसी हालत देखकर उसके ऊपर हंस रही थी। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टियानकी सो रहा था और वहीं पे कियानकुई अभी भी लिनफेंग के ख्यालों में ही डूबी हुई थी। वो लिनफेंग के बारे में सोचते हुए कह रही थी अगर वो तुम ही हो तो फिर तुम मुझसे मिलने आए क्यों नहीं, कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गए। कियानकुई के इसी बात के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइज अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर जरूर से सेट कर दें ताकि नेक्स्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड को। गाइज ये वाला एपिसोड एंड तक जरूर से देखना क्योंकि इस वाले एपिसोड में आप लिनफेंग के फियांसे को देखने वाले हो और आप इसमें लिनफेंग के वर्ल्ड के लोगों को भी देखने वाले हो। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें काफी दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रेट एल्डर लिनफेंग और चूलियांग का इंतजार कर रहे थे क्योंकि आज के दिन यही इन दोनों को जाओयी बैटल में लेकर जाने वाले थे। अब काफी देर तक इंतजार करने के बाद अब फाइनली चूलियांग और लिनफेंग ग्रेट एल्डर के पास आ जाते हैं। अब ग्रेट एल्डर लिनफेंग और चूलियांग को समझाते हुए कहते हैं कि हम जिस जगह पर जा रहे हैं वहाँ पर कोई भी बखेड़ा मत खड़ा करना और बेमतलब के फाइट से हमेशा दूर रहना क्योंकि उस जगह पर जाओयी बैटल में पार्टिसिपेट करने के लिए काफी सारे पावरफुल सेक्ट के जीनियस डिसाइपल्स आने वाले हैं जो कि बिल्कुल भी कमजोर नहीं होंगे। जिस पे शाओटिन कहता है अगर हम इसी तरह से डरते रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे और स्ट्रॉन्ग कैसे बनेंगे। जिस पर ग्रेट एल्डर कहते हैं कि मैं तुम्हें डर कर रहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बस तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुम फालतू के लड़ाई झगड़े से दूर रहना। अब वो ये कहने के बाद एक पोर्टल को ओपन कर देते हैं। साथ ही वो लिनफेंग और चूलियांग से कहते हैं कि तुम दोनों मेरे पीछे इस पोर्टल में आओ। जो सुनकर वो दोनों उनके साथ पोर्टल में इंटर हो जाते
जाते हैं, जिसके बाद हमें एक बहुत ही बड़े सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे एंशिएंट बिल्डिंग्स थे। अब चूलियांग इस सिटी को देखकर हैरान होते हुए कहने लगी थी, सच में ये पूरे जोंगजाओ कॉन्टिनेंट का पहला एंशिएंट सिटी कहलाने के वर्दी है। तो शाओटियन कहता है ये तो टियानियाओ सिटी के सामने कुछ भी नहीं। टियानियाओ सिटी का नाम सुनकर लिनफेंग उससे पूछता है आखिर ये टियानियाओ सिटी है किधर, क्या ये जोंगजाओ कॉन्टिनेंट से दूर है? तो वो कहता है हाँ बहुत दूर है। अब एक सोल्जर ग्रेट एल्डर से उनका आइडेंटिफिकेशन कार्ड मांगता है, तो ग्रेट एल्डर उस सोल्जर को एक स्क्रोल निकाल कर दे देते हैं। इस वजह से अब वो ग्रेट एल्डर के आइडेंटिफिकेशन को उस स्क्रोल के जरिए चेक करने लगा था। इस तरफ चूलियांग लिनफेंग को बता रही थी कि ये सोल्जर यहाँ का आउटर डिसाइपल है और इसका काम इस जगह के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना है। अब वो सोल्जर ग्रेट एल्डर के स्क्रोल को उनको वापस देते हुए कहता है कि आप सभी आगे जा सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि सिटी के अंदर फाइट करना मना है। अगर आपको फाइट ही करना है तो आप लाइफ एंड डेथ अरीना में जाके फाइट कर सकते हैं, अदरवाइज किसी ने भी सिटी के रूल्स को ब्रेक करने की कोशिश की तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। ये सब बताने के बाद वो ग्रेट एल्डर को उनके कोर्टयार्ड का की दे देता है और वो सोल्जर ग्रेट एल्डर से कहता है कि आप सभी कोर्टयार्ड नंबर 9 में रह सकते हैं क्योंकि वो अभी खाली है। जो सुनकर ग्रेट एल्डर लिनफेंग और चूलियांग के साथ कोर्टयार्ड नंबर 9 में चले जाते हैं। लिनफेंग के यहाँ से जाते ही इस जगह पर एक और पोर्टल खुलता है और उसके अंदर से एक लड़की निकलती है और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि लिनफेंग को धोखा देकर उसके मार्शल सोल को चोरी करने वाली उसकी खुद की फियांसे थी। अब वो कहने लगी थी इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के बाद मैं पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाऊंगी, जिसके बाद मुझे कोई भी होली लैंड जाने से नहीं रोक पाएगा। उसकी ऐसी बात सुनकर उसके साथ आई हुई एक लेडी एल्डर जो कि लिनफेंग को धोखा देने के वक्त इस लड़की के साथ थी, वो कहने लगी थी मिस आपकी पावर पहले ही हेवनली रिलम पे पहुंच गई है, इसके अलावा आपके पास सॉर्ड गॉड की इनहेरिटेंस भी है। इन सब चीजों को देखते हुए आप जरूरी टॉप 5 में आराम से आ जाएंगी। जो सुनकर ये लड़की एकदम से गुस्सा हो जाती है और कहती है क्या कहा तुमने टॉप 5? मुझे टॉप 5 में नहीं आना बल्कि फर्स्ट पोजीशन में आना है। अब वो वहाँ पे मौजूद सोल्जर को अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाकर आगे बढ़ जाती है। उसके पीछे और भी सेक्ट के डिसाइपल्स थे जो इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आए थे और ये यहाँ पर काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे क्योंकि अगर ये लोग एक बार इस कंपटीशन में अच्छी रैंकिंग हासिल कर लेंगे तो उन्हें कल्टीवेशन करने के लिए होली लैंड जाने मिलेगा, जहाँ पर जाने के बाद इनकी पावर बहुत ही जल्द बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इन डिसाइपल्स के बीच में हम गुसन कॉन्टिनेंट के सॉर्ड वैली की एक डिसाइपल शाओ शाओ को देखते हैं जो अपने साथी के साथ इस जगह पर इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आई थी और अब वो अपने साथी को एक जगह पर लेकर आ जाती है जहाँ पर पहले से ही काफी सारे डिसाइपल्स मौजूद थे। अब वो अपने साथी को बताते हुए कहती है कि हम इस जगह पर अपने कॉम्बैट पावर का टेस्ट दे सकते हैं, टॉप 100 डिसाइपल्स के लिस्ट में अपना नाम भी लिखवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारी कॉम्बैट पावर इन टॉप 100 डिसाइपल्स में से ज्यादा होनी चाहिए जिनके नाम अभी इस रैंकिंग लिस्ट के अंदर है। जो सुनकर उसका साथी रैंकिंग लिस्ट के अंदर मौजूद लोगों के नाम पढ़ने लगा था, तभी उसे रैंकिंग लिस्ट के टॉप पर मिंग का नाम दिखाई देता है। तो वो कहने लगा था ये तो वही लड़की है ना जिसने मास्टर लिनफेंग को धोखा दिया था। जो सुनकर शाओ शाओ कहने लगी थी तुम्हें तो स्पिरिचुअल रियलम के लोगों के बारे में भी पता है। वहीं पर हमें मिंग को दिखाया जाता है जो अपने कोर्टयार्ड में बैठकर आराम से चाय पी रही थी। तभी ओल्ड लेडी मिंग से कहने लगी थी मिस आप तो कमाल की है, आप तो यहाँ पर आते ही फेमस हो गई। बाहर की तरफ लोग रैंकिंग लिस्ट में आपका नाम देखकर हमारे फैमिली की तारीफ कर रहे हैं। सच में आज के दिन तो आपने हमारे फैमिली का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। तो मिंग कहती है ये तो बस शुरुआत है, मुझे यहाँ पे ही नहीं बल्कि होली लैंड में भी अपना नाम बनाना है। तो वो बुढ़िया कहती है मिस आपके पास तो सॉर्ड मार्शल सोल और वाइड स्पिरिट मार्शल सोल है, साथ ही आपके पास सॉर्ड गॉड का भी इनहेरिटेंस है, जिस वजह से मुझे आप पर पूरा यकीन है कि आप होली लैंड में भी अपना नाम बना लेंगी। जो सुन के मिंग यहाँ पर मुस्कुराने लगी थी। दूसरी तरफ हम शाओ शाओ को देखते हैं जो यहाँ के टेस्ट को देने के लिए तैयार हो गई थी क्योंकि उसे भी रैंकिंग लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराना था ताकि उसको और उसके सेक्ट के लोगों को लोग जान सके। अब वो अपने सॉर्ड के अंदर स्पिरिचुअल पावर इकट्ठा करते हुए एक पावरफुल सॉर्ड स्लैश अटैक यहाँ मौजूद पिलर पे कर देती है, जिस वजह से उसकी एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है और उसकी एनर्जी की वजह से यहाँ पर खड़े लोगों को भी तकलीफ हो रही थी। वो तो इस एनर्जी प्रेशर के अंदर खड़े भी नहीं रह पा रहे थे। इस तरफ शाओ शाओ की कॉम्बैट पावर को सेंस करके वो पिलर शाओ शाओ को 16th रैंक देता है। शाओ शाओ का नाम 16th रैंक पर देखकर उसका साथी उसकी तारीफ करते हुए उसे कांग्रेचुलेट करने लगा था। साथ ही यहाँ मौजूद लोग भी उसकी तारीफें करते हुए कहने लगे थे फाइनली सॉर्ड वैली को जाकर अब एक जीनियस डिसाइपल मिली है, लगता है अब की बार होली लैंड में सॉर्ड वैली की डिसाइपल भी जाने वाली है। तभी जगह पे दो कल्टीवेटर्स आ जाते हैं जो दिखने में इविल लग रहे थे। अब एक डिसाइपल जिसके हाथ में फैन था और इसका नाम गोंग सुन ली था, वो कहता है तुम बस अपना नाम 16th रैंक पर दर्ज कराकर इतना ज्यादा खुश हो रही हो, तुमसे ज्यादा कॉम्बैट पावर तो मेरे गली के कुत्तों में होती है, तो फिर आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे भी अपने आप को जीनियस कहने की। जो सुन के शाओ शाओ का साथी गोंग सुन के ऊपर गुस्सा हो गया था और कहने लगा आखिर तुम होते कौन हो शाओ शाओ को जज करने वाले। तो वो कहता है तुम गुसन कॉन्टिनेंट के लोग इसी लायक के हो क्योंकि तुम हमारे सामने कीड़े के बराबर हो और तो और तुम्हारी हमारे सामने कोई भी औकात नहीं। जो सुनकर शाओ शाओ का साथी गुस्सा हो गया था और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगा था, मगर मिस शाओ शाओ उसे रोक देती है। मगर अब काफी ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि गोंगसुन के साथी को पता चल चुका था कि सामने खड़ा लड़का उससे लड़ना चाहता है। इस वजह से अब वो शाओ शाओ के साथी के ऊपर अटैक कर देता है, पर मिस शाओ शाओ बीच में आके उसके अटैक को ब्लॉक कर लेती है। लेकिन गोंगसुन ली के साथी का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था जिसके इम्पैक्ट को शाओ शाओ का साथी झेल नहीं पाता है, इसलिए अब उसके मुंह से यहाँ पर खून निकलने लगा। जो देखकर मिस शाओ शाओ उससे कहती है क्या तुम यहाँ पर इस सिटी के रूल्स को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता इस सिटी में फाइट करना मना है। जिस पर गोंगसुन का साथी हंसते हुए कहता है रूल्स, ये रूल्स तो तुम जैसे कमजोर लोगों के लिए होते हैं, हम जैसे स्ट्रॉन्ग लोगों पर कोई भी रूल अप्लाई नहीं होता क्योंकि स्ट्रॉन्ग लोग ही रूल्स को बनाते हैं। इस वजह से
उन्हें रूल्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं होती। जो सुनकर यहाँ पर मौजूद डिसाइपल्स में से एक डिसाइपल कहता है आखिरकार ये है कौन जो इतना ज्यादा एरोगेंटली बिहेव कर रहा है और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। जिस पर उसका साथी उसे बताता है क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, ये दोनों गोंगसुन फैमिली के लोग हैं और गोंगसुन फैमिली का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर 9th लेवल ऑफ वर्चुअल गॉड पर है। इस वजह से ये दोनों यहाँ पर इतना ज्यादा उछल रहे हैं। इस तरफ गोंगसुन ली एक स्पिरिचुअल पाम से शाओशाओ पे अटैक कर देता है तो शाओशाओ बहुत ही मुश्किल से उसके अटैक को ब्लॉक कर रही थी। अभी शाओशाओ यहाँ पर इसके अटैक को होल्ड कर ही रही थी कि तभी गोंगसुन ली ने शाओशाओ के ऊपर एक और अटैक कर दिया, जिस वजह से शाओशाओ उसके अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाती है और घायल होकर दूर गिर जाती है। अब गोंगसुन ली शाओशाओ को मारने के लिए उसके ऊपर काफी सारे स्पिरिचुअल शॉट से अटैक कर देता है। इससे पहले कि वो अटैक जाके शाओशाओ को लगता, उस जगह पे लिन फेंग अपने स्पिरिचुअल ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है आखिरकार किसकी हिम्मत हुई जो मेरे लिन फैमिली के लोगों को हर्ट करने की कोशिश कर रहा है। इस तरफ हम गोंगसुन ली के अटैक को देखते हैं जो लिन फेंग के स्पिरिचुअल ऑरा से पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। अब लिन फेंग चुलियांग के साथ इस जगह पर एक कूल एंट्री मारता है जो देखकर यहाँ मौजूद सभी डिसाइपल शॉक हो गए थे क्योंकि लिन फेंग ने बस अपने स्पिरिचुअल ऑरा से ही गोंगसुन ली के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब लिन फेंग अपने पास से एक डिवाइन लिक्विड निकालकर शाओशाओ के साथी के बॉडी के अंदर डाल देता है, जिस वजह से उसकी सभी इंजरीज फौरन से हील हो जाती है। जो देखकर तो गोंगसुन ली भी शॉक हो गया था क्योंकि उसने आज से पहले ऐसी कोई भी चीज नहीं देखी थी। इसलिए अब वो कहने लगा था लगता है ये कोई डिवाइन ट्रेजर है जो इंजरीज को इंस्टेंटली हील कर देता है। इस तरफ शाओशाओ का साथी जो लिन फैमिली का मेंबर था वो होश में आते हुए अपने सामने लिन फेंग को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था क्योंकि उसने लिन फेंग को पहचान लिया था कि वो और कोई नहीं बल्कि उसका यंग मास्टर लिन फेंग है। इससे अब वो कहने लगा था यंग मास्टर ये तो आप है, मुझे पता नहीं था कि आप भी इस जगह पर आएंगे। अब वो लिन फेंग को शाओशाओ के बारे में बताते हुए कहता है कि मास्टर ये सॉर्ड वैली की सबसे पावरफुल डिसाइपल है और इसका नाम शाओशाओ है। तो लिन फेंग भी उसे फुल इज्जत देते हुए कहता है कि मेरा नाम लिन फेंग है और मैं लिन शाओटियान का बेटा हूँ, साथ ही मैं लिन फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ये कहने के बाद लिन फेंग भी उसे एक डिवाइन लिक्विड दे देता है। इधर हम शाओशाओ को देखते हैं जो सॉर्ड किंग लिन शाओटियान का नाम सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो गई थी और वो शॉक होते हुए कहने लगी थी क्या तुम सच में सॉर्ड किंग लिन शाओटियान के बेटे हो। सॉर्ड किंग लिन शाओटियान का नाम सुनकर तो यहाँ मौजूद सभी लोगों में हड़कंप मच गया था और अब सभी लोग बस लिन शाओटियान के बारे में ही बातें करने लगे थे। तभी कुछ लोग कहने लगे थे लिन शाओटियान तो वही है ना जो अपने टाइम पर इस कंपटीशन का चैंपियन था और उस वक्त स्पिरिचुअल रियलम में कोई भी उसके जितना पावरफुल और टैलेंटेड नहीं था। और अब कुछ लोग बातें करते हुए कहने लगे थे मैंने सुना था कि जब लिन शाओटियान गॉड्स के अभ्यास में गया था तब गोंगसुन फैमिली के लोग उसे मारने के लिए उसके पीछे गए थे क्योंकि लिन शाओटियान के पास काफी सारे खतरनाक ट्रेजर्स थे। जो सुन के तो लिन फेंग का खून ही खौल जाता है। अब वो गुस्से से गोंगसुन ली को देखता है तो गोंगसुन ली बहुत ही ज्यादा डर जाता है। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10,000 वोल्ट के एक और न्यू एपिसोड को। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि गोंगसुन फैमिली के लोग लिन फेंग के रिलेटिव्स को परेशान कर रहे थे, इवन कि वो उनको मारने की भी कोशिश कर रहे थे, मगर लिन फेंग सही वक्त पर आकर उन लोगों को बचा लेता है। और उसे यहाँ पर आने के बाद ये पता चला था कि लिन शाओटियान यानी कि लिन फेंग के फादर को गायब करने के पीछे कहीं ना कहीं गोंगसुन फैमिली का भी हाथ था। इस वजह से वो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। लिन फेंग को इतने ज्यादा गुस्से में देखकर गोंगसुन ली बहुत ही ज्यादा डर गया था, मगर गोंगसुन ली के अंदर अभी भी घमंड था। इस वजह से वो डर को दूर करते हुए अपने बॉडी पर एक आर्मर को वियर कर लेता है जो आर्मर किसी भी वर्चुअल गॉड रियलम के अटैक्स को रोक सकता था। इसलिए अब वो काफी एटीट्यूड से लिन फेंग से कहता है कि भले ही तुम लिन शाओटियान के बेटे हो मगर तुम भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। जो सुनकर लिन फेंग अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा था तुमने आज यहाँ पर मेरे लोगों को हर्ट किया और मेरे फादर की बेइज्जती भी की, इस वजह से अब तुम यहाँ पर नहीं बचोगे। ये कहने के बाद वो एक पावरफुल अटैक गोंगसुन ली पे कर देता है जिस वजह से गोंगसुन ली एक ही झटके में मारा जाता है, इवन की उसकी बॉडी भी यहाँ पर नहीं बचती। अब कुछ लोग कहने लगते हैं कि ऐसा लगता है लिन फेंग तो अपने फादर से भी ज्यादा टैलेंटेड है। इस तरफ शाओशाओ लिन फेंग की इतनी खतरनाक पावर को देखकर कहने लगी थी यंग मास्टर लिन फेंग तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उन्होंने तो बस एक ही झटके में गोंगसुन ली को किल कर दिया। दूसरी तरफ गोंगसुन ली का साथी गोंगसुन ली को मरता हुआ देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। इस वजह से अब वो लिन फेंग को धमकाते हुए कहने लगा था तुमने गोंगसुन ली को मारकर अच्छा नहीं किया, अब तुम्हें गोंगसुन फैमिली नहीं छोड़ेगी। जो सुनकर लिन फेंग जरा भी रिएक्ट नहीं करता, उल्टा वो उस बंदे को गले से पकड़ते हुए उसके गले को चोक करते हुए उससे पूछने लगा था कि आखिर मेरे फादर के गायब होने के पीछे किन किन लोगों का हाथ है। अभी लिन फेंग उससे ये पूछ ही रहा था कि तभी गोंगसुन फैमिली का एक एल्डर जिसका नाम गोंगसुन लियू था वो यहाँ पर आते हुए लिन फेंग के ऊपर एक पावरफुल अटैक कर देता है। इसलिए अब उसे लगने लगा था कि लिन फेंग उसके अटैक से मारा गया है, मगर तभी लिन फेंग अपनी थोड़ी सी पावर का यूज करते हुए उसके अटैक और गोंगसुन फैमिली के मेंबर को भी खत्म कर देता है। इस तरफ बाहर के शोरगुल से मिंग को भी पता चल जाता है कि यहाँ पर जरूरी कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए वो कहने लगी आखिर वो कौन होगा जिसने इस सिटी में शोर मचाने की कोशिश की। ये कहने के बाद जब वो बाहर की तरफ देखती है तो उसे गोंगसुन फैमिली का एल्डर गोंगसुन लियू दिखाई देता है। तभी उसकी नजर वहाँ मौजूद लिन फेंग पर पड़ती है, जिसको देखकर तो वो काफी ज्यादा शॉक हो गई थी। अब वो कहने लगी थी क्या ये वही है, मगर ये कैसे हो सकता है। अब वो हैरानी के साथ अपने रूम से बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ एल्डर लियू लिन फेंग के ऊपर अपने आइस पावर से अटैक कर देता है तो शाओशाओ लिन फेंग को संभल कर रहने के लिए कहती है, मगर लिन फेंग तो एल्डर लियू के अटैक को बस अपने निर्वाणा स्वॉर्ड के क्लोन से ही डिस्ट्रॉय कर देता है। अब वो उन्हीं क्लोन्स को कंट्रोल करते हुए एल्डर लियू के ऊपर हमला कर देता है तो एल्डर लियू लिन फेंग के शॉट्स को ब्लॉक करते हुए कहने लगे थे आखिर ये लड़का किस मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज कर रहा है। इधर मिंग जो लिन फेंग की एक्स फियांसे थी वो लिन फेंग की इतनी खतरनाक पावर को देखकर कहने लगी थी ये यहाँ पर इतना
ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया, मैंने तो इसके मार्शल सोल को छीन लिया था। इस तरफ लिनफेंग उस एल्डर से कहने लगा, तुम लोगों ने मेरे फादर के साथ जो भी किया आज मैं उसका बदला यहाँ पर तुम लोगों से लेकर रहूंगा। ये कहने के बाद लिनफेंग ने अपने शॉर्ट मार्शल सोल को एक्टिवेट कर लिया, जिस वजह से यहाँ मौजूद सभी लोगों के शॉट्स लिनफेंग के चारों तरफ घूमने लगे थे। इवन मिंग का भी शॉट लिनफेंग के चारों तरफ घूमने लगा था। हालांकि उसने अपने शॉट को काफी ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की, मगर उसका शॉट उसको रिजेक्ट करके लिनफेंग के पास चला जाता है, जो देखकर उसकी हैरानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इस वजह से वो कहने लगती है, पता नहीं यहाँ पर ये क्या हो रहा है। जिसपे ये बुढ़िया कहने लगी थी, लिनफेंग ने तो बहुत ही खतरनाक पावर को मास्टर किया है, ऐसा लगता है उसके पास कोई ट्रेजर है। पास्ट में तो मैंने इसके मार्शल सोल को इससे ले लिया था, तो अब ये यहाँ पर मुझसे भी ज्यादा कैसे पावरफुल हो गया। इस तरफ ग्रेट एल्डर लिनफेंग के चारों तरफ घूम रहे शॉट्स को देखकर कहने लगे थे, ये सभी शॉट्स तो एक्सट्रीमली पावरफुल है। सच में लिनफेंग दिन ब दिन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तभी लिनफेंग उन सभी शॉट्स को कंट्रोल करते हुए एल्डर लियू पर हमला कर देता है। तो एल्डर लियू अपने सामने एक शील्ड बनाकर उन सभी शॉट्स को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शॉट्स की तादाद ज्यादा थी और तो और इन सभी शॉट्स का लेवल वर्चुअल गॉड रियलम का था, जिस वजह से वो इन सभी को ब्लॉक नहीं कर पाते हैं। इसलिए अब ये सभी शॉट जाकर उन्हें लगने वाला था, मगर तभी वो चिल्लाते हुए अपने ग्वानमिंग फैमिली के एंसेस्टर्स में से एक एंसेस्टर को यहाँ पर समन कर लेता है, जो कि आते साथ ही लिनफेंग के अटैक को ब्लॉक करते हुए एल्डर लियू को बचा लेते हैं। अब वो एल्डर लिनफेंग से कहता है, बच्चे आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई ग्वानमिंग फैमिली के एल्डर को हर्ट करने की। अब चाहे फिर यहाँ पर तेरा बाप भी क्यों ना जाए, वो भी तुझे मेरे हाथों से मरने से नहीं बचा सकता। दूसरी तरफ शाओ शाओ इस एल्डर को देखकर कहने लगी थी, ये तो ग्वानमिंग फैमिली के एंसेस्टर्स में से एक है और तो और इसकी पावर वर्चुअल गॉड रियलम के 5th लेवल पर है। इधर ही सोल्ड लेडी को लग रहा था कि लिनफेंग अब नहीं बचेगा, क्योंकि ये ग्वानमिंग फैमिली का एक स्ट्रॉन्ग एंसेस्टर है। लेकिन मिंग के दिमाग में तो बस अभी भी यही चल रहा था कि लिनफेंग आखिरकार इतना ज्यादा पावरफुल हुआ तो हुआ कैसे। इस तरफ शाओ शाओ ये सोचकर परेशान हो रही थी कि लिनफेंग इससे कैसे फाइट करेगा। तो शाओटियन उसके पास आकर कहने लगा था कि तुम मेरे मास्टर के बारे में फिक्र मत करो, मेरे मास्टर तो इन जैसे नमूनों को बस अपने सिंगल अटैक से ही किल कर सकते हैं। इस तरफ लिनफेंग उस एल्डर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, क्योंकि इस एल्डर ने लिनफेंग के फादर की बेइज्जती की थी। इससे पहले कि लिनफेंग यहाँ पर कुछ एक्शन लेता, तभी इस जगह पे सिटी का लॉर्ड अपने साथियों के साथ यहाँ पर आ जाता है। अब सिटी लॉर्ड, जिनका नाम डिंग था, वो लिनफेंग से कहते हैं, बच्चे आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई सिटी के रूल को ब्रेक करने की, क्या तुझे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। तभी सिटी लॉर्ड के साथ ही फॉर्मेशन का यूज करते हुए इस जगह को ब्लॉक कर देते हैं, ताकि लिनफेंग यहाँ से भाग ना पाए। जो देखकर ओल्ड लेडी खुश होते हुए कहने लगी थी, इस जगह पे तो लॉर्ड डिंग भी आ गए, अब तो लिनफेंग यहाँ पर पक्का ही मारा जाएगा। लिनफेंग के सामने इतने पावरफुल कल्टिवेटर्स को देखकर शाओ शाओ को लिनफेंग की फिक्र होने लगी थी, मगर शाओटियन फिर से उसे समझाते हुए कहने लगा था कि वो लिनफेंग की फिक्र ना करे, क्योंकि ये सभी कल्टिवेटर्स लिनफेंग के सामने कुछ भी नहीं। लिनफेंग तो इनसे भी पावरफुल कल्टिवेटर्स से फाइट कर चुका है। तभी ग्रेट एल्डर और शाओ शाओ के साथ आया हुआ बंदा लिनफेंग को सपोर्ट करने के लिए उसके पीछे आ जाते हैं, क्योंकि लॉर्ड डिंग कोई मामूली बंदा नहीं है, वो होली डैन क्लैन का मेंबर है, साथ ही वो इस सिटी का लॉर्ड भी है। इस वजह से उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। मगर लिनफेंग उन दोनों को पीछे रहने के लिए बोलता है, क्योंकि लिनफेंग इन सभी को बहुत ही आसानी से संभाल सकता है, और वैसे भी ये मैटर उसका पर्सनल मैटर है, इसलिए अगर इस मैटर को वो खुद ही सॉल्व करे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके लिए ये लोग यहाँ पर घायल हो जाए। तभी एल्डर हाउ लॉर्ड डिंग से कहते हैं कि ये लड़का पिंगटियन शॉर्ट किंग लिन शाओटियन का बेटा है, इसलिए हम इसे ऐसा ही नहीं जाने दे सकते, क्योंकि इसने हमारे 2 डिसाइपल्स को बेरहमी से मार दिया है। जिसपे लॉर्ड डिंग कहते हैं, तुम फिक्र मत करो, ये यहाँ से कहीं भी भाग नहीं पाएगा। अब लॉर्ड डिंग लिनफेंग को मारने के लिए अपने डिवाइन माउंटेन सील को एक्टिवेट कर लेते हैं, जिसके ऑरा प्रेशर से यहाँ मौजूद सभी डिसाइपल्स अपने घुटनों पर आ गए थे। इवन के एल्डर हाउ भी इसके ऑरा प्रेशर में टिक नहीं पाते और पीछे धकेले जाते हैं। हालांकि एल्डर हाउ की पावर वर्चुअल गॉड रियलम के 5th लेवल पर है, इसलिए आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सील कितना ज्यादा पावरफुल होगा। लेकिन इस तरफ हम हमारे हीरो लिनफेंग को देखते हैं, जो बिंदास इस जगह पे खड़ा था। उसको तो इस सील के प्रेशर से कुछ भी नहीं हो रहा था, मानो जैसे लिनफेंग के सामने ये सील बस एक खिलौना हो। तभी लॉर्ड डिंग लिनफेंग पर अपने माउंटेन सील से हमला कर देता है, मगर लिनफेंग अपने ट्रू फायर से एक शॉट बनाकर उससे इस माउंटेन सील के साथ साथ उस फॉर्मेशन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसको कि सिटी लॉर्ड के सोल्जर्स ने बनाया था, ताकि वो लिनफेंग को यहाँ से भागने से रोक सके। लिनफेंग की ऐसी खतरनाक पावर को देखकर तो इस बुढ़िया के होश ही उड़ गए थे। वो कहने लगी थी, लिनफेंग के पास पहले से पावरफुल मार्शल सोल ही नहीं है, बल्कि उसकी पावर भी पहले के मुकाबले और भी ज्यादा बढ़ गई है। वहीं मौजूद मिंग सोचने लगी थी, जहाँ तक मुझे पता है लिनफेंग तो उस वक्त एक ट्रैश बन गया था, तो फिर अचानक से उसकी पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। कहीं उसके फादर ने उसके पास कोई सीक्रेट ट्रेजर तो नहीं छोड़ा था, जिसका यूज करते हुए वो आज इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है। लेकिन ये कैसे हो सकता है, उस वक्त उसके पास कोई ट्रेजर था और मुझे नहीं पता। शायद ऐसा हो सकता है कि लिनफेंग ने उस ट्रेजर को मुझसे छुपा कर रखा हो। जो सोचकर तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी, क्योंकि अगर उसके पास लिनफेंग का वो सीक्रेट ट्रेजर होता तो शायद वो आज यहाँ पर जितनी पावरफुल है उससे भी ज्यादा पावरफुल होती। दूसरी तरफ लॉर्ड डिंग लिनफेंग के पास ट्रू फायर को देखकर कहने लगे थे, इस बच्चे के पास तो इतना खतरनाक ट्रेजर है, शायद हो सकता है लिनफेंग को ये ट्रेजर उसके फादर ने दिया हो और उसके पास इस तरह के और भी ट्रेजर्स हो, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर तो उसकी निकल पड़ी। वो लिनफेंग को मारकर उसके सभी ट्रेजर्स को छीन लेगा, जिसके बाद उसका स्टेटस और उसकी स्ट्रेंथ ड्रास्टिकली बूस्ट हो जाएगी। अब वो अपने सभी साथियों से कहता है कि तुम सभी मेरी हेल्प करो इस लड़के को पकड़ने में। जो कहने के बाद वो अपने पास से एक और ट्रेजर निकाल लेता है, जिसकी पावर को बूस्ट करने के लिए उसके सभी साथी उसके अंदर अपने एनर्जी को ट्रांसफर करने लगे थे, ताकि वो लिनफेंग को एक ही अटैक से किल कर सके। जिसके बाद लॉर्ड डिंग उस ट्रेजर का यूज करते हुए लिनफेंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। इससे पहले कि वो अटैक लिनफेंग को लगता, हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।
हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10,000 वर्ल्ड के एक और न्यू एपिसोड को। गाइज इस वाले एपिसोड को एंड तक जरूर से देखना, क्योंकि ये वाला एपिसोड काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है। बिकॉज इस वाले एपिसोड में आपको लिनफेंग के फादर और मदर के बारे में काफी कुछ जानने को मिलेगा। तो हमारा आज का ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ पर लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। जैसा की लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लॉर्ड डिंग ने लिनफेंग के ऊपर अपने एक स्पेशल आर्टिफैक्ट से अटैक कर दिया था। अब लिनफेंग लॉर्ड डिंग के अटैक को देखकर कहने लगा था, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे अपने इस मामूली से अटैक से हरा सकते हो? ये कहने के बाद लिनफेंग ने बस अपनी 2 फिंगर का यूज करते हुए लॉर्ड डिंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसके बाद लिनफेंग लॉर्ड डिंग के ऊपर अपने केओस थंडर टेक्निक से अटैक कर देता है, जिसको कि वो डिफेंड करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। मगर उनके लिए भी इस अटैक को रोक पाना काफी ज्यादा मुश्किल था। इसलिए अब वो यहाँ पे अपने ट्रू स्पिरिट को समन कर लेते हैं, जो कि यहाँ पर आते ही लिनफेंग के थंडर अटैक को अपने वेपन से बहुत ही इजीली नष्ट कर देता है। साथ ही उसने लिनफेंग के ऊपर अपने वेपन से अटैक कर दिया था, मगर लिनफेंग वक्त रहते ही ट्रू स्पिरिट के अटैक को डॉच कर लेता है, जो देखकर लॉर्ड डिंग को लगने लगा था कि लिनफेंग उसके ट्रू स्पिरिट के अटैक को इस वजह से उसने उसके अटैक को डॉच किया। अब लॉर्ड डिंग लिनफेंग से कहने लगे, बच्चे तुम्हें क्या लगता है तुम बस हेवनली रियलम पे होके मेरे ट्रू स्पिरिट का सामना कर लोगे? अगर आज तुम यहाँ पर वर्चुअल गॉड रियलम पे भी होते ना, तो भी तुम मेरे ट्रू स्पिरिट का मुकाबला नहीं कर पाते। लॉर्ड डिंग की बात को सुनकर लिनफेंग बड़े ही एटीट्यूड से कहता है, तुम अकेले नहीं हो जिसके पास ट्रू स्पिरिट है। ये कहने के बाद लिनफेंग ने अपने भी ट्रू स्पिरिट रेड ड्रैगन को निकाल लिया था, जो कि आते साथ ही लॉर्ड डिंग के ट्रू स्पिरिट को बस एक ही झटके में नष्ट कर देता है। साथ ही उस रेड ड्रैगन ने लॉर्ड डिंग के ऊपर अपने फ्लेम थ्रोवर अटैक से हमला भी कर दिया था, जिसको ब्लॉक करने के लिए ग्वानमिंग फैमिली के एल्डर समेत लॉर्ड डिंग के लोग भी अपने पावर्स को लॉर्ड डिंग के अंदर ट्रांसफर करने लगे थे। मगर तब भी लॉर्ड डिंग को इस अटैक को रोकने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी, जो देखने के बाद तो यहाँ मौजूद लोगों का दिमाग ही हिल गया था, क्योंकि आज यहाँ पर लिनफेंग ने जिस पावर को शो किया है उस पावर को इन लोगों ने आज से पहले कभी नहीं देखा था। साथ ही वो लोग कहने लगे थे, आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? लिनफेंग तो अभी बस हेवनली रियलम पे है, तो वो वर्चुअल गॉड रियलम के इतने सारे एल्डर्स को अकेले ही कैसे हैंडल कर रहा है, वो भी बिना किसी लॉस के? इसलिए अब एक बंदा कहने लगा था, लिनफेंग तो सच में एक जीनियस है। जिसपे दूसरा बंदा कहता है, लिनफेंग कोई जीनियस वगैरह नहीं है, वो तो जीनियस से भी बढ़कर है, वो एक मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर। इधर लिनफेंग की ऐसी टेरिफाइंग पावर को देखकर मिंग तो खून की उल्टियां करने लगी थी। वो कहने लगती है, आखिर लिन शाओटियन ने लिनफेंग को क्या दे दिया जो वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया? अगर लिनफेंग स्टार्टिंग से ही इतना ज्यादा पावरफुल था तो उसने मेरे सामने वीक होने का दिखावा क्यों किया? मिंग की बिगड़ती हालत को देखकर ओल्ड लेडी कहने लगी थी, मिस अभी आपको यहाँ पर थोड़ा शांत रहना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपकी सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। इस तरह लिनफेंग अपने सेनलो फ्लेक्स का यूज करते हुए लॉर्ड डिंग और बाकियों को उसमें ट्रैप कर लेता है, जिस वजह से अब वो सभी चाहकर भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस फॉर्मेशन से 8th लेवल ऑफ वर्चुअल गॉड भी बाहर नहीं आ सकता। तो आखिर ये सभी किस खेत की मूली है? इनमें से सबसे ज्यादा जो पावरफुल है वो भी बस वर्चुअल गॉड रियलम के 6th लेवल पर है, जिस वजह से इन लोगों का तो इस फॉर्मेशन से बाहर निकलने का कोई भी चांस नहीं बनता था। अब लिनफेंग अपने ऑरा को रिलीज करते हुए लॉर्ड डिंग के पास जाने लगा था, जो देखकर लॉर्ड डिंग घबराते हुए कहने लगा, लिनफेंग अगर तुमने यहाँ पर मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो होली आइलैंड के लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मगर लिनफेंग उसकी बात को फुल टू इग्नोर मारते हुए उल्टा उससे कहता है, एक एल्डर होने के नाते तुम्हें पहले यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था, मगर बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के तुमने मुझे किल करने की कोशिश की। इस वजह से ये एक बहुत ही बड़ा क्राइम है और इसे नजरअंदाज तो बिल्कुल भी किया नहीं जा सकता। ये कहने के बाद लिनफेंग ने अपने यहाँ पर ट्रू फायर को निकाल लिया। अब वो अपने ट्रू फायर का यूज करते हुए लॉर्ड डिंग को किल कर देता है, जो देखकर लॉर्ड डिंग के साथी लिनफेंग को धमकाते हुए कहने लगे थे, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लॉर्ड डिंग को मारने की? तुम्हें पता भी है वो कौन थे? वो होली आइलैंड के एक एल्डर थे। इस वजह से अब तुम्हें होली आइलैंड के ट्रू गॉड बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। मगर लिनफेंग उनकी भी बात को इग्नोर करते हुए उन्हें भी यहाँ पर किल कर देता है। अब लिनफेंग यहाँ पर ग्वानमिंग फैमिली के एल्डर्स को जिंदा छोड़ देता है, क्योंकि उसे यहाँ पर अपने फादर के रिलेटेड उनसे कुछ सवाल पूछने थे। इसलिए लिनफेंग उनसे कहता है, अगर तुम मेरे सवालों का सही सही जवाब दो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। जो सुनकर तो एल्डर लियू बिल्कुल भी राजी नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका घमंड 7वें आसमान पर पहुंच चुका था, बिकॉज वो ग्वानमिंग फैमिली का एक एल्डर है। इसलिए एल्डर लियू लिनफेंग को धमकाते हुए कहने लगे थे, लड़के आज तुमने हमें इस तरह जलील करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुम बस ग्वानमिंग फैमिली के सबसे पावरफुल एंसेस्टर का इंतजार करो, वो तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनकी पावर वर्चुअल गॉड रियलम के पीक पर है। साथ ही उनके पास ट्रू गॉड लेवल का एक आर्टिफैक्ट भी है, जिनके सामने तो तुम बिल्कुल भी टिक नहीं पाओगे। जो सुन के तो लिनफेंग का दिमाग ही सटक जाता है। इस वजह से वो बिना वक्त जाया किए हुए बस अपने 2 फिंगर का यूज करते हुए एल्डर लियू को वहीं पर खत्म कर देता है। जो देखकर तो एल्डर हाउ घबरा गए थे। वो समझ जाते हैं कि अगर लिनफेंग के सामने उन्होंने ऐसी शांति दिखाने की कोशिश की तो उनका भी हाल बिल्कुल इसी तरह का होगा। इसलिए अब वो लिनफेंग के सामने जान की भीख मांगते हुए कहने लगे थे, तुम्हें जो कुछ भी पूछना है पूछो, मैं तुम्हें सब कुछ सही सही बताऊंगा, बस तुम मुझे यहाँ पर मारना मत। तो लिनफेंग उससे कहता है कि मेरे फादर के साथ जो कुछ भी हुआ है तुम मुझे उसके बारे में डिटेल में बताओ। तो अब वो लिनफेंग को बताने लगे थे कि तुम्हारे फादर सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल और टैलेंटेड थे, जिस वजह से उन्हें यहाँ पर आउटर वर्ल्ड की एक पावरफुल लेगेसी मिली थी, जिसके बारे में स्पिरिचुअल रियलम में सबको पता चल गया था। इसलिए सभी पावरफुल सेक्ट बस लिन शाओटियन से उस लेगेसी को किसी न किसी तरह से छीनना चाहते थे, मगर वो ऐसा डायरेक्टली नहीं कर सकते थे, क्योंकि लिन शाओटियन बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। लेकिन एक दिन अचानक से एक न्यूज लीक हुई कि तुम्हारे फादर किसी पॉइजन का शिकार हो गए हैं, इसलिए तुम्हारे फादर को उस पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करने के लिए इमॉर्टल सन फ्रूट की जरूरत थी। तो लिन शाओटियन उस फ्रूट को हासिल करने के लिए सन अभ्यास में चला गया। जैसा कि अभी के लिए उन लोगों को पता चला था कि लिन शाओटियन पॉइजन से अफेक्टेड
कनेक्टेड है, तो ये मौका लिन शाओटियन से उसकी लेगेसी को छीनने का बहुत ही अच्छा था। इसलिए हम सभी भी उसके पीछे पीछे सन अभ्यास में चले गए, लेकिन हमें वहाँ पर जाने में काफी ज्यादा देर हो गई थी। लेकिन जब हम वहाँ पर गए तो हमें पता चला कि हम लोगों से पहले ही कुछ मिस्टीरियस लोगों ने लिन शाओटियन से फाइट किया, जो सभी वर्चुअल गॉड रियल्म के स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर थे। मगर लिन शाओटियन अकेले ही उन सभी को हराकर वहाँ से निकल गया, और उस दिन के बाद से आज तक हमें लिन शाओटियन के बारे में कोई भी न्यूज नहीं मिली। इसलिए सभी लोगों को लगने लगा कि लिन शाओटियन मारा गया, जिसपे लिनफेंग एल्डर हाउ से पूछता है मेरे फादर ने जिन लोगों से फाइट की थी आखिर वो कौन थे। तो एल्डर हाउ बताता है कि मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, क्योंकि उन सभी के चेहरे ढके हुए थे, मगर इतना तो क्लियर था कि वो कोई मामूली लोग नहीं थे। तो लिनफेंग उस चीज को कंफर्म करने के लिए एल्डर हाउ के माइंड को चेक करता है, क्योंकि लिनफेंग को अभी भी एल्डर हाउ पर पूरा यकीन नहीं था। अब लिनफेंग को पता चल जाता है कि एल्डर हाउ यहाँ पर बिल्कुल सच बोल रहा है। तो लिनफेंग अपने मन में कहने लगा था मेरा स्ट्रॉन्ग होना बस मैटर ऑफ टाइम की बात है, जिसके बाद तो मैं इतना ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा कि कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। और जिस किसी ने भी मेरे फादर को चोट पहुंचाने की कोशिश की, मैं आज नहीं तो कल उन लोगों का पता लगाकर ही रहूंगा। जिसके बाद लिनफेंग एल्डर हाउ से कहता है तुमने मेरे सभी सवालों का जवाब अच्छे से दिया है, इस वजह से मेरे कहे मुताबिक मैं तुम्हें किल नहीं करूंगा, लेकिन आज तुमने जो किया है उसका तो खामियाजा तुम्हें यहाँ पर भुगतना ही होगा। ये कहने के बाद लिनफेंग एल्डर हाउ की कल्टीवेशन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से आज के बाद एल्डर हाउ कभी भी कल्टीवेट नहीं कर पाएंगे। वो बस अब एक मॉडल बनकर रह गए हैं। अब लिनफेंग उनको लेकर अपने साथियों के पास आ जाता है, जहाँ पर ब्रदर ये लिनफेंग को देखकर कहने लगे थे आखिर बाकियों का क्या हुआ। तो लिनफेंग उन्हें बताता है कि मैंने बाकियों को किल कर दिया, जो सुन के तो सभी लोग शॉक हो गए थे, खास करके लिनफेंग की फियांसे मिंग और उसकी साथी ओल्ड लेडी। तभी ओल्ड लेडी कहने लगी थी वो सभी तो वर्चुअल गॉड रियल्म के कल्टीवेटर थे, तो आखिर लिनफेंग ने उन लोगों को कैसे मार दिया, जिस चीज का जवाब तो मिंग के पास भी नहीं था। इसलिए अब ओल्ड लेडी लिनफेंग के अचीवमेंट्स को देखकर अफसोस करते हुए कहने लगी थी अगर उस वक्त हमने लिनफेंग से उसके मार्शल सोल को नहीं छीना होता तो आज लिनफेंग जरूर ही अपने ट्रेजर्स को आपके साथ शेयर करता। इस तरफ लिनफेंग ने सभी लोगों के शॉर्ट्स को उनको वापस लौटा दिया था, जिस वजह से ब्रदर ये लिनफेंग की तारीफ करते हुए कहने लगे थे तुम तो कमाल के हो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम फ्यूचर में अपने फादर को भी सरपास कर दोगे। तभी ग्रेट एल्डर लिनफेंग से कहते हैं कि लिनफेंग अब तुम्हें यहाँ पर और भी ज्यादा संभल कर रहना होगा, क्योंकि तुमने होली आइलैंड के ट्रू गॉड को अपॉइंट कर दिया है, इस वजह से अब वो यहाँ पर शांत नहीं बैठेगा। तो लिनफेंग कहता है कि एल्डर आप मेरी फिक्र ना करें, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगा। तभी इस जगह पे बाकी के लोग भी आ जाते हैं, जहाँ पे शाओ शाओ लिनफेंग से कह रही थी यंग मास्टर अब तो आपको यहाँ पर स्टोन पिलर का टेस्ट भी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की बैटल की वजह से आप तो वैसे भी फेमस होने वाले हो। मगर तभी इस जगह पे शाओलिन की एंट्री होती है, और वो कहने लगा था मास्टर इस टेस्ट को दे या ना दे, मैं तो इस टेस्ट को जरूर दूंगा, क्योंकि मुझे इस पूरे वर्ल्ड में फेमस जो होना है। ये कहने के बाद वो स्टोन पिलर के पास जाके अपने स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से अब वो मिंग को रिप्लेस करते हुए टॉप पे आ जाता है, जो देख के तो मिंग को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक स्पिरिचुअल पेट उससे ज्यादा पावरफुल है। इस वजह से वो गुस्से से कहने लगी थी आखिर ये कैसे हो सकता है। मगर तभी लिनफेंग की नजर मिंग पर पड़ जाती है, जो देखते ही वो यहाँ से भाग जाती है, क्योंकि उसे पता था अगर वो यहाँ पर रुकेगी तो लिनफेंग जरूरी उससे उसका बदला लेगा। मिंग को यहाँ से भागता हुआ देखकर लिनफेंग कहने लगा था मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये मुझे यहाँ पर मिलेगी, लगता है अब इससे भी मुलाकात करना होगा। लिनफेंग के इसी बात के साथ हमारा ये सीन यहीं पर कट हो जाता है, जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर एक रूम पे आता है, जहाँ पर लिनफेंग ने ब्रदर ये को बुलाया था, क्योंकि लिनफेंग को उससे कुछ पूछना था। तभी ब्रदर ये लिनफेंग से पूछता है ब्रदर लिनफेंग क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। तो लिनफेंग उससे पूछता है कि क्या उसे लिनफेंग की मदर के बारे में कुछ पता है। तो ब्रदर ये कहने लगा था तुम्हारे फादर स्पिरिचुअल रियलम में बहुत ही ज्यादा फेमस थे, जिस वजह से उनके काफी सारे दुश्मन भी थे, इसलिए उन्होंने तुम्हें और तुम्हारी मदर को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने शादी के बारे में किसी से भी कुछ भी नहीं बताया था। इस वजह से तुम्हारी मदर के बारे में बता पाना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, मगर जहाँ तक मैं जानता हूँ होना हो तुम्हारी मदर स्पिरिचुअल रियलम के टॉप 10 पावरफुल क्लैनों में से किसी एक क्लैन से ही बिलोंग करती है। ब्रदर ये के इसी बात के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10,000 वोल्ट के एक और न्यू एपिसोड को। गाइज एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन जिन लोगों ने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाकर पहले ये काम कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर दे, ताकि जब भी मैं 10,000 वोल्ट के लेटेस्ट एपिसोड को अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिनफेंग ने सभी एल्डर्स को किल कर दिया था, तभी उसे एहसास हो गया था कि इस जगह पर मिंग भी है। जिसके बाद हमने लिनफेंग को देखा था जो अपनी मदर के बारे में ब्रदर ये से कुछ पूछ रहा था, तो ब्रदर ये लिनफेंग को उसकी मदर के बारे में बताने लगा था। अब ओपनिंग सीन में हम ब्रदर ये को देखते हैं जो लिनफेंग को बता रहे थे कि जहाँ तक उसे लगता है उसकी मदर शीहाओ किंगयू होगी। तो लिनफेंग ब्रदर यू से पूछता है कि क्या शीहाओ किंगयू के पास फिनिक्स मार्शल सोल है, जिस पर ब्रदर ये कहने लगा था मुझे ये सब नहीं पता, लेकिन शायद हो सकता है जब तुम अपने फादर से मिलो तो सारी चीजें क्लियर हो जाए। मुझे बस इतना पता है जब से तुम्हारे फादर गायब हुए तभी से शीहाओ किंगयू भी गायब है, हो सकता है कि उनके और तुम्हारे फादर में कुछ कनेक्शन हो। तो अब लिनफेंग ब्रदर ये का शुक्रिया अदा करते हुए अपने पास से 2 डिवाइन लेवल शॉट निकाल के उनको देने लगा था, क्योंकि ब्रदर ये ने आज उसकी काफी ज्यादा मदद की है। साथ ही
लिनफेंग उससे कहता है कि एक शॉट शाओ शाओ को भी दे देना, मगर हम देखते हैं ब्रदर ये को जो इसे लेने के लिए तैयार नहीं था। तो लिनफेंग ब्रदर ये से कहता है कि ब्रदर आपने आज मेरी बहुत ही ज्यादा मदद की है, इसलिए ये बस मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। जिसपे शाओटियन भी कहता है तुम्हें ये ले लेना चाहिए, क्योंकि मेरे मास्टर वैसे भी किसी को कुछ जल्दी देते नहीं है, और तुम इस बात की भी फिक्र मत करो कि मेरे मास्टर जब तुम्हें ये शॉट दे देंगे तो वो खुद क्या यूज करेंगे। उनके पास इस तरह के काफी सारे शॉट्स है। लिनफेंग के इतने ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद अब वो इस शॉट को लेने के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि उन्हें भी पता था कि ये शॉट्स कोई मामूली शॉट नहीं है। ब्रदर ये से मुलाकात करने के बाद अब लिनफेंग अपने कोर्टयार्ड की तरफ जा रहा था, तभी उसे रास्ते में मिंग दिखाई देती है जो अपने ग्रैंडफादर के साथ बात कर रही थी। लिनफेंग को मिंग की तरफ देखता हुआ देखकर शाओटियन लिनफेंग से कहने लगा था, मास्टर क्या आप इस लड़की को जानते हो, कोई ओल्ड लवर तो नहीं? जिसपे लिनफेंग शाओटियन को कुछ भी जवाब नहीं देता है। तभी मिंग भी लिनफेंग को देख लेती है, इस वजह से वो अपने ग्रैंडफादर के कान में कुछ कहती है, जो सुनते ही वो फौरन से लिनफेंग के पास आ जाते हैं। अब वो लिनफेंग से कहते हैं तुम तो लिन शाओटियन के बेटे लिनफेंग हो ना? जिसपे लिनफेंग उन्हें कुछ भी जवाब नहीं देता है, बस हाँ में सर हिलाता है। अब वो लिनफेंग को बताने लगे थे मैं मिंगयाओ का ग्रैंडफादर हूँ, और मैंने ही तुम्हारे फादर से तुम्हारी और मिंग की एंगेजमेंट की बात की थी। तो लिनफेंग उनसे कहता है ये तो मुझे भी पता है, मगर जहाँ तक मुझे पता है आप इतनी सी बात के लिए तो मेरे पास नहीं आए होंगे। तो मिंग के ग्रैंडफादर लिनफेंग से कहने लगे थे कि मैं मिंग के बिहाफ पर तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, जिसपे लिनफेंग राजी हो गया था, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि मिंग के ग्रैंडफादर उससे किस चीज के लिए बात करना चाहते हैं। इस वजह से वो मिंग के ग्रैंडफादर से कहता है क्यों ना हम आगे की बात किसी शांत जगह पर बैठ कर करें। अब वो सभी एक सुकून भरी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पर उनके अलावा और कोई भी नहीं था, और ये जगह उनके बात करने के लिए बेस्ट थी। इस तरफ लिनफेंग मिंग के ग्रैंडफादर से कहता है कि आपको नहीं पता आपकी ग्रैंड डॉटर ने मुझ पे अटैक करके मेरे स्वॉर्ड मार्शल सोल को मुझसे छीन लिया था। जो सुन के तो शाओटियन शॉक हो गया था। इधर मिंग के ग्रैंडफादर उदास होते हुए कहने लगे थे कि जब मिंग ये सब करके क्लैन में वापस लौटी तो मैं क्लैन में नहीं था, मगर जब मुझे इस बारे में पता चला तो मुझे बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि एक मर्तबा मैंने लिन शाओटियन की हेल्प की थी, जिस वजह से तुम्हारे फादर और मेरे बीच में एक अच्छा रिलेशन बन गया था। अब वो लिनफेंग को बताने लगे कि मैं गुसन कॉन्टिनेंट तुमसे मिंग की इस हरकत के लिए माफी मांगने आने वाला था, मगर उसी वक्त मेरी फाइट एक खतरनाक डीमन से हो गई, और उससे फाइट करने की चक्कर में मैं बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया था, जिस वजह से मैं चाहते हुए भी गुसन कॉन्टिनेंट नहीं जा पाया। लेकिन आज मुझे फाइनली यहाँ पे तुमसे अपोलाइज करने का एक मौका मिला। तो शाओटियन गुस्से से कहने लगा, ओल्ड मैन तुम्हें पता भी है किसी के मार्शल सोल को छीनना कितना बड़ा जुर्म है? अगर उसके पास उसका मार्शल सोल ही नहीं होगा तो वो कल्टीवेट कैसे करेगा? आपको पता होना चाहिए कि एक कल्टीवेटर का मार्शल सोल उसके जान से भी ज्यादा उसके लिए प्यारा होता है, और तुम इतने बड़े इंसिडेंट को बस बातचीत से खत्म करना चाहते हो। शाओटियन की बात सुन के वो ओल्ड लेडी को एक इशारा देते हैं, तो ओल्ड लेडी आगे आते हुए कहने लगी थी कि इस चीज में मिंग का कोई भी हाथ नहीं है। मुझे पता है कि इस हरकत को करने के बाद मुझे यहाँ पर जिंदा रहने का भी कोई हक नहीं, मगर मैं इस चीज की भरपाई करने के लिए अपनी कल्टीवेशन को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार हूँ। जो कहने के बाद उसने अपने ही हाथों अपनी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर लिया। जो देखते ही शाओटियन उससे कहता है कि बहुत अच्छे। अब वो मिंग की तरफ देखते हुए कहने लगा था कि चलो अब तुम्हारी बारी। शाओटियन की बात सुनकर मिंग के ग्रैंडफादर घबरा गए। वो लिनफेंग से कहने लगे थे कि मिंग की जगह पे मैं अपने आप को पनिश करने के लिए तैयार हूँ। ये कहने के बाद उन्होंने भी अपने पैर को काट लिया, जिस वजह से मिंग यहाँ पर काफी ज्यादा उदास हो गई, और वो तुरंत जाकर अपने ग्रैंडफादर को संभालते हुए रोने लगी। मगर उसके ग्रैंडफादर उसे चुप कराते हुए कहने लगे थे कि तुम्हें मेरे बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और मैंने अपनी जिंदगी जी ली, जिस वजह से इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मगर तुम अभी यंग हो और तुम्हारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है। मिंग के ग्रैंडफादर के लॉयलिटी को देखकर लिनफेंग को उनके ऊपर तरस आ गया था, और वैसे भी लिनफेंग के फादर के ऊपर इनका एक बहुत बड़ा एहसान है, और हमारा लिनफेंग बिल्कुल भी एहसान फरामोश नहीं। इसलिए अब वो मिंग के ग्रैंडफादर के पास जाके अपने किसी खास हीलिंग पावर से उनके पैर को हील कर देता है। साथ ही लिनफेंग ने उनके पुरानी इंजरीज को भी ठीक कर दिया, जिस वजह से अब वो लिनफेंग के काइंडनेस का शुक्रिया अदा करते हुए यहाँ से जाने लगे। जो देखकर शाओटियन कहने लगा, मास्टर क्या आप उस लड़की को ऐसे ही यहाँ से जाने दोगे? तो वो कहने लगा, कुछ चीजों की अहमियत हमारी जिंदगी में बिल्कुल भी मायने नहीं रखती, इस वजह से हमें अपने एनर्जी को उन चीजों पे जाया नहीं करना चाहिए। अब वो कियानकोई को याद करते हुए कहने लगा, हमें बस उन चीजों पे ध्यान देना चाहिए जिन्हें हम दिलो जान से चाहते हैं। अब वो अपने मन में सोचने लगा, मुझे फ्यूचर में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है, तो उसके लिए तो मुझे खतरों का सामना करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं उन खतरों का तभी सामना कर पाऊंगा जब मैं स्ट्रॉन्ग रहूंगा। इस वजह से अब मुझे सिर्फ अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान देना होगा। जो कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर एक फैमिली के मीटिंग हॉल पे आता है, जहाँ पे एक एल्डर अपने लीडर को बता रहा था कि लिनफेंग भले ही अभी के लिए यंग है, मगर उसने जो पावर शो करके दिखाया है उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उसने बस पल भर में 6 लेवल ऑफ वर्चुअल गॉड को खत्म कर दिया, इसलिए हमें उसके ऊपर एक्शन लेने से पहले उसके बैकग्राउंड के बारे में पता करना चाहिए। तभी दूसरा एल्डर लीडर सीट पे बैठे हुए मास्टर को सजेस्ट करता है कि क्योंकि अगर हम डायरेक्टली उससे भिड़ेंगे तो हमारा भी वही हाल होगा जो बाकियों का हुआ है, हमें उन लोगों के साथ हाथ मिला लेना चाहिए जिन लोगों ने लिन शाओटियन के न्यूज को लीक किया था। इस एल्डर की सजेशन फैमिली लीडर को पसंद आती है, इस वजह से वो उन लोगों से कांटेक्ट करने का परमिशन दे देता है। गाइस, अभी तक हमें इनके बारे में और लिनफेंग के फादर के न्यूज को लीक करने वालों के बारे में कुछ भी नहीं पता। शायद हो सकता है कि ये गुआनमिंग फैमिली के लोग हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये लिन शाओटियन के एनिमीज हो, जो लिन शाओटियन के बेटे यानी कि लिनफेंग को खत्म करना चाहते हैं, ताकि लिन शाओटियन की तरह लिनफेंग भी उनके रास्ते में ना आए। खैर, इन सब चीजों के बारे में तो हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। दूसरी तरफ हम एक मिस्टीरियस मास्टर को देखते हैं जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। अब एक एल्डर आके उसको रिपोर्ट करते हुए कहने लगा, मास्टर लिन शाओटियन के बेटे ने आउटर सेक्ट के 5 एल्डरों को किल कर दिया है, तो क्या हम
उसे अरेस्ट कर लें, जिसपे वो मास्टर कहता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि इसमें लिनफेंग की कोई भी गलती नहीं थी, इसलिए अब तुम यहाँ से जा सकते हो। उस एल्डर के यहाँ से जाने के बाद ये मिस्टीरियस मैन कहने लगा लिंग शाओटियन फाइनली तुम्हारा बेटा आज यहाँ पर आ ही गया और उसने भी तुम्हारी तरह यहाँ पर आते ही अपने जलवे बिखेरने शुरू कर दिए। अब देखना ये होगा कि वो यहाँ पर और कौन कौन से कमाल करता है। गाइज हमें इस मिस्टीरियस मास्टर के बारे में भी कुछ भी नहीं बताया गया, हो सकता है आने वाले एपिसोड्स में हमें इसके बारे में भी पता चल जाए। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर लिनफेंग के कोर्टयार्ड पर आता है जहाँ पर पहले से ही मिंग लिनफेंग का इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो यहाँ पर लिनफेंग को आते हुए देखती है तो वो फौरन से लिनफेंग के पास जाने लगी, मगर लिनफेंग उससे कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ये कहने के बाद वो यहाँ से फौरन से गुस्से में जाने लगा क्योंकि मिंग के धोखेबाजी के बाद से लिनफेंग उसका चेहरा भी देखना पसंद नहीं करता। वो तो भला हो इसके ग्रैंडफादर का जिन्होंने वक्त पड़ने पर लिनफेंग के फादर की मदद की, जिस वजह से आज लिनफेंग इसे यहाँ पर छोड़ दे रहा है, मगर मिंग लिनफेंग का हाथ पकड़ के उसे रोक देती है। अब वो लिनफेंग के आगे आते हुए कहने लगी ब्रदर लिनफेंग, पास में जो कुछ भी हुआ उसमें सब मेरी ही गलती थी, इस वजह से मैं यहाँ पर पर्सनली तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। क्या तुम उन सभी चीजों को भुलाकर फिर से एक नई शुरुआत नहीं कर सकते। उसके इसी बात के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइज आपको क्या लगता है, क्या लिनफेंग पास्ट की चीजों को भुलाकर एक नई शुरुआत करेगा? इस बारे में आप कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन लिख सकते हो। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10,000 वर्ल्ड के एक और न्यू एपिसोड को। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मिंगिया लिनफेंग के करीब आने की कोशिश कर रही थी, तो अब लिनफेंग मिंगियाओं को दूर करते हुए कहता है कि रिश्ता कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं होता है जिसे तुम जब चाहो तब तोड़ दो और जब चाहो तब जोड़ दो। तो मिंगियाओ कहने लगी मुझे पता है कि मैंने पास्ट में जो भी तुम्हारे साथ किया वो बिल्कुल भी सही नहीं किया, मगर मुझे स्ट्रॉन्ग बनना था और स्ट्रॉन्ग बनना तो हर एक औरत का सपना होता है। यकीन करो मेरा तुम्हें चोट पहुंचाने का कोई भी इरादा नहीं था। लिनफेंग कहता है अपनी बकवास बंद करो, अगर तुम्हारे ग्रैंडफादर की बात ना होती ना तो मैं कब से तुम्हें पर डिस्ट्रॉय कर देता, इवन की तुम्हारी हड्डियां भी ना बचती। जो कहने के बाद लिनफेंग ने अपने ऑरा को रिलीज कर दिया था जिसमें किलिंग इंटेंट कूट कूट कर भरा हुआ था, जिस वजह से मिंग पीछे जा गिरी। अब मिंगियाओ अपने आप को संभालते हुए गुस्से से कहने लगी जब से तुम स्ट्रॉन्ग बने हो तुम्हारा बिहेवियर पूरी तरह से चेंज हो गया है, अब तुम वो लिनफेंग नहीं रहे जिसे मैं पहले जाना करती थी। सच बोलूं तो मुझे ये लिनफेंग बिल्कुल भी पसंद नहीं, जिस पर लिनफेंग इरिटेट हो गया था। इस वजह से वो मिंगिया से कहने लगा अगर तुम्हें यहाँ पर मुझसे कोई भी काम नहीं है तो चली जाओ, नहीं तो फिर मुझे रूड होने पर ब्लेम मत करना। लिनफेंग की बात सुनकर वो उदास हो गई थी और उसे समझ आ चुका था कि अब उसका और लिनफेंग का कुछ भी नहीं हो सकता। इस वजह से अब वो लिनफेंग को एक जेट टोकन देते हुए कहने लगी इस जेट टोकन को मेरे ग्रैंडफादर ने तुम्हें देने को कहा है क्योंकि इसमें तुम्हारी मदर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। जो सुनने के बाद तो लिनफेंग ने भी उस जेट टोकन को ले लिया था। अब मिंगिया यहाँ से जाने लगी, मगर वो जाते हुए लिनफेंग से कहने लगी स्पिरिचुअल रियलम में किसी पर भी इजीली भरोसा मत कर लेना क्योंकि क्या पता कौन तुम्हारा दोस्त है और कौन तुम्हारा दुश्मन, इसलिए हमेशा चौकन्ना रहना। मिंग की बात सुनकर शाओटियन कहने लगा हम दुनिया में हर किसी चीज को समझ सकते हैं मगर एक औरत को नहीं, क्योंकि वो करती कुछ और है और कहती कुछ और है। एग्जाम्पल के तौर पे आप मिंग को ही ले लो, पहले उसने आपको धोखा दिया फिर वो आपके करीब आने की कोशिश करने लगी। अब लिनफेंग जैसे ही उस जेट टोकन को चेक करता है तो उसमें मिंग के ग्रैंडफादर बता रहे थे कि जब तुम्हारी माँ प्रेग्नेंट हुई तो तब तुम्हारे फादर ने उनसे शादी कर लिया और तुम्हारी माँ का नाम शिहाओ किंग यू है। जो सुनकर लिनफेंग को बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती है क्योंकि इन सब चीजों के बारे में ब्रदर यी ने पहले ही उसे बता दिया था। तभी इस जगह पे होली आइलैंड के एल्डर इस जगह पे आते हुए लिनफेंग को आवाज देते हुए कहने लगे लिनफेंग आखिर तुम हो किधर। उस एल्डर की आवाज को सुनकर लिनफेंग के साथ ही लिनफेंग को प्रोटेक्ट करने के लिए फौरन से लिनफेंग के पास आने लगे क्योंकि ये एल्डर कोई मामूली एल्डर नहीं था, ये होली आइलैंड के टॉप 10 पावरफुल एल्डरों में से एक था। मगर लिनफेंग ने उन्हें वहीं पर रोक दिया था क्योंकि उसे पता था कि अगर यहाँ पर जरा सा भी मिसकंसेप्शन हुआ तो यहाँ की सिचुएशन फौरन से बिगड़ जाएगी और फिलहाल के लिए लिनफेंग नहीं चाहता था कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो। इस वजह से लिनफेंग बिना कोई देरी किए हुए उस एल्डर के पास आ जाता है और कहता है कि एल्डर मैं आपको नहीं जानता, तो फिर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं और आप है कौन। तो वो एल्डर कहते हैं कि मैं होली आइलैंड के लॉ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट का एक एल्डर हूँ और मुझे होली लॉर्ड से डायरेक्ट ऑर्डर मिला है कि मैं तुम्हें इन्वेस्टिगेट करूँ क्योंकि पिछले कुछ दिनों में तुमने यहाँ पर काफी कुछ गड़बड़ किया है। तुमने हमारे एक एल्डर डिंग मोबाइल और बाकियों को किल कर दिया, जिस वजह से अब तुम्हें मेरे साथ टेंपल चलना होगा क्योंकि बाकी की इन्वेस्टिगेशन हम वहीं पर जाकर करेंगे। तो लिनफेंग भी उनके साथ जाने के लिए राजी हो गया था, जो देखकर वो एल्डर लिनफेंग को अपने पीछे इस पोर्टल के अंदर आने के लिए कहते हैं। ये कहने के बाद वो इस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। तो शाओटियन लिनफेंग से कहने लगा मास्टर मुझे इस ओल्ड मैन में कुछ गड़बड़ मालूम हो रहा है, कहीं ये कोई फ्रॉड तो नहीं। जिसपे लिनफेंग शाओटियन से कहता है कि तुम फिक्र मत करो मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ये कहने के बाद वो भी पोर्टल के अंदर चला जाता है, जिसके बाद हम एल्डर को देखते हैं जो एक मैजिकल क्रिस्टल के जरिए पिछले कुछ दिनों में सिटी के अंदर क्या क्या हुआ उन सब चीजों को ऑब्जर्व कर रहे थे। तो अब उन्हें पता चल चुका था कि इन सब चीजों में लिनफेंग का कोई भी हाथ नहीं है, सारी गलती तो ग्वानमिंग फैमिली के लोगों की है, उन्होंने ही पहले फाइट की शुरुआत की थी। इस वजह से अब वो लिनफेंग से कहता है लिनफेंग तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं होली लॉर्ड को इन सब चीजों के बारे में अभी के अभी फौरन बता देता हूँ। जो कहने के बाद उन्होंने उस मैजिकल क्रिस्टल को अपने सोल्जर से होली लॉर्ड के पास भिजवा देते हैं ताकि उन्हें भी सच्चाई के बारे में मालूम पड़ जाए। जिसपे लिनफेंग कहता है एल्डर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एल्डर कहता है कि तुम मुझे एल्डर मत बोलो, तुम मुझे अंकल बुलाओ क्योंकि तुम्हारे फादर पिंगतियान सॉर्ड किंग है और तो और तुम्हारी मदर
शियाओ किंग्यू हमारे क्लैन की प्राइड है। जो सुन के लिनफेंग एल्डर से पूछते हैं, एल्डर क्या आपको मेरे माता पिता के बारे में पता है? अगर हाँ तो आप मुझे उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? जिस पे एल्डर लिनफेंग से कहते हैं तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे अंकल के पास तुम्हारे पेरेंट्स का क्रिस्टल इमेज है जिसको कि तुम्हारे पेरेंट्स ने उन्हें दिया था, इसलिए मैं फौरन से उन्हें यहाँ पर बुलवा लेता हूँ। तो लिनफेंग पूछता है क्या मेरे अंकल के साथ मेरी मदर भी आएंगी? तो वो एल्डर कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी मदर अभी नहीं आ सकती। जिस पे लिनफेंग कहता है अगर वो नहीं आ सकती तो मैं तो जा सकता हूँ ना। तो एल्डर कहते हैं कि नहीं, तुम अभी अपनी मॉम से मिलने नहीं जा सकते क्योंकि वो अभी रिट्रीट में है। रिट्रीट की बात सुनकर तो लिनफेंग कंफ्यूज हो गया था। तो एल्डर लिनफेंग के कंफ्यूजन को दूर करते हुए बताने लगे थे, दरअसल तुम्हारे ग्रैंडफादर अभी बहुत ही ज्यादा बीमार है और उन्हें सिर्फ वाटर ऑफ लाइफ से ही ठीक किया जा सकता है, मगर वो उस खतरनाक अभ्यास में है जहाँ पर जाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इस वजह से अगर तुम्हारी मदर को वाटर ऑफ लाइफ चाहिए तो वहाँ पर जाना ही पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे जाने से पहले तुम्हारी मदर को वर्चुअल गॉड जेलम के 6th लेवल पर ब्रेक थ्रू करना होगा, तभी वो उस अभ्यास के अंदर वाटर ऑफ लाइफ की तलाश में जा सकती है। तो लिनफेंग सवाल करते हुए पूछता है, एल्डर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे ग्रैंडफादर को क्या हुआ है जो उन्हें ठीक करने के लिए लाइफ ऑफ वाटर ही चाहिए? जिस पे एल्डर बताते हैं कि जब तुम्हारे ग्रैंडफादर अभ्यास के अर्ली रीजन को एक्सप्लोर कर रहे थे तब उन पर नेदर वर्ल्ड के लोगों ने अटैक कर दिया, जिस वजह से वो वहाँ पर काफी ज्यादा घायल हो गए थे। जो सुनने के बाद लिनफेंग को अब यहाँ का सभी माजरा समझ आ गया था, मगर अभी भी उसके दिल में एक क्वेश्चन था, जिस वजह से वो एल्डर से सवाल करते हुए पूछता है, सीनियर जब मेरी मदर को पता था कि मैं गुसन कॉन्टिनेंट में हूँ तो वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? तो एल्डर उसे बताते हैं कि तुम्हारे फादर पूरे स्पिरिचुअल रियलम के सबसे पावरफुल इंसान थे और वो बहुत ही ज्यादा मशहूर भी थे, जिस वजह से उनके काफी ज्यादा दुश्मन बन गए। जिस वजह से शियाओ किंग्यू नहीं चाहती थी कि लिन शॉर्टियन के दुश्मनों को पता चले कि उसका एक बेटा भी है। अगर लिन शॉर्टियन के दुश्मनों को पता चल जाता कि तुम गुसन कॉन्टिनेंट में रहते हो तो वो तुम्हें किल करने तुम्हारे पीछे आते, लेकिन शियाओ किंग्यू ऐसा नहीं चाहती थी। इस वजह से जब तक तुम बड़े नहीं हो जाते तब तक वो तुमसे ना मिलने का फैसला करती है। जो सुनकर लिनफेंग खुश हो गया था क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी मदर इतना कुछ करेगी। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर लिनफेंग पे आता है जो अपने कोर्टयार्ड में वापस आ गया था, जहाँ पर शाओटियन बाहर आते हुए लिनफेंग से पूछ रहा था, मास्टर आपको क्या लगता है वो ओल्ड मैन सच बोल रहा था? जिसपे लिनफेंग शाओटियन के सवाल का जवाब देते हुए उसे बताता है कि वो एल्डर होली आइलैंड के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट एल्डरों में से एक है, जिस वजह से उसके रेपुटेशन को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि वो हमसे झूठ बोलेगा। लिनफेंग की बात सुनकर लिन शाओटियन खुश होते हुए कहने लगा, इसका मतलब हमारे पीछे भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। शाओटियन की बात सुनकर लिनफेंग उसे समझाते हुए कहने लगा, अगर हमें इस दुनिया में अपने कदमों को जमाना है तो खुद स्ट्रॉन्ग होना होगा, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि हम हमेशा के लिए लोगों पर रिलाई होकर नहीं रह सकते। मगर वो लिनफेंग की बात को इग्नोर करते हुए कहने लगा, मास्टर आप तो हमेशा से ऐसे ही बोलते हो, मुझे तो बस एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर मैं सुकून से सो सकूं, इसके अलावा मुझे किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता। शाओटियन की बात सुनकर लिनफेंग समझ चुका था कि इसको समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना, इसलिए वो अपने सर को पकड़ते हुए कहने लगा, ये सिली बर्ड कभी नहीं सुधरेगा। तभी इस जगह पर होली आइलैंड के एल्डर लिनफेंग के अंकल को लेकर आ जाते हैं जिनका नाम शिहाओ शिंग था। अपने अंकल को देखकर लिनफेंग को थोड़ा शक होने लगा। लिनफेंग की शक भरी निगाहों को देखकर उसके अंकल समझ जाते हैं कि लिनफेंग उनके ऊपर ऐसे ही भरोसा नहीं करेगा, इसलिए वो लिनफेंग को उसके पेरेंट्स के इमेजेस को दिखाने लगे जहाँ पे लिनफेंग अभी बहुत ही ज्यादा छोटा था। तो उसकी मॉम लिनफेंग के फादर से पूछ रही थी कि हम हमारे बेटे का क्या नाम रखे। तो लिनफेंग के फादर बताते हैं कि हम हमारे बेटे का नाम लिनफेंग रखेंगे जो मेपल ट्री के पत्तों की तरह लोगों को सिर्फ फायदा पहुंचाएगा और एक दिन हमारा बेटा सुप्रीम सेंट बनकर पूरी दुनिया को प्रोटेक्ट करेगा। तो शियाओ किंग्यू यानी कि लिनफेंग की मॉम कहने लगी, मुझे तो लगता है कि मेरा बेटा एक दिन अपने फादर को भी सरपास कर देगा। जो सुनके बेबी लिनफेंग ने भी अपने मदर के फिंगर को पकड़ लिया, मानो जैसे वो अपनी मदर से कह रहा हो कि वो एक दिन जरूरी अपने फादर को सरपास करके बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। जो देखकर लिनफेंग काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था क्योंकि जब से लिनफेंग ने अपने होश को संभाला है तब से उसने अपने पेरेंट्स को कभी नहीं देखा। अब लिनफेंग के अंकल लिनफेंग को इमोशनल होता हुआ देखकर इमेज कैप्चर करने वाला क्रिस्टल उसे दे देते हैं। तो लिनफेंग भी उसे अपने पास रखते हुए अपने अंकल का शुक्रिया अदा करने लगा, मगर उसके अंकल उसे रोकते हुए कहने लगे, हम तो एक फैमिली है, इस वजह से तुम्हें शुक्रिया अदा करने की कोई भी जरूरत नहीं। तो अब लिनफेंग अपने अंकल से पूछता है कि मैंने सुना कि ग्रैंडफादर की तबीयत थोड़ी खराब है, तो फिर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उनकी कंडीशन अभी के लिए कैसी है? जिसपे अंकल बताते हैं कि उनकी हालत अभी बहुत ही ज्यादा खराब है, वो तो हमने उन्हें काफी सारे रेयर मेडिसिन को खिलाकर जिंदा रखा है। जो सुनकर शाओटियन कहने लगा, अगर वो जिंदा है तो मेरे मास्टर उन्हें बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं, बस उस पर्सन के अंदर जान रहनी चाहिए, चाहे फिर कोई सी भी बीमारी हो। जो सुनकर ये दोनों काफी ज्यादा शॉक हो गए थे क्योंकि इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि लिनफेंग ऐसा भी कुछ कर सकता है। इसलिए अब बिना कोई देरी किए हुए वो लिनफेंग को अपने क्लैन लेकर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर शिहाओ क्लैन के टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन पे आता है जहाँ पे लिनफेंग अपने अंकल के साथ आया हुआ था क्योंकि अगर उसे अपने ग्रैंडफादर की इंजरी को क्योर करना है तो उसके लिए सबसे पहले शिहाओ क्लैन में जाना होगा जहाँ पे उन्हें सिर्फ ये फॉर्मेशन ही पहुंचा सकता है। जिसके बाद लिनफेंग के अंकल इस फॉर्मेशन का यूज करते हुए लिनफेंग को शिहाओ क्लैन में लेकर जाने लगे। जिन सब चीजों को दूर खड़े होकर मिंगियाओ और मिंगियाओ के ग्रैंडफादर भी देख रहे थे, इसलिए अब वो अपने ग्रैंडफादर से कहने लगी, ग्रैंडपा वो तो शिहाओ क्लैन में जा रहा है, कहीं उन लोगों ने लिनफेंग के साथ कुछ कर दिया तो? जिसपे ग्रैंडफादर उससे कहते हैं कि तुम्हें इन सब चीजों के बारे में फिक्र करना नहीं चाहिए क्योंकि लिनफेंग कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, वो एक टाइगर है, इसलिए टाइगर का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो सुनकर शिहाओ किंग्यू थोड़ा रिलैक्स हो गई थी और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।
हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10,000 वर्ल्ड के एक और न्यू एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम मिंग के ग्रैंडफादर को देखते हैं, जो मिंग से कह रहे थे कि तुमने एक अच्छा हस्बैंड और मैंने एक अच्छा दामाद खो दिया। तो मिंग कहने लगी थी, मुझे क्या पता था कि वो एक वॉर्म नहीं बल्कि ड्रैगन होगा जो इतना ज्यादा पावरफुल निकलेगा। जिसपे ग्रैंडफादर कहने लगे, लिनफेंग लिन शाओटियन का बेटा है तो वो ऑर्डिनरी कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ हम लिनफेंग को देखते हैं, जो अपने अंकल के साथ अपनी मॉम के क्लैन में आ गया था, जहाँ पे अंकल उसे ग्रैंडफादर के रूम में लेकर जा रहे थे। तभी दो फीमेल सर्वेंट अंकल को ग्रीट करती है, तो अंकल उन दोनों से अपने डैड के हालत के बारे में पूछते हैं, जिसपे वो जवाब देती है कि उनके मुंह से ब्लड आ रहा था तो हमने उसे साफ कर दिया और अब वो आराम कर रहे हैं। अब अंकल लिनफेंग को ग्रैंडफादर के रूम में लेके आ जाते हैं, जहाँ पे लिनफेंग देखता है कि उसके ग्रैंडफादर की तबीयत तो बहुत ही ज्यादा खराब है और वो बेड पर लेटे हुए हैं। तो वो फौरन से जाकर संभालते हुए उन्हें ग्रैंडफादर कहता है, जो सुन के वो पूछने लगे थे, बच्चे आखिर तुम हो कौन, मैंने आज से पहले तुम्हें यहाँ पर कभी नहीं देखा। तो अंकल बताते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि हमारी मिंग्यू का बेटा लिनफेंग है। जो सुनकर वो लिनफेंग से खुश होकर कहने लगे थे, मेरे बच्चे आखिर तुम कैसे हो। उनका भी ये कहना ही था कि तभी उनकी तबीयत यहाँ पर बिगड़ने लगी। जो देखकर लिनफेंग उनसे कहने लगा था कि ग्रैंडफादर अब आप यहाँ पर बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि अब आपका ग्रैंडसन यहाँ पे आ गया है, इस वजह से वो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं होने देगा। ये कहने के बाद लिनफेंग ने लाइफ जेड एसेंस के बोतल को निकाल लिया, जिसको देखकर लिनफेंग के अंकल की आंखें चार होने लगी। तो लिनफेंग भी उसे ऑब्जर्व कर लेता है, मगर वो इसे इग्नोर मारते हुए अपने ग्रैंडफादर से कहता है, मैं इस लाइफ जेड एसेंस का यूज करते हुए आपकी बीमारी को ठीक कर दूंगा। जो कहने के बाद लिनफेंग लाइफ जेड एसेंस का यूज करते हुए अपने ग्रैंडफादर की बीमारी को ठीक करने लगा, जिस वजह से वो यहाँ पर धीरे धीरे ठीक होने लगे। अब वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, इसलिए वो लिनफेंग से सवाल करते हुए कहने लगे, क्या इस चीज को तुम्हारे फादर ने अभ्यास से लेकर आया है। पर वो उदास होते हुए कहने लगे, नहीं ये वो नहीं हो सकता। इससे पहले कि वो यहाँ पर और भी कुछ कह पाते, तभी उनका बेटा आते हुए उनसे कहने लगा था, डैड आप अभी अभी यहाँ पर ठीक हुए, जिस वजह से आपको यहाँ पर ज्यादा बात नहीं करना चाहिए। फिलहाल के लिए आपको सख्त आराम करने की जरूरत है, इसलिए आप फिलहाल किसी भी चीज के बारे में ना सोचें, आप बस यहाँ पर आराम करें। जिसके बाद वो लिनफेंग से कहने लगे, लिनफेंग जब तुम्हारे पास फ्री टाइम हो तो तब तुम डैड के साथ टाइम स्पेंड करना, तब तक चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रेसिडेंस तक छोड़ देता हूँ। ये कहने के बाद वो लिनफेंग को यहाँ से लेकर जाने लगे थे। लिनफेंग के यहाँ से जाते ही लिनफेंग के ग्रैंडफादर कहने लगे, पता नहीं तुम्हारा यहाँ पे आना तुम्हारे लिए ब्लेसिंग है या फिर कर्ज। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर शियाओ शिंगरू पे आता है, जो लिनफेंग को उसके रेसिडेंस के पास लाके छोड़ देते हैं। अब वो लिनफेंग से कहने लगे, आज की रात तुम यहाँ पर अच्छे से आराम करो, कल सुबह मैं तुम्हें तुम्हारी मदर के पास लेकर जाऊंगा। ये कहने के बाद वो यहाँ से जाने लगे, मगर जाने से पहले वो अपनी दोनों सर्वेंट से कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर लिनफेंग का पूरा ख्याल रखना, उसको यहाँ पर किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। जो सब कहने के बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। तभी लिन शाओटियन बाहर आते हुए यहाँ के फ्लावर की खुशबू को सूंघने लगा था और कहने लगा था, इसकी फ्रेग्रेंस तो सच में काफी ज्यादा कमाल की है। मगर तभी लिनफेंग यहाँ पर उसे पीछे खींच लेता है। तो वो लिनफेंग से कहने लगा, मास्टर आप ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो कितनी अच्छी खुशबू थी। गाइज आपको भी लिनफेंग की ऐसी हरकत देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप फिक्र ना करें, इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। अब लिनफेंग शाओटियन का मुंह बंद करते हुए उन दोनों फीमेल सर्वेंट से कहता है कि तुम दोनों अभी के लिए यहाँ से जा सकती हो, जब मुझे तुम दोनों की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुलवा लूंगा। जो सुन के अब ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद लिनफेंग अपने रूम में आ जाता है, जहाँ पे थंडर ड्रैगन लिनफेंग से कहने लगे थे, लिनफेंग तुम यहाँ पे थोड़ा संभल के रहना, क्योंकि मुझे करीब से ही किसी ट्रू गॉड का ऑरा फील हो रहा है, हो सकता है उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई बुरे इंटेंशंस हो। तो लिनफेंग भी कहने लगा, मुझे पहले से ही पता था कि यहाँ पे जरूरी कुछ गड़बड़ है, पर इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जो कोई भी मुझे बिला वजह परेशान करने की कोशिश करेगा मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद लिनफेंग यहाँ पर कल्टीवेशन करने लगा। तभी हम एक लड़की को देखते हैं, जिसके हाथ में एक लालटेन था और वो बड़े ही स्टाइल से चलते हुए लिनफेंग के कमरे में आ जाती है, जिस वजह से लिनफेंग भी अपनी कल्टीवेशन से उठ जाता है। अब वो अपने अपर कोट को निकालते हुए लिनफेंग से कहने लगी थी, मास्टर ने मुझे आपको स्पेशल ट्रीटमेंट देने का ऑर्डर दिया है। इस लड़की की बातों का मतलब शाओटियन यहाँ पर समझ जाता है, इस वजह से वो शर्माते हुए अपनी आंखों को बंद करते हुए कहने लगा था, मास्टर आप दोनों यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हो, तब तक मैं बाहर की फ्रेश हवा खा के आता हूँ। मगर लिनफेंग अपनी पावर का यूज करते हुए शाओटियन को वहीं पर रोक देता है। अब वो उससे कहने लगा था, क्या मैं तुम्हें उस टाइप का पर्सन दिखता हूँ। जिसके बाद लिनफेंग उस लड़की से कहता है कि मुझे इन सब चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं, इस वजह से तुम यहाँ से जा सकती हो। पर वो लड़की यहाँ से जाने के बजाय उल्टा लिनफेंग के साथ और भी ज्यादा फ्लर्ट करने लगी थी और वो लिनफेंग के साथ फ्लर्ट करते हुए कहने लगी थी, क्या तुम्हें मेरी बॉडी पसंद नहीं आई। जो सुनते ही लिनफेंग समझ चुका था कि होना हो ये लड़की यहाँ पर जरूरी किसी बुरे इंटेंशन से आई है। इस वजह से लिनफेंग अपने ऑरा को रिलीज करते हुए उस लड़की को खुद से दूर कर देता है। अब वो उस लड़की से कहने लगा, मैंने तुमसे कहा ना यहाँ से चली जाओ, तो क्या तुम्हें यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है। अगर नहीं तो फिर मेरे रूड बिहेवियर पर मुझे ब्लेम मत करना, इसलिए तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, यहाँ से चली जाओ। जो सुनते ही वो मुंह बनाते हुए लिनफेंग से कहने लगी, तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा बुरे पर्सन हो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि लड़कियों से किस तरह से बात करना चाहिए। ये कहने के बाद वो यहाँ से चली जाती है। इस तरफ हम शाओटियन को देखते हैं, जो लिनफेंग से कह रहा था, मास्टर आपको उस ब्यूटी के साथ इस तरह पेश नहीं आना चाहिए था, अगर आपको वो लड़की पसंद नहीं थी तो मुझे बता देते। जो सुनते लिनफेंग उसकी बातों का मतलब समझ गया था, इस वजह से वो हार मानते हुए कहने लगा था, ये ठरकी बर्ड कभी नहीं सुधरेगा। एक बार को मैं पूरी दुनिया से जीत सकता हूँ, लेकिन बहस में इस ठरकी बर्ड से कभी नहीं जीत सकता। जिसके बाद शाओटियन उस लड़की के लालटेन के पास जाकर उसे गौर से देखने लगा था, मगर तभी वो यहाँ पर बेहोश होकर गिर पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर पॉइजन था। अब वो लिनफेंग से कहने लगा, मास्टर इसमें तो पॉइजन है, लेकिन लिनफेंग अपनी डिवाइन पावर का यूज करके शाओटियन की बॉडी से सभी पॉइजन को निकाल देता है, जिस वजह से वो यहाँ पर पहले जैसा ठीक हो गया था। अब वो लिनफेंग की तारीफ करते हुए कहने लगा, मास्टर आप तो
औसम हो, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आपको कैसे पता चला कि इसमें पॉइजन है? शाओटियन की बात सुनकर लिनफेंग उससे कहने लगा था, यहाँ पे आने से पहले ही मुझे शियाओ शिंगरू पे शक हो गया था, इस वजह से होना हो ये काम जरूरी उसका ही है। तो शाओटियन हैरान होते हुए कहने लगा था, मास्टर मगर वो तो आपका अंकल है, तो आखिर वो ऐसा क्यों करेगा? जिसपे लिनफेंग कहता है, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है उसको भी मेरे आउटर वर्ल्ड की लेगेसी के बारे में पता चल चुका होगा, इस वजह से वो मुझे मारकर मेरे लेगेसी को हथियाने की कोशिश कर रहा है। जो सुनकर शाओटियन कहने लगा था, लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो तो आपको कल आपकी मदर से मिलवाने लेकर जाने वाला था ना। जिसपे लिनफेंग उसे जवाब देता है कि मुझे यहाँ पर रुका कर रखने के लिए मेरी मदर तो बस एक बहाना है। अब लिनफेंग शाओटियन से कहता है कि तुम इन सब चीजों को मुझ पर छोड़ दो, इन सब चीजों को मैं खुद हैंडल कर लूंगा, तब तक तुम इमॉर्टल टॉम में जाकर छुप जाओ। जिसके बाद लिनफेंग अपने किसी खास ट्रेजर का यूज करके यहाँ के सभी पॉइजन को रिफाइन करने लगा था। अब थोड़ी देर बाद लिनफेंग इन सभी पॉइजन को रिफाइन कर लेता है, इसलिए अब वो कहने लगा था, लगता है मेरे फादर को भी इसी ट्रिक का यूज करके पॉइजन दिया गया होगा। दूसरी तरफ हम लिनफेंग के अंकल शियाओ शिंगरू को देखते हैं, जो उसी लड़की के साथ था जो कुछ देर पहले लिनफेंग को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। अब शियाओ शिंगरू उस लड़की से पूछता है, क्या तुमने अपना काम कंप्लीट कर दिया? तो वो कहने लगी थी, मास्टर आप फिक्र ना करें, हालांकि वो अलर्ट था मगर मैंने अपने काम को कंप्लीट कर दिया है। मैंने उसके रूम में पॉइजन रख दिया है, और तो और उसके रूम के बाहर जितने भी फ्लावर्स है उन सभी में भी पॉइजन है, और इस पॉइजन को तो 6th लेवल ऑफ वर्चुअल गॉड भी रेजिस्ट नहीं कर सकता। तो लिनफेंग की बात तो बहुत ही दूर की है, क्योंकि वो तो अभी बस हेवनली रियलम पर है, जिस वजह से उसके लिए इस पॉइजन से बच पाने का कोई भी चांस नहीं है। तभी शियाओ शिंगरू यानी लिनफेंग के अंकल की नजर एक पर्सन पे जाती है, जो सीक्रेटली लिनफेंग के कमरे में जा रहा था, जिसको देखकर वो ऐसा रिएक्ट करता है जैसे कि वो पहले से इस पर्सन को जानता है। तभी हम उस मिस्टीरियस पर्सन को देखते हैं जो लिनफेंग के रूम में आ गया था, और ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि हमारे हीरो लिनफेंग के ग्रैंडफादर थे। वो लिनफेंग से कह रहे थे, मेरे बच्चे लिनफेंग तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, अभी के अभी तुम यहाँ से चले जाओ। तभी उनकी नजर यहाँ पड़े लालटेन पर पड़ती है जिससे पॉइजन निकल रहा था, तो वो गुस्से में मारकर इस लालटेन को दूर कर देते हैं और कहने लगते हैं, आखिर उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई जो उन लोगों ने तुम्हें पॉइजन देने की कोशिश की? तो लिनफेंग कहता है कि ग्रैंडपा आपको मेरे बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तभी उसे यहाँ पर किसी के आने का एहसास होता है, तो लिनफेंग फौरन से अपने कमरे से बाहर आ जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि शियाओ शिंगरू आया हुआ है। जिस वजह से वो कहने लगा था, अंकल आखिर आप इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कहीं आप मुझे चेक करने तो नहीं आए कि मैं ठीक हूँ या फिर नहीं? लिनफेंग को यहाँ पर सही सलामत देखकर तो शियाओ शिंगरू काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि उसके मुताबिक तो लिनफेंग को अभी तक पॉइजन से अफेक्टेड हो जाना चाहिए था, मगर लिनफेंग को देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे उसे यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ हो। लिनफेंग के अंकल के इसी हैरानी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइस इसका नेक्स्ट पार्ट काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि इसके नेक्स्ट पार्ट में लिनफेंग कुछ लोगों से फाइट करने वाला है, और वो लोग कौन है वो तो आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। इसलिए अगर आप इसके नेक्स्ट पार्ट को मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे, ताकि जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे इस नई सीरीज को एंजॉय कर सकते हो, जो कि काफी ज्यादा मजेदार है, क्योंकि इस सीरीज में एक्शन के साथ कॉमेडी भी है, साथ में रोमांस का मसालेदार तड़का भी है, जिस वजह से मैं तो कहूंगा कि आपको इसे जरूर से एक बार चेकआउट करना चाहिए। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10,000 वर्ल्ड के एक और न्यू एपिसोड को। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिनफेंग अपने ग्रैंडफादर के क्लैन में आ गया था, जहाँ पे वो अपने ग्रैंडफादर को हील भी कर देता है, लेकिन अभी तक उनकी इंजरीज पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, जिस वजह से उन्हें यहाँ पर अभी सख्त आराम की जरूरत थी। जिसके बाद शियाओ शिंगरू यानी कि लिनफेंग के अंकल लिनफेंग को उसके रूम तक छोड़ देते हैं, लेकिन रूम के अंदर आते ही थंडर ड्रैगन ने लिनफेंग को यहाँ पर संभल के रहने के लिए कहा था, क्योंकि उन्हें यहाँ पर कुछ गड़बड़ महसूस हो रहा था। तभी एक लड़की लिनफेंग के रूम में आकर उसे यहाँ पर अपने जाल में फंसा के पॉइजन देने की कोशिश कर रही थी, जिसके बारे में लिनफेंग को पता चल गया था। इस वजह से वो अपनी पावर का यूज करते हुए उसे यहाँ से भगा देता है, जिसके थोड़ी देर बाद ही लिनफेंग के ग्रैंडफादर लिनफेंग से मिलने के लिए भेष बदल कर आ गए थे, जिन सब चीजों को लिनफेंग का अंकल भी छुप कर देख रहा था, क्योंकि इसने ही उस लड़की को भेजा था ताकि वो लिनफेंग को पॉइजन देकर मार दे, जिसके बाद वो लिनफेंग के पास मौजूद सभी ट्रेजर्स को अपने काबू में कर लेगा। इसने प्लानिंग तो काफी अच्छा बनाया था, मगर लिनफेंग ही बहुत ही ज्यादा चालाक था, उसे यहाँ पर आने से पहले इसके ऊपर शक था, जिस वजह से लिनफेंग इसके चाल में नहीं फंसता, लेकिन इस चीज के बारे में इसे नहीं पता था, जिस वजह से वो लिनफेंग के रूम के बाहर आ जाता है, क्योंकि इसे लग रहा था कि लिनफेंग तो अब तक पॉइजन से अफेक्ट भी हो गया होगा। मगर उसी वक्त लिनफेंग भी अपने रूम से बाहर आ जाता है, जिसके बाद वो अपने अंकल से पूछता है कि अंकल आप इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कहीं आप मुझे चेक करने के लिए तो नहीं आए कि मैं ठीक हूँ या फिर नहीं? लिनफेंग के इसी बात के साथ हमारा लास्ट एपिसोड यहीं पर एंड हो गया था। अब नेक्स्ट एपिसोड के ओपनिंग में हमें शियाओ शिंगरू को दिखाया जाता है, जो लिनफेंग के साथ अपने डैड को देखकर कहने लगा, अच्छा तो इस ओल्ड मैन ने तुम्हें यहाँ पर सब कुछ बता दिया है, चलो अगर तुम्हें सब कुछ पता चल ही चुका है तो एक अच्छे नेफ्यू की तरह मुझे अपने पास के सभी ट्रेजर्स और लेगेसी को चुपचाप दे दो। अगर तुम आउटर वर्ल्ड के लेगेसी को मुझे हैंड ओवर कर देते हो तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा, अदरवाइज मना करके यहाँ से भागने की कोशिश करते हो तो फिर तुम पूरे स्पिरिचुअल रियलम पर कहीं पर भी छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, जिसके बाद तुम्हारा अंजाम बहुत ही बुरा होगा। जो सुनकर लिनफेंग उससे कहता है, अच्छा तो तुमने मेरे फादर को भी इसी तरह से फंसाया था? तो वो कहने लगा, जब तुम्हें यहाँ पर सब कुछ पता चल ही चुका है तो फिर मेरा यहाँ पर होल्ड बैक करने का कोई भी फायदा नहीं। ये कहने के बाद उसने लिनफेंग के ऊपर हमला कर दिया, मगर लिनफेंग अपने ट्रू फायर का यूज करते हुए उसके हमले को बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर लेता है। ट्रू फायर की
पावर को देखकर ये लड़की कहने लगी क्या ही खतरनाक फ्लेम है, आज से पहले मैंने इस तरह की फ्लेम कभी नहीं देखी। इस तरफ शियाओ शिंगरू लिनफेंग से कहने लगा तुम्हारे पास तो रियल आर्टिफैक्ट भी है, लगता है लिन शॉटियन ने तुम्हें बहुत सारे ट्रेजर्स दे के रखा है। अब वो अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए लिनफेंग से कहता है भले ही तुम्हारे पास रियल आर्टिफैक्ट है लेकिन फिर भी आज तुम यहाँ से बच के भाग नहीं पाओगे क्योंकि पहले ही मैंने तुम्हें पॉइजन दे दिया है। जो सुनकर लिनफेंग उससे कहता है तुमने मेरे फादर को चोट पहुंचाने की कोशिश की, इवन की तुमने उन्हें किल करने की भी कोशिश की। तो वो कहने लगा वो तो उसके पास आउटर वर्ल्ड की लेगेसी और काफी सारे डिवाइन ट्रेजर्स थे जिस वजह से मैं उसे मार नहीं पाया, लेकिन अगर उस वक्त मैंने डाउ पावर को मास्टर कर लिया होता तो वो मेरे हाथों से बच के भाग नहीं पाता। जो सुनकर लिनफेंग के ग्रैंडफादर उससे कहने लगे आखिर तुम यहाँ पर ये क्या बकवास कर रहे हो, अगर लिन शाओटियन ने उस वक्त तुम्हारी मदद नहीं की होती तो आज तुम यहाँ पर वर्चुअल गॉड जिलम के कल्टीवेटर कभी भी नहीं बन पाते। ये कहते ही उनके मुंह से यहाँ पर ब्लड निकलने लगा था क्योंकि अभी तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। तो फौरन से लिनफेंग अपने ग्रैंडफादर को संभालते हुए उन्हें वाटर ऑफ लाइफ का एक ड्रॉप दे देता है। अपने फादर की बात सुनकर शियाओ शिंगरू कहने लगा मैं मानता हूँ कि लिन शाओटियन ने यहाँ पर मेरी मदद की जिस वजह से आज मैं यहाँ पर इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कर पाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं कभी भी वर्चुअल गॉड जिलम पर पहुंच नहीं पाता। मेरे टैलेंट को देखा जाए तो वर्चुअल गॉड जिलम पर पहुंचना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अब लिनफेंग शियाओ शिंगरू से कहने लगा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिर तुम वही पर्सन हो जिसने पहले मेरे फादर को पॉइजन दिया उसके बाद उनकी न्यूज को भी लीक किया। जो सुन के शियाओ शिंगरू कहने लगा लिनफेंग तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जिसके जवाब में लिनफेंग उससे कहने लगा था भले ही तुम मेरे अंकल हो लेकिन तुमने मेरे फादर के साथ जो कुछ भी किया है उसके बाद तो तुम मेरे अंकल कहलाने के लायक बिल्कुल भी नहीं, इस वजह से अब तुम यहाँ पर नहीं बचोगे। जिस पे शियाओ शिंगरू कहने लगा तुम तो अभी बस हेवनली रिलम पे ही हो, ऊपर से मैंने तुम्हें पॉइजन भी दे दिया है, ये सब जानने के बावजूद भी तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ पाओगे। जो सुनते ही यहाँ पर लिनफेंग स्माइल करने लगा था और तुरंत ही उनके सामने उनके पॉइजन को डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देख के ये लड़की काफी ज्यादा हैरान हो गई थी और वो कहने लगी आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। इस तरफ लिनफेंग फौरन से ही डिवाइन पल का यूज करते हुए अपने अंकल और उस लड़की को सप्रेस कर देता है जिस वजह से उनके ऊपर काफी ज्यादा ग्रेविटी प्रेशर पड़ने लगा था। अब शियाओ शिंगरू इस आर्टिफैक्ट को देखकर कहने लगा था ये तो एक रियल आर्टिफैक्ट है। इस तरफ ये लड़की ग्रेविटी प्रेशर को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इस वजह से वो शियाओ शिंगरू से कहने लगी मास्टर प्लीज मुझे बचा लो। जो सुन के वो यहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करने की कोशिश करने लगा मगर ग्रेविटी प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो यहाँ पर अपनी पावर को यूज ही नहीं कर पा रहा था। उसी वक्त लिनफेंग ट्रू फायर से एक शॉट बना के शियाओ शिंगरू पे हमला कर देता है जिस वजह से वो यहाँ पे और भी ज्यादा घायल हो जाता है। मगर लिनफेंग यहीं पे ही नहीं रुकता, वो फौरन से डिवाइन पल के प्रेशर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है जिस वजह से इन दोनों के ऊपर पहले से दुगना ग्रेविटी प्रेशर पड़ने लगा था। अगर सब कुछ इसी तरह से चलता रहता तो इन दोनों की यहाँ पर जान भी जा सकती थी। मगर तभी शियाओ क्लैन का एंसेस्टर इस जगह पे आते हुए अपने आईसी ऑरा को रिलीज कर देता है जिस वजह से यहाँ पर लिनफेंग का अटैक डिस्ट्रॉय हो गया था और इसका नाम शियाओ डून था जो कि वर्चुअल गॉड जिलम के पीक पर था और इसके साथ इसके दो और साथी भी थे जिनका पावर लेवल भी इसके आसपास का ही था। अब शियाओ डून लिनफेंग से कहने लगा बच्चे ये तो बहुत ही बुरी बात है, तुम अपने ही अंकल को मारने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें अंदाजा भी है जब लोगों को इस बारे में पता चलेगा तो फिर वो क्या बोलेंगे। इस बंदे को देखकर लिनफेंग के ग्रैंडफादर भी परेशान हो गए थे क्योंकि वो शियाओ डून के पावर से वाकिफ थे, उन्हें पता था कि ये कितना ज्यादा खतरनाक है। तभी लिनफेंग अपने ट्रू फायर का यूज करते हुए शियाओ डून के आईसी ऑरा को यहाँ से हटा देता है। लिनफेंग के ट्रू फायर की वजह से शियाओ शिंगरू और ये लड़की दूर जाकर गिरती है जिस वजह से ये दोनों यहाँ पर काफी ज्यादा घायल हो गए थे। अब ये लड़की लिनफेंग के इतने खतरनाक पावर को देखकर कहने लगी थी मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक हेवनली रिलम का वॉरियर इतना भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अब लिनफेंग शियाओ डून को धमकाते हुए कहने लगा था आज यहाँ पर जो कोई भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश करेगा मैं उसे ऑन दी स्पॉट किल कर दूंगा। जो सुन के शियाओ डून का साथी लिनफेंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था मगर शियाओ डून उसे वहाँ पर शांत करा देता है। लिनफेंग की बात सुनकर शियाओ डून कहने लगा बच्चे तुम्हारा फादर जो कि वर्चुअल गॉड जिलम के 6th लेवल पे था और तो और उसके पास काफी सारे डिवाइन लेवल के ट्रेजर्स भी थे, फिर भी वो मुझसे इस तरह से बात नहीं करता था, लेकिन अभी तुम सिर्फ हेवनली रिलम पे ही हो जिसके बावजूद भी तुम यहाँ पर इतना ज्यादा एरोगेंटली बिहेव कर रहे हो। इसलिए अब अगर तुम्हें यहाँ पर मरना नहीं है तो अपने पास के सभी ट्रेजर्स और लेगेसी को मुझे दे दो, अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, इवन की मैं तुम्हें अपने क्लैन में भी ज्वाइन कर लूंगा। तो लिनफेंग बड़े ही एटीट्यूड से उसके इस ऑफर को ठुकराते हुए उससे कहने लगा तुम कह रहे हो कि तुम मुझे मारना चाहते हो तो फिर जरा मैं भी तो देखूं कि तुम मुझे किस तरह मारते हो। जो सुन के शियाओ डून को लिनफेंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इस वजह से वो लिनफेंग के ऊपर हमला कर देता है मगर लिनफेंग अपने रेड ड्रैगन और ट्रू फायर का यूज करते हुए उसके हमले को बहुत ही आसानी से नष्ट कर देता है जिस वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगी और इस एनर्जी की वजह से शियाओ डून और उसके साथी भी यहाँ पर खड़े नहीं हो पा रहे थे। इस तरफ शियाओ डून इस एनर्जी को देखकर पहचान जाता है कि ये तो डिवाइन एनर्जी है, इस वजह से वो कहने लगा कहीं ये कोई डिवाइन किंग लेवल का ट्रेजर तो नहीं। तभी शियाओ शिंगरू शियाओ डून से कहने लगा एंसेस्टर अगर ये ट्रेजर आपको मिल जाए तो आप ट्रू गॉड लेवल के कल्टीवेटर से भी हेड ऑन फाइट कर सकते हो। जो सुनते ही वो अपने लोगों को टाइची विंड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके इस जगह को ब्लॉक करने का ऑर्डर देता है ताकि लिनफेंग यहाँ से भाग ना पाए। इस फॉर्मेशन को देखकर लिनफेंग के ग्रैंडफादर लिनफेंग के लिए और भी ज्यादा परेशान हो गए थे मगर लिनफेंग उन्हें इमोर्टल टर्म में भेज देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके ग्रैंडफादर यहाँ पे और भी ज्यादा घायल हो जाए। इस वजह से वो ग्रैंडफादर से कहता है कि ग्रैंडफादर आप मेरी चिंता मत करिए, मैं इन लोगों को बहुत ही आसानी से हैंडल कर लूंगा। दूसरी तरफ शियाओ डून अपने पावर का यूज करते हुए इस जगह पे एक बहुत ही बड़े रेड मून को समन कर लेता है और अब वो उस मून से लिनफेंग के ऊपर हमला कर देता है मगर लिनफेंग भी कहाँ पीछे रहने वाला
रहा था, वो भी अपने काफी सारे डिवाइन शॉट से उस रेड मून पे हमला करने लगा था। साथ ही उसने यहाँ पर अपने स्वॉर्ड मार्शल सोल को भी एक्टिवेट कर लिया, जो देखकर शियाओ डुन कहने लगा इस बच्चे के पास तो काफी सारे डिवाइन शॉट्स है। लिन फेंग के पास इतने सारे ट्रेजर्स को देखकर शियाओ शिंगरू का भी दिमाग घूम गया था और वो कहने लगा आखिर लिन शाओटियन ने तुम्हें और कितने सारे ट्रेजर्स दे के रखा है। तभी शियाओ डुन अपने सभी साथियों से कहने लगा कि जल्दी से सभी लोग मुझे इस अटैक को बैलेंस करने में सपोर्ट करो। जो सुनते ही ये तीनों अपने पावर्स को रेड मून के अंदर ट्रांसफर करने लगे थे, जिस वजह से अब ये रेड मून पहले से और भी ज्यादा पावरफुल हो गया था और अब शियाओ डुन लिन फेंग के ऊपर इससे हमला कर देता है। इसलिए लिन फेंग इस जगह पे अपनी डिवाइन पावर का यूज करने लगा और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10,000 वर्ल्ड के एक और न्यू पार्ट को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे लिन फेंग और शियाओ डुन का अटैक आपस में टकरा जाता है, लेकिन लिन फेंग का अटैक ज्यादा पावरफुल था, इसलिए शियाओ डुन का अटैक यहाँ पर नष्ट हो जाता है। जो देखते ही शियाओ डुन अपने पास से एक तालिस्मान को निकालकर उसे एक्टिवेट करने लगा था। साथ ही वो अपने लोगों से कहता है तुम सभी अपनी पूरी जान लगाकर मुझे सपोर्ट करो। जो सुनते ही उसके साथी भी अपने पावर्स को शियाओ डुन के बनाए हुए फॉर्मेशन में ट्रांसफर करने लगे थे। इसलिए अब शियाओ डुन इस फॉर्मेशन का यूज करते हुए लिन फेंग के ऊपर लगातार हमला कर रहा था। जो देखते ही लिन फेंग अपने सामने एक शील्ड बना लेता है, मगर फिर भी कुछ अटैक्स जाकर लिन फेंग को हिट होने वाले थे, पर वक्त रहते ही लिन फेंग उन सभी को डॉज कर लेता है। उसी वक्त लिन फेंग अपने शील्ड का यूज करते हुए शियाओ डुन के फॉर्मेशन को ब्रेक कर देता है। फॉर्मेशन के डिस्ट्रॉय होने की वजह से इन लोगों को यहाँ पर बैकलेश होता है, जिस वजह से ये सब यहाँ पर घायल हो गए थे। अभी ये सब यहाँ पर अपने बैकलेश से संभले ही नहीं थे कि तभी अचानक से लिन फेंग ने ज़ुशियन शॉर्ट फॉर्मेशन का यूज करते हुए इन सभी पे हमला कर दिया। अब ये सभी इस अचानक से हुए हमले से थोड़ा पैनिक हो गए थे, मगर इन लोगों के लिए ये पैनिक करने का वक्त नहीं था, क्योंकि अगर ये लोग यहाँ पर जरा सा भी लापरवाही दिखाते हैं तो लिन फेंग का अटैक इन लोगों को हिट हो जाएगा, जिसके बाद हो सकता है कि ये लोग यहाँ पर सीरियसली इंजर्ड हो जाए। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि ये मारे जाए। इस वजह से ये सभी अब लिन फेंग के अटैक को ब्लॉक करने पर फोकस करने लगे थे, पर लिन फेंग के अटैक को ये सभी ज्यादा देर तक ब्लॉक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसी वक्त लिन फेंग ने अपने सभी शॉट को कंट्रोल करते हुए इन्हें चारों तरफ से घेर लिया। अब ये सभी शॉट सीधा जाकर इन लोगों को हिट हो जाते हैं, जिस वजह से अब ये सभी घायल होकर नीचे गिर पड़े। लिन फेंग की ऐसी खतरनाक पावर को देखकर शियाओ डुन हैरान होते हुए कहने लगा लिन फेंग की पावर तो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। भले ही अभी के लिए लिन फेंग हेवनली रियलम पे है, पर ऐसा लगता है कि इसकी फाइटिंग पावर ट्रू गॉड रियलम की है, इसलिए अब हम यहाँ पर केयरलेस नहीं हो सकते। शियाओ डुन की बात सुनकर लिन फेंग उससे कहने लगा तुम तो इतने में ही हैरान हो रहे हो, अभी तक तो मैंने अपनी पूरी पावर को भी यूज नहीं किया। अगर मैं यहाँ पर आज अपनी पूरी पावर को यूज कर पाता तो अब तक तुम यहाँ पर जिंदा भी नहीं होते, पर चलो कोई बात नहीं, तुम लोगों से डील करने के लिए मेरी ये पावर ही काफी है। ये कहने के बाद लिन फेंग फौरन से ज़ुशियन शॉर्ट फॉर्मेशन के पावर को बढ़ाते हुए उससे शियाओ डुन पे हमला कर देता है। लिन फेंग के अटैक को शियाओ डुन अपने पावर से ब्लॉक करने लगा था। भले ही अभी के लिए इसने ज़ुशियन शॉर्ट फॉर्मेशन के अटैक को ब्लॉक कर लिया था, मगर शियाओ डुन इसके इफेक्ट से नहीं बच पाता और वो यहाँ पर घायल होकर पीछे जा गिरता है। जो देखकर लिन फेंग समझ जाता है कि शियाओ डुन को किल करने के लिए ज़ुशियन शॉर्ट फॉर्मेशन काफी नहीं, क्योंकि इस वर्ल्ड के गार्डियन ने लिन फेंग और लिन फेंग के सभी ट्रेजर्स की पावर को सप्रेस कर दिया है, इसलिए वो ज़ुशियन शॉर्ट फॉर्मेशन के फुल पोटेंशियल को यूज नहीं कर सकता। इसलिए अब लिन फेंग इस जगह पे अपने शॉर्ट मार्शल सोल को एक्टिवेट करने लगा, जिस वजह से शियाओ क्लैन में मौजूद सभी शॉट्स लिन फेंग के कंट्रोल में आ जाते हैं। जो देखकर शियाओ शिंगरू हैरान होते हुए कहने लगा आखिर ये कैसे हो सकता है, ये सभी शॉट्स तो हमारे क्लैन के सबसे पावरफुल शॉट्स है, जिनको की आज तक कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि ये सभी वर्चुअल गॉड और ट्रू गॉड लेवल के शॉट्स है। जो सुन के शियाओ उनके दोनों साथी भी कहने लगे हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये सभी शॉट्स इतने ज्यादा पावरफुल है कि हम भी इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। आखिर लिन फेंग यहाँ पर किस सीक्रेट टेक्निक का यूज कर रहा है। वहीं पे शियाओ उनको भी ये सब देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी इस जगह पे एक पर्सन अपने दो साथियों के साथ आते हुए शियाओ उनसे कहने लगा ऐसा लगता है कि तुम इस लड़के को अकेले हैंडल नहीं कर सकते, तो क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। जिस पे शियाओ रूडली मना करते हुए कहने लगा था कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं, मैं इसे खुद देख लूंगा। इतना कहने के बाद वो अपने सभी साथियों से कहता है कि क्लैन के ट्रू आर्टिफैक्ट को समन करने में मेरी हेल्प करो। जो सुनते ही उसके सभी साथी क्लैन के ट्रू आर्टिफैक्ट को समन करने में उसकी हेल्प करने लगे थे। अब शियाओ उस आर्टिफैक्ट से लिन फेंग के ऊपर हमला कर देता है। जो देखते ही लिन फेंग भी अपने मार्शल सोल से उस आर्टिफैक्ट को ब्लॉक करने लगा था, जिस वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जिससे बचने के लिए ये पर्सन अपने और अपने साथियों के दरमियान एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेता है। लिन फेंग की पावर्स को देखकर ये एल्डर कहने लगा था सच में ये बच्चा तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ये अकेले ही शियाओ क्लैन के इतने ज्यादा पावरफुल वॉरियर्स को हैंडल कर रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक यंगर जनरेशन का लड़का इतना ज्यादा पावरफुल निकलेगा। दूसरी तरफ शियाओ शिंगरू लिन फेंग से कहने लगा था अब तुम यहाँ पर नहीं बचोगे, क्योंकि ये आर्टिफैक्ट कोई मामूली आर्टिफैक्ट नहीं है, ये हमारे क्लैन का सबसे पावरफुल ट्रू गॉड लेवल का आर्टिफैक्ट है। इससे तो अच्छे भी नहीं बच पाए तो तुम्हारी तो दूर की बात है, चाहे तुम आज यहाँ पर कितना भी कोशिश कर लो तुम्हारा मरना तय है। तभी हम शियाओ शिंगरू को देखते हैं जो अपने साथियों से कहता है कि सभी लोग अपनी पूरी ताकत लगाओ, क्योंकि अगर लिन फेंग का ये अटैक हमें हिट हो गया तो हम यहाँ पर मारे भी जा सकते हैं। जो सुनते ही उसके सभी साथी अपनी पूरी ताकत का यूज करते हुए लिन फेंग के
मार्शल सोल को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और अब ये ट्रू आर्टिफैक्ट सीधा जाकर लिनफेंग को लगने वाला था। इससे पहले कि आर्टिफैक्ट यहाँ पर लिनफेंग को हिट हो पाता, फौरन से लिनफेंग ने इस जगह पे अपने फायर लोटस का यूज करते हुए इस आर्टिफैक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही वो इस फायर लोटस के पत्तों का यूज करते हुए शियाओडुन और उसके साथियों पर हमला कर देता है, जो देखते ही वो यहाँ पर अपने ट्रू गॉड एंसेस्टर की स्पिरिट को समन कर लेता है, क्योंकि अब उसके पास यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। शियाओडुन के एंसेस्टर के यहाँ पर आते ही लिनफेंग का अटैक नष्ट हो जाता है। साथ ही लिनफेंग भी पीछे हो जाता है, क्योंकि इस एंसेस्टर की स्पिरिट में बहुत ही ज्यादा पावर थी। इस तरफ ये दोनों एल्डर्स कहने लगे थे भले ही आज शियाओडुन अपने एंसेस्टर की स्पिरिट का यूज करते हुए इस बैटल को जीत जाएगा, पर इसमें उसको बहुत ही ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो उन दोनों एल्डर का लीडर उनसे कहता है कि तुम कह तो बिल्कुल सही रहे हो, पर लिनफेंग के पास जो ट्रेजर है उनके सामने ये नुकसान कुछ भी नहीं। इधर शियाओडुन अपने एंसेस्टर से कहने लगा था कि एंसेस्टर इसके पास आउटर वर्ल्ड की लेगेसी है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे लेने में मेरी हेल्प करें। जो सुनकर अब वो इसके लिए राजी हो गया था, इसलिए अब वो फौरन से यहाँ पर अपने कोल्ड ऑरा को रिलीज कर देता है, जिस कारण यहाँ पे सभी जगह फ्रीज होने लगी थी। इनफैक्ट लिनफेंग का फायर लोटस भी फ्रीज हो जाता है। इसलिए आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये ओल्ड डीमन अपने फिजिकल फॉर्म में होगा तो कितना ज्यादा पावरफुल होगा। तभी एंसेस्टर लिनफेंग के ऊपर अपने काफी सारे शॉट से हमला कर देते हैं, तो लिनफेंग भी उससे बचने के लिए वहां से भागने लगा था। जो देखते शियाओडुन लिनफेंग से कहता है अगर तुम अपने पास के लेगेसी को मुझे दे देते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, इसलिए एक बार अच्छे से सोच लो, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। पर लिनफेंग उसके बात को इग्नोर मारते हुए यहाँ पे अपने डिमोनिक स्पिरिट को समन कर लेता है, जिस वजह से लिनफेंग को एंसेस्टर के हमलों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लिनफेंग के डीमन स्पिरिट को देखकर यहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो गए थे, इवन की ट्रू गॉड लेवल का स्पिरिट एंसेस्टर भी। और सबसे ज्यादा हैरान तो लिनफेंग का अंकल शियाओ शिंगरू था। वो कहने लगे आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसके पास इतनी पावरफुल ट्रू फॉर्म कैसे आई। इस तरफ लिनफेंग सभी लोगों से कहने लगा था कि अब तुम सभी यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे, क्योंकि अब मेरा तुम लोगों से मन भर चुका है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा खेल लिया। ये कहने के बाद लिनफेंग अपने डिमोनिक फिंगर टेक्निक से उन सभी पे हमला कर देता है, जिसको ब्लॉक करने के लिए एंसेस्टर यहाँ पर अपने आइस ड्रैगन को यूज करने लगे थे। पर लिनफेंग का डिमोनिक फिंगर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इस वजह से आइस ड्रैगन यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिस वजह से ये सभी लोग यहाँ पर घायल हो गए थे। लिनफेंग के डिमोनिक फॉर्म को देखकर अब इन लोगों को समझ आ चुका था कि अब ये सभी लिनफेंग के सामने नहीं टिक पाएंगे। इस वजह से अब शियाओडुन और उसके साथी अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगे थे, पर लिनफेंग इन लोगों को यहाँ से भागने नहीं देता। वो इन लोगों के ऊपर बहुत ही ज्यादा ग्रेविटी प्रेशर डालने लगा था, जिसके कारण ये लोग अपने जगह पर ही फंस के रह जाते हैं। जो देखते ही एंसेस्टर अपने ट्रू आर्टिफैक्ट से लिनफेंग पे हमला कर देता है, पर लिनफेंग का रेड ड्रैगन उस ट्रू आर्टिफैक्ट को खा जाता है, जिसके बाद लिनफेंग अपने निर्वाणा शॉट का यूज करते हुए उन सभी पे हमला कर देता है। इसलिए अब ये सभी अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाते, और ये लड़की तो लिनफेंग के अटैक से बच नहीं पाती और मारी जाती है। वहीं पर शियाओ शिंगरू का कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो गया था, इस वजह से वो यहाँ पर लिनफेंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। दूसरी तरफ शियाओडुन और उसके साथी इस जगह पर सीरियसली इंजर्ड हो गए थे। हालांकि इन लोगों का यहाँ पर कोई ज्यादा बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ था, पर आज की इस बैटल की वजह से ये लोग अब लंबे समय तक किसी से फाइट नहीं कर पाएंगे। तभी लिनफेंग अपने डिमोनिक ऑरा का यूज करते हुए एंसेस्टर के स्पिरिट फॉर्म को घेर लेता है। लिनफेंग के डेंस डार्क ऑरा को देखकर एंसेस्टर भी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। वो कहने लगे ये डार्क ऑरा तो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, अगर आज मेरी जगह पे कोई और होता तो वो इस डार्क ऑरा की वजह से पागल हो जाता। इवन कि मैं भी इसके सामने रेजिस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, लगता है अब मैं यहाँ पर जीत नहीं पाऊंगा। चलो कोई बात नहीं, अगर मैं यहाँ पर जीत नहीं सकता तो कम से कम अपना बेस्ट तो दे ही सकता हूँ। ये कहने के बाद वो यहाँ पर अपने धर्मा बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए कोल्ड ऑरा को रिलीज करने लगे थे, मगर लिनफेंग अपनी डिवोरिंग टेक्निक का यूज करते हुए सभी कोल्ड ऑरा को डिवोर कर लेता है। अब लिनफेंग यहाँ मौजूद सभी लोगों को किल करने के लिए अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है। इससे पहले कि वो यहाँ पर किसी को भी किल कर पाता, तभी इस जगह पर किसी मिस्टीरियस कल्टीवेटर की आवाज आती है, जो कहता है कि आखिर यहाँ पर किसकी हिम्मत हुई जो इविल पावर को यूज कर रहा है। गाइस यहाँ के वेदर के बदलाव को देखकर मैं बता सकता हूँ कि ये हो ना हो इस वर्ल्ड का गार्डियन होगा, पर मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ, क्योंकि एपिसोड में इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया गया। इसलिए अब इसके बारे में तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। तो अगर आप इसके नेक्स्ट एपिसोड को मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर से सेट कर लेना, ताकि मैं जैसे ही इसके नेक्स्ट एपिसोड को अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करके न्यू सीरीज की लॉन्ग वीडियो को चेकआउट कर सकते हो।